उसने सोनल से सवाल किया था उससे तो ऐसा ही लग रहा था जैसे वो सिद्धार्थ को बहुत अच्छे से जानती है। इसमें कोई हैरानी वाली बात भी नहीं थी। किंजल के पापा भी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे और उनकी फैमिली का पूरे शहर में अच्छा खासा रुतबा था। उसके महंगे कपड़े और खर्चों को देखकर कोई भी आसानी से अंदाजा लगा सकता था कि वो किसी रईस बाप की औलाद होगी। इस बात में कोई हैरानी ही नहीं थी कि उसने कभी ना कभी किसी ना किसी बिजनेस पार्टी में सिद्धार्थ को देखा होगा। लेकिन आज अचानक से वो सोनल से सिद्धार्थ के बारे में पूछताछ क्यों कर रही थी? कुछ पूछ रही हूँ मैं तुमसे सोनल, जवाब दो मुझे, किंजल ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा। क्या उसे सब कुछ पता चल गया है? ये सोचकर ही सोनल को पसीना आने लगा था, मगर ये भी तो पॉसिबल था कि उसे कुछ पता ना हो। सो उसने सीधा साधा जवाब देने की बजाय उससे कहा, आलिया ने अभी कहा ना तुमसे, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। यू बिच, मुझे एटीट्यूड दिखाने की कोशिश कर रही हो? किंजल ने दांत पीसते हुए गुस्से में कहा। तुम्हें क्या लगता है तुम अब भी मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज की ओनर हो? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी किंजल से इस तरह से बात करने की? अब तक चुप खड़ी माया ने किंजल को सपोर्ट करते हुए कहा, ओ प्लीज माया, किंजल की हेल्प करो, शी इज नॉट एबल टू हैंडल इट अलोन। आलिया ने किंजल को टॉन्ट मारते हुए कहा। आलिया, तुझे तो मैं, कहते हुए माया गुस्से में आलिया की तरफ बढ़ी, मगर आलिया ने भी हाथ बांधकर उसके सामने खड़े होते हुए उससे पूछा, मुझे तो क्या? हाँ बोल ना किंजल की चमची, क्या कर लेगी? किंजल ने लगभग फुफकारने वाले अंदाज में कहा। ये बात कही भी तो किसने जो खुद सोनल की चमची है? फिर उसने एक तिरछी मुस्कान के साथ आलिया की तरफ देखते हुए कहा, वैसे तुम्हें पता होना चाहिए कि गलत जगह जाकर अपना लक आजमा रही हो तुम। ये सोनल तुम्हें क्या देगी जिसके पास अब खुद एक चवन्नी तक नहीं है? तुम्हें तो मुझे फॉलो करना चाहिए। क्या पता तुमसे खुश होकर मैं तुम पर 10-20 हजार रुपए उड़ा भी दिया करूं। फिर इस तरह घर घर जाकर ट्यूशंस पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। किंजल की बात सुनकर सोनल और आलिया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था, वहीं माया का चेहरा शर्म से झुक गया था। किंजल ऐसा सोचती है उसके बारे में? सोनल ने गुस्से से भरकर उसे डांटते हुए कहा, शर्म आनी चाहिए तुम्हें किंजल, तुम अपने दोस्तों के बारे में ऐसा सोचती हो? मैं और आलिया बेस्ट फ्रेंड्स हैं और हमेशा बेस्ट फ्रेंड्स ही रहेंगे, चाहे मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज मेरे नाम पर हो या ना हो। इससे हमारी दोस्ती पर कभी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। किंजल ने बड़ी अदा के साथ अपने कर्ली बालों की लट को पीछे करते हुए कहा, हाँ रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। तुम्हारी जैसी लड़कियों के मुंह लगने का अब मुझे कोई शौक नहीं है। सिद्धार्थ तुमसे मिलने के लिए यहाँ कॉलेज में क्या आ गया? तुम्हारे तो तेवर ही बदल गए। मुझसे किंजल से उलझने की कोशिश कर रही हो तुम? ना तो तुम मेरे और ना ही सिद्धार्थ के कहीं आसपास भी ठहरती हो, इसलिए उसकी इस छोटी सी मेहरबानी से इतना हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है। किंजल ने गुस्से से भरकर कहा। अब जाकर सोनल की समझ में आया कि किंजल क्यों उससे सिद्धार्थ के बारे में इतनी पूछताछ कर रही है। शायद उसने कल सिद्धार्थ को यहाँ उसके साथ देख लिया होगा। उसने राहत की सांस ली, मगर किंजल की बात सुनकर आलिया का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी सोनल से ये सब कहने की? तुझे तो छोड़ूंगी नहीं मैं, कहते हुए आलिया गुस्से में उसकी तरफ बढ़ी। किंजल ने एक हिकारत भरी नजर आलिया के ऊपर डालते हुए एक नजर माया की तरफ देखा और माया तुरंत उसकी बात समझते हुए उसके और आलिया के बीच में दीवार की तरह खड़ी हो गई। बस कर आलिया, जाने देना, कहते हुए सोनल ने आलिया को रोकने की कोशिश की। आलिया गुस्से में अपने हाथ पैर पटकते हुए सब कुछ बस उगलने ही वाली थी। तुम्हें इसकी बकवास सुनने की कोई जरूरत नहीं है सोनल, सच बता दो इसे भी तो पता चले कि तुम मिस्र। मगर आगे के शब्द आलिया के मुंह में ही रह गए, क्योंकि सोनल ने तुरंत उसका मुंह अपने हाथों से बंद कर दिया था। किंजल, अगर तुम्हारी बकवास खत्म हो गई हो तो अब तुम जा सकती हो, सोनल ने उसकी तरफ देखते हुए सपाट लहजे में कहा। किंजल ने जाने से पहले लगभग धमकाने वाले अंदाज में उसे देखते हुए कहा, दूर रहो सिद्धार्थ से, वो सिर्फ मेरा है। इस वक्त अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। उसके सामने टेबल पर फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स का ढेर लगा था। ऑफिस का टेम्परेचर एकदम परफेक्ट था, ना कम ना ज्यादा। तो सिद्धार्थ ने अपना सूट जैकेट उतारकर अपनी ऑफिस चेयर पर हमेशा की तरह टांग रखा था। उसने इस वक्त व्हाइट कलर की शर्ट पहन रखी थी। डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ते पढ़ते आराम से कुर्सी पर अपनी पीठ टिकाकर वो बैठ गया था। वैसे किसी बहुत ही ज्ञानी लड़की ने कहा है कि एक आदमी सबसे ज्यादा हॉट तब दिखता है जब वो एकदम सीरियसली अपना काम कर रहा होता है। इस समय सिद्धार्थ के चेहरे पर जो सीरियस और केयरफुल एक्सप्रेशंस थे ना, वो उसे और भी ज्यादा चार्मिंग बना रहे थे। उसी समय दरवाजा खोलते हुए रोहित ने उसके केबिन में एंट्री मारी। उसने सिद्धार्थ को ऐसे काम में डूबा देखकर बटरिंग करते हुए कहा, सर आपको पता है लड़कियां अगर आपको इतना सीरियसली काम करते हुए देख लेना तो वो तो वैसे ही आप पर मर मिटेंगी। मतलब कसम से क्या कमाल लग रहे हो आप इस पोज में। रोहित ने भले ही सिद्धार्थ को खुश करने की कोशिश में ये सब बातें बोली, मगर दिल से वो भी इस बात को मानता था कि अब तक वो जितने भी लड़कों से मिला था ना, उन सब में सिद्धार्थ न केवल सबसे ज्यादा हैंडसम बल्कि सबसे अच्छा इंसान भी था। हाँ, कभी कभी उसे बेवजह का गुस्सा आ जाता है और तब वो उसे छली कटी सुनाने में कोई कसर भी नहीं छोड़ता। बट कहते हैं ना, नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। सिद्धार्थ की भी बस इस एक कमी को अगर छोड़ दिया जाए ना तो रोहित को उसमें और कोई खराबी नजर नहीं आती थी। सिद्धार्थ ने डॉक्यूमेंट पर साइन करते हुए बिना रोहित की तरफ देखे जवाब दिया, वैसे मैंने तुम्हें कभी इतना सीरियसली काम करते हुए नहीं देखा रोहित, बट सीरियसली बटरिंग करने में तुम दिन ब दिन एक्सपर्ट होते जा रहे हो। सिद्धार्थ का जवाब सुनकर रोहित का मुंह बन गया। मैं जरूरत के हिसाब से दोनों कर लेता हूँ सब, जहाँ जिसकी भी जरूरत होती है, वरना मिस्टर सिद्धार्थ रॉय कपूर का पर्सनल असिस्टेंट बनना इतना इजी थोड़ी है, ये तो आप भी मानेंगे सर। आखिरी फाइल पर साइन करने के बाद सिद्धार्थ ने पेन बंद करके एक तरफ रखते हुए अपने अकड़ चुके कंधों को इधर उधर मोड़ते हुए खुद को रिलैक्स करने की कोशिश की। अब काम की बात करोगे? सिद्धार्थ ने रोहित की तरफ देखते हुए पूछा। वो सर, जैसा आपने कहा था, पनाश का कॉन्ट्रैक्ट पेपर मैंने तैयार करवा दिया है, आप एक बार देख लीजिए। रोहित ने अपने हाथों में पकड़ी हुई फाइल को सिद्धार्थ की तरफ बढ़ाते हुए कहा। पूरे पेपर को पढ़ने के बाद सिद्धार्थ ने सिर हिलाते हुए कहा, ओके गुड जॉब। बट सर, आप तो इतने दिनों से पनाश के साथ कॉन्ट्रैक्ट को इग्नोर कर रहे थे,
फिर अचानक से ऐसा क्या? रोहित ने पूछने की कोशिश की मगर सिद्धार्थ ने उसे आंखें दिखाई तो वो तुरंत चुप भी हो गया। अचानक मुझे इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट आने लगा, इसलिए मैं ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा हूँ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? सिद्धार्थ ने सख्त आवाज में पूछा। नो 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 सर नो, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? रोहित ने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया। और वैसे भी सर, अब जब आपने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने का डिसीजन ले लिया है तो जाहिर है इस बार उनका शो बहुत ही बड़े लेवल पर होगा। अगर आपने पहली बार में ही 30 करोड़ इन्वेस्ट करने का डिसीजन लिया है तो जाहिर है प्रॉफिट इससे कहीं ज्यादा बड़े लेवल पर आएगा। सिद्धार्थ ने कुर्सी के साथ पीठ टिकाकर आराम से बैठते हुए कहा। ऑफ कोर्स हमें इस इन्वेस्टमेंट के बदले अच्छे रिटर्न्स मिलने वाले हैं, मगर कहते कहते सिद्धार्थ रुक गया। उसे पनाश में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, ना ही वो उससे कोई खास प्रॉफिट की उम्मीद ही करता था। लेकिन उस होटल वाले इंसिडेंट के बाद वो किसी भी हालत में नमन सिंघानिया को दोबारा खड़े होने का मौका नहीं देना चाहता था। बस इसीलिए उसने राहिल प्रभाकर के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। मगर क्या सर? रोहित ने जवाब की उम्मीद में सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए पूछा। सिद्धार्थ ने अपने चेहरे पर एक बड़ी सी नकली मुस्कान लाते हुए कहा, मगर मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। अपना खड़ूस बॉस वाला चोला एक बार फिर से पहनते हुए उसने रोहित से कहा, राहिल प्रभाकर को खबर दो, वी आर गोइंग विद दिस कॉन्ट्रैक्ट। उसे कहो कल सुबह आकर डील फाइनल कर ले, अब तुम जा सकते हो। कहते हुए सिद्धार्थ ने खुद को वापस काम में बिजी कर लिया। रोहित का मुंह लटक गया। उस होटल वाले इंसिडेंट के बारे में उसे भी पता चल गया था, मगर जाहिर है उसके पास भी मॉडिफाइड न्यूज़ ही पहुंची थी। सो वो सिद्धार्थ के मुंह से ही सुनकर कंफर्म करना चाहता था कि आखिर अचानक से उसने पनाश का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का मन कैसे बना लिया। उसे सब कुछ जानने की खुजली हो रही थी, मगर सिद्धार्थ ने अपना मुंह ही नहीं खोला। इस वक्त उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी पूरी बॉडी में खुजली हो रही हो, मगर किसी ने उसके हाथ बांधकर उसे खुजाने से रोक रखा है। मन मारकर चुपचाप वो केबिन से बाहर चला गया। उसके जाते ही सिद्धार्थ ने इरिटेट होकर अपना फोन निकाला और अपने मैसेजिंग ग्रुप में एक वॉइस मैसेज छोड़ दिया। आज दारू पीते हैं। बेसिकली उसके इस मैसेजिंग ग्रुप में केवल 3 ही लोग थे, एक तो सिद्धार्थ खुद और बाकी उसके 2 लंगोटिया यार, अमन और विनय। जब सिद्धार्थ होटल ड्रीम पैलेस के अपने कमरे में पहुंचा तो वहां अमन और विनय पहले से ही मौजूद थे। क्रिकेट मैच तो टीवी पर चल रहा था, मगर उसकी कमेंट्री ये दोनों मिलकर कर रहे थे। अमन ने कहा, देखना भाई ये 6 मारेगा अभी। विनय बोला, ना ये कुछ ज्यादा ही उछल रहा है बॉल के पीछे, 101% कैच आउट होगा ये। सिद्धार्थ ने उन दोनों पर एक नजर मारी और अपना कोट एक साइड में रखते हुए बोला, दुनिया के सबसे बिजी प्रोफेशन वालों को भी आज क्रिकेट देखने की फुर्सत मिल गई। उसने ये बात जानबूझकर अमन को देखते हुए कही थी, मगर सिद्धार्थ की बात से उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। टीवी पर ही नजरें गड़ाए हुए उसने जवाब दिया, हाँ आज बस कुछ स्टूडेंट्स को लेक्चर देना था। एज अ टीचर मेरा ये फर्ज भी बनता है कि जो कुछ भी मैंने अब तक सीखा है इस प्रोफेशन से उसे आने वाले जनरेशन को भी ट्रांसफर कर दूं। ऑफ कोर्स ड्यूटी कम्स फर्स्ट, बट साथ ही साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। सीरियसली लाइफ टाइम नॉलेज। आई थिंक तेरे स्टूडेंट्स ज्यादा खुश होंगे अगर तू उनको अपने लेक्चर से थोड़ा कम टॉर्चर करेगा। सिद्धार्थ ने अमन का मजाक उड़ाते हुए कहा। अब फाइनली अमन ने पलट कर उसकी तरफ देखा। जाहिर था उसकी आंखों में नाराजगी झलक रही थी। साफ साफ बोलना, तुझे इस बात से जलन हो रही है कि मेरे इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरी रिस्पेक्ट भी करते हैं। तेरे जैसे खड़ूस बिजनेसमैन को क्या पता स्टूडेंट्स को पढ़ाने में कितना मजा आता है, और जब वो रिस्पेक्ट करते हैं ना तो कितना प्राउड फील होता है। तेरी तरह थोड़ी है कि अपने एम्प्लॉइज को डांट फटकार कर जबरदस्ती उनसे अपनी रिस्पेक्ट करवानी पड़े मुझे। कुछ ही मिनटों बाद सिद्धार्थ और अमन दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में खड़े एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे अब बस एक दूसरे पर अटैक करने ही वाले हैं। विनय पहले ही उन दोनों की इंटेंशन समझ चुका था, सो अपना सिर हिलाते हुए धीरे से बड़बड़ाया। फिर से शुरू हो गए दोनों कमीने। उसके बाद वो आराम से सोफे पर पसर गया और पास पड़े बादाम खाते हुए दोनों को देखने लगा जैसे किसी 3rd क्लास मूवी में बस अब कोई हिलेरियस सीन ही आने वाला हो। मगर जब दोनों लगातार बस डायलॉग बाजी ही करते रहे तो उसने उकताते हुए कहा, कहते हैं गरजने वाले बादल कभी बरसते नहीं और भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं। दोनों अगर मर्द के बच्चे हो तो अब छिन भी शुरू करो यार, कब से कुत्तों की तरह भौंके जा रहे हो। विनय की बात सुनते ही बाकी दोनों ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। बचपन से लेकर अब तक उन तीनों ने साथ में ना जाने कितनी लड़ाइयां की होंगी। अमन और सिद्धार्थ तो सेम एज के थे, मगर विनय उन दोनों से एक ही साल बड़ा था। जितना वो बाहर से शांत नजर आता था, अंदर से वो उतना ही पक्का खिलाड़ी था। हर बार जब भी किसी से लड़ने झगड़ने या बहसबाजी जैसी सिचुएशन बनती थी ना तो वो तो खुद को साइड कर लेता था और अपनी जगह हमेशा अमन और सिद्धार्थ को वहां फंसा देता था। अक्सर जब कभी उन तीनों के बीच में किसी भी बात को लेकर बहस होती थी तब भी हर जगह विनय ही जोर जबरदस्ती से अपनी बात सबसे मनवा लेता था। ना मानने पर हमेशा वो सिद्धार्थ और अमन दोनों को ही पूरी तरह पीट देता था। ऑब्वियसली विनय उन दोनों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, मगर इतने बार से विनय को संतोष नहीं होता था और वो जानबूझकर किसी न किसी बहाने से इस झगड़े की खबर उत्कर्ष के पास तक भी कुछ इस अंदाज में पहुंचा देता था कि विनय से पिटने के बाद सिद्धार्थ के घर में भी अपने पापा से पिटाई हो जाती थी। सिद्धार्थ ही क्यों, अमन भी बहुत बार उसकी इस हरकत का शिकार बन चुका था और आज भी वो कुछ ऐसा ही कर रहा था। एक तरफ तो वो उन दोनों को भड़काकर लड़वाने पर उतर आया था, बाद में दोनों के ही घर पर इस बात की चुगली करके उन दोनों को अपने ही घर में गालियां खिलवाएगा। उसके इरादे समझते ही तुरंत सिद्धार्थ और अमन दोनों के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। घबराकर दोनों ने एक दूसरे को झपटते हुए गले से लगा लिया। अमन ने कहा, नाइस शर्ट यार, कहाँ से खरीदी? आई जस्ट लव द कलर। सिद्धार्थ बोला, भाई मेरे शर्ट को छोड़, तेरे बाल क्या कमाल लग रहे हैं या मैं तो फैन हो गया तेरा। विनय ने उन दोनों की ये वाहियात एक्टिंग देखी तो बादाम का बॉक्स लापरवाही से वापस टेबल पर रख दिया। जाहिर है सारा मूड चौपट हो गया था। उसने अपने अंगूठे और उंगलियों के बीच अपने फोरहेड को मसलते हुए पूछा, लगता है
मुझे कुछ और ही करना पड़ेगा। ऐसा कहते हुए उसने अपने दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के साथ फंसाते हुए अंगड़ाई ली और उठकर खड़ा हो गया। ये देखते ही बाकी दोनों की हालत खराब हो गई। आखिर हर बार अकेले ही वो उन दोनों को पूरी तरह पीट देता था। सिद्धार्थ की हालत तो और ज्यादा खराब थी। पहले यहाँ विनय से पिटेगा, फिर हमेशा की तरह घर पर पापा से पिटेगा, और इस बार तो सोनल भी होगी उसकी ये बुरी हालत देखने के लिए। अमन ने थूक निकलते हुए किसी तरह डरते डरते कहा, यार विनय तू भाई है अपना, तुझे क्या जरूरत है कुछ करने की, हम दोनों है ना। मगर अगले ही पल सिद्धार्थ के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। वो तेजी से आगे बढ़कर विनय के करीब जाते हुए बोला, हाँ भाई, आई एम रेडी, आजा कर ले जो करना है। अमन ने उसे ऐसे हैरानी से देखा जैसे उसका दिमाग खराब हो गया हो। विनय ने भी दांत पीसते हुए जैसे ही उसे एक पंच मारने के लिए अपना हाथ उठाया, सिद्धार्थ ने तेज आवाज में कहा, मगर मारने से पहले एक बार अपनी भाभी के बारे में भी सोच लेना, जो घर पर मेरा वेट कर रही है। यस, तेरा भाई अब घर परिवार वाला हो गया है। ये सुनते ही बाकी दोनों हैरानी से मुंह फाड़े उसे देखने लगे। क्या मतलब है तेरा? भाभी? अमन ने उसे एक झटके से अपनी तरफ मोड़ते हुए पूछा। सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए अपने कोट की जेब से अपना मैरिज सर्टिफिकेट निकालकर उसके सामने लहरा दिया। यस, आई एम मैरिड नाउ। आर यू सीरियस? कब, कैसे, कहाँ? हमें बताया भी नहीं तूने। अमन ने लगभग चिल्लाते हुए कहा और उसके हाथ से वो मैरिज सर्टिफिकेट लगभग छीनते हुए उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। यार तूने सच में शादी कर ली? आई मीन ये सर्टिफिकेट असली है? अमन ने वापस मैरिज सर्टिफिकेट उसकी तरफ बढ़ाते हुए पूछा। ऑफ कोर्स असली सर्टिफिकेट है, क्या बात कर रहा है यार? सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। यार तूने तो झटका दे दिया, वो भी बड़ा वाला। अमन ने हंसते हुए उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, देख ले विनय, तुझसे पहले शादी कर ली इस कमीने ने। मगर विनय अब तक एकदम चुपचाप खड़ा था। उसने पहले से भी कहीं ज्यादा सीरियस होते हुए पूछा, तूने सच में शादी कर ली है? अरे यार, मैं क्या जरा सा भी भरोसे के काबिल नहीं लगता तुम दोनों को? क्या कब से एक ही सवाल पूछे जा रहे हो? ऑफ कोर्स सच्ची की शादी की है मैंने। अब सिद्धार्थ ने इरिटेट होते हुए जवाब दिया। ऐसा नहीं है कि हमें तेरी बातों पर यकीन नहीं है, बस हम दोनों को ही इस बात की जरा भी उम्मीद नहीं थी कि तू सब कुछ इतनी जल्दी कर लेगा। अमन ने मुस्कुराकर उसके बाल बिगाड़ते हुए कहा, आई मीन तुम और अनन्या, तुम दोनों 10 साल से भी ज्यादा समय तक एक साथ थे। सो हमने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तू इतनी आसानी से उसे छोड़कर आगे बढ़ जाएगा और किसी ऐसी लड़की से शादी कर लेगा जिसे तू अभी ठीक से जानता तक नहीं है। यार तो बहुत दूर की बात है। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ के चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई, मगर उसकी आंखों और आवाज में दर्द साफ साफ झलक रहा था। पता है, कल जब हम कोर्ट के बाहर खड़े थे उस वक्त भी मैंने एक आखिरी कोशिश की थी। अगर वो उस वक्त भी मेरे पास लौट आती ना, तो मैं इस शादी से पीछे हटकर उसका हाथ थाम लेता, भूल जाता वो सब कुछ जो उसने मेरे साथ किया। मगर उसका फोन ऑफ था। सिद्धार्थ के लिए अपने इमोशंस को कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो रहा था, सो उसने अपने लिए एक सिगरेट चला ली। लगातार 2 लंबे लंबे कश लेने के बाद उसने आगे कहा, शायद हमारी किस्मत में यही लिखा हुआ था। शायद वो कभी मेरी होना ही नहीं चाहती थी। विनय ने गहरी सांस लेते हुए पूछा, आयु शो तू एक ऐसी लड़की के साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहता है जिसके लिए तेरे मन में कोई फीलिंग्स ही नहीं है? सिद्धार्थ ने उसे देखकर एक फीकी सी हंसी हंसते हुए कहा, यार मैं ऑलरेडी शादी कर चुका हूँ। सोचने समझने का वक्त पहले ही खत्म हो चुका है, और फिर मैं अकेला थोड़ी हूँ जिसने अरेंज मैरिज की है। इंडिया में लोग लव मैरिज कम, अरेंज मैरिज ही ज्यादा करते हैं। एंड आई थिंक यहाँ लव मैरिज से ज्यादा अरेंज मैरिज ही टिकती भी है और चलती भी है। सिद्धार्थ चलता हुआ अब कमरे की खिड़की के पास आ गया था। कल की बातें याद करके उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी। वो लड़की सोनल, वो कुछ ज्यादा ही अलग है दूसरों से। उसके इमोशंस देखकर समझ ही नहीं आता कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है या बहुत ज्यादा वीक। व्हाट यू मीन? अमन ने कंफ्यूज होते हुए पूछा। सिद्धार्थ ने पलटकर उन दोनों की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, उस लड़की ने मुझसे शादी सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी वापस पाने के लिए की है। इसके अलावा उसने अभी तक मुझसे कोई और डिमांड्स भी नहीं की। शादी का डिसीजन लेते वक्त ऑब्वियसली वो बहुत घबराई हुई थी, मगर मेरे सामने शो ऐसे कर रही थी जैसे उसे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मगर मैरिज सर्टिफिकेशन के तुरंत बाद जब मैंने उससे कहा कि हम अब हमारे घर जाएंगे, तो इस सिंपल सी बात को सुनकर वो इतनी इमोशनल हो गई थी यार कि उसने ऑलमोस्ट रोना शुरू कर दिया था। मॉम डैड से मिलने के बाद की कहानी तो पूछ ही मत। उसकी बात सुनकर बाकी दोनों भी मुस्कुराए बिना रह नहीं सके। विनय ने सबके ग्लास में वाइन डालते हुए कहा, अब जब तूने शादी कर ही ली है तो मैं उम्मीद करता हूँ तू उसे अपनी बीवी की तरह ही ट्रीट करेगा, किसी बिजनेस डील की तरह नहीं। वैसे तो मैं इस बात से जरा भी खुश नहीं हूँ कि छोटा होने के बावजूद तुमने मुझसे पहले शादी कर ली है, मगर फिर भी सेलिब्रेशन तो बनता है ना। कंग्रेचुलेशंस ब्रो। कहते हुए उसने अपना ग्लास ऊपर हवा में उठाया। बाकी के दोनों ने भी अपने ग्लास उठा लिए। अमन ने कहा, कंग्रेट्स ब्रो। सोनल ने ताजी सब्जियों और फलों का बैग हाथ में उठाई। जैसे ही घर के अंदर कदम रखा, उसे कुछ खटर पटर की आवाज सुनाई पड़ी। वो एकदम से चौंक गई, कहीं घर में कोई घुस तो नहीं आया। ये सोचकर एकदम साधे कदमों से धीरे धीरे चलते हुए वो अंदर आई। आवाज किचन से आ रही थी। इस बात ने उसे और हैरत में डाल दिया था। अब अंदर से बर्तनों के टकराने की आवाज धीरे से क्लियरली सुनाई देने लगी थी। उसने सूंघने की कोशिश की। पूरे घर में खाना जलने की गंध फैली हुई थी। कहीं सिद्धार्थ ने आज खाना बनाने की कोशिश तो नहीं की है? ये सोचकर ही वो घबरा गई। मगर वो ऐसा क्यों करेगा? उसने तो पहले ही क्लियर कर दिया था ना कि उसने आज तक कभी किचन की शक्ल नहीं देखी है और ना ही आगे उसका ऐसा कोई इरादा है। सोनल ने फौरन अपने शूज चेंज करके स्लीपर्स पहने और किचन की तरफ बढ़ गई। अभी वो किचन
डोर से बस कुछ ही कदम पीछे थी कि उसे बर्तन गिरने की एक तेज आवाज आई और इसके साथ ही किसी की हल्की सी सिसकारी भी उसे सुनाई दी गई। सोनल तुरंत सारे बैग्स वहीं छोड़कर किचन की तरफ दौड़ी। अंदर सेजल घबराई हालत में जमीन पर बैठी थी। उसके हाथों से खून बह रहा था। ये देखकर सोनल बुरी तरह घबरा गई। मॉम, आपको ये चोट कैसे लग गई? सोनल ने घबराकर उनके हाथ पकड़ते हुए पूछा। उसे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि सेजल इस तरह अचानक यहाँ आकर किचन में काम करने लगेगी। उसने एक बार नजरें घुमाकर किचन की तरफ देखा और एकदम से शॉक्ड रह गई। सुबह तक जो किचन एकदम साफ सुथरा और अरेंज था, वो अब पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था। जमीन पर चारों तरफ यहाँ वहाँ प्लेट्स, कटोरियां, चम्मच वगैरह पड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे किचन में जितने भी बर्तन थे ना, सेजल ने सबको एक साथ निकालकर यूज करने की कोशिश की थी और फिर जगह न होने के कारण उनको अजीबोगरीब तरीके से जहाँ तहाँ एडजस्ट कर दिया था। फर्श को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पर किसी ने काले रंग का पेंट गिरा दिया हो। गैस स्टोव पर इस वक्त एक फ्राइंग पैन मौजूद था जिसमें काले रंग का एक जला हुआ सा टुकड़ा पड़ा था, जिसे लाख कोशिश करके भी सोनल पहचान नहीं पा रही थी कि आखिर सेजल पका क्या रही थी। स्टोव की फ्लेम भी एकदम फुल थी, जिससे वो और ज्यादा जलते हुए क्रैक हो रहा था। शायद इसी की महक पूरे घर में फैली हुई थी। सोना बेटा, सेजल ने बड़ी ही मासूमियत से उसकी तरफ देखा। सोनल की तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सेजल के चेहरे पर जगह जगह कालिक लगी हुई थी, जैसे वो अभी अभी किसी कोल माइन से निकल कर आ रही हो। उसे सेजल को देखकर हंसी तो बहुत आ रही थी, मगर उसने किसी तरह अपनी हंसी पर काबू पाते हुए सबसे पहले आगे बढ़कर गैस ऑफ कर दी। फिर जल्दी से सेजल के पास आते हुए उसने कहा, मॉम, आपको चोट लगी है, आइए मैं ये साफ करके आपको दवा लगा देती हूँ। कहते हुए उसने सेजल के उठने में मदद की और सहारा देते हुए किचन के सिंक के पास ले गई। सिंक पहले से ही गंदी प्लेट्स और टूटे हुए बोल्स के टुकड़ों से भरा हुआ था। ये देखकर सोनल को अफसोस तो बहुत हो रहा था, मगर उसने सेजल से कुछ भी नहीं कहा। सेजल को भी बहुत अफसोस हो रहा था। आई एम सो सॉरी सोना, मैंने पूरा किचन खराब कर दिया। तो तुम मुझसे नाराज तो नहीं है ना? सोनल ने नल खोलते हुए ध्यान से सेजल के जख्मों को साफ करना शुरू कर दिया। इट्स ओके मॉम, मैं सब साफ कर दूंगी, उसने मुस्कुराते हुए सेजल को जवाब दिया। अरे मैं बस तुम दोनों के लिए खाना बनाना चाहती थी। सुड्डू बेचारा भी पूरा दिन ऑफिस में लगा रहता है। अरे और तुम भी कॉलेज से आकर थक जाती होगी ना। बस यही सोचकर मैं किचन में खाना बनाने आई थी, मगर लगता है मैंने तुम्हारा काम करने की बजाय और बढ़ा दिया, सेजल ने उदास होते हुए कहा। सोनल ने मुस्कुराते हुए सेजल को गले से लगा लिया और बोली, मॉम, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ आप हमारी फिक्र करती हैं, इसलिए हमारी हेल्प करने की कोशिश कर रही थी। और आप इन सब की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। अरे ये सब तो मैं यूं चुटकी बजाते साफ कर दूंगी, आप परेशान मत होइए। सोनल ने प्यार से सेजल के गालों को थपथपाते हुए कहा। सेजल ने एक नजर फ्राइंग पैन के ऊपर डाली और मुंह लटकाकर बोली, मैंने इतनी मेहनत से खाना बनाया था तुम्हारे लिए, मगर तुम खा भी नहीं पाओगी। सोनल ने एक नजर उधर देखा और मन ही मन भगवान का शुक्रिया करते हुए बोली, अच्छा ही हुआ जो खाने लायक नहीं बचा, वरना मम्मी जी का इतना सारा प्यार बर्दाश्त करना ना बिल्कुल मुश्किल हो जाता। उसने सेजल को सहारा देते हुए कहा, अच्छा अभी आप ये सब छोड़िए और मेरे साथ बाहर कमरे में चलिए, मैं आपको बैंडेड लगा देती हूँ माँ। सिद्धार्थ भी अभी अभी वापस घर आया था। हमेशा की तरह उसे घर से खाने की अच्छी खुशबू आने की उम्मीद थी, मगर उसकी जगह कुछ जलने की बदबू आने पर वो हड़बड़ाते हुए घर के अंदर घुसा। अरे कहीं घर में आग तो नहीं लग गई है? सिद्धार्थ की आवाज सुनकर सेजल उसकी तरफ मुड़ते हुए बोली, तू आ गया सुट्टू? सिद्धार्थ को उम्मीद नहीं थी कि सेजल भी वहाँ आ सकती है, सो वो उसे वहाँ देखकर एकदम सरप्राइज रह गया था। कुछ सेकंड्स बाद जब वो नॉर्मल हुआ तो उसे यकीन हो गया कि वो कोई सपना नहीं देख रहा, वाकई उसके सामने उसकी प्यारी मॉम ही खड़ी है। तब जाकर उसकी नजर सेजल के बगल में खड़ी सोनल पर पड़ी, जो उसके हाथों पर एक कॉटन बॉल से दवाई लगा रही थी। क्या हो रहा है यहाँ पर? सिद्धार्थ घबराहट में बिना शूज उतारे ही दौड़ते हुए अंदर तक चला आया। मॉम, आपके हाथों को क्या हुआ है? उसने सेजल के हाथों की तरफ देखते हुए हैरानी से पूछा। कुछ नहीं हुआ, सेजल ने मुंह लटकाए हुए धीरे से जवाब दिया। जाहिर है सिद्धार्थ को सेजल की बातों पर जरा सा भी यकीन नहीं हुआ। किचन से आती स्मेल को महसूस कर वो तुरंत किचन की तरफ बढ़ा, मगर अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। परेशान होकर उसने अपना सिर पकड़ लिया। वापस किचन से बाहर आकर सिद्धार्थ ने इस बार इरिटेट होते हुए पूछा, कोई मुझे बताएगा यहाँ क्या हो रहा है? वो मैं तुम दोनों के लिए खाना बनाने की कोशिश कर रही थी, सेजल ने अपनी नजरें चुराते हुए जवाब दिया। सिद्धार्थ ने गहरी सांस लेकर अपना सिर हिलाते हुए कहा, मॉम, आर यू श्योर आप कुकिंग ही कर रही थी या किचन में फाइटिंग कर रही थी और अब इंजर्ड होकर भी बैठे हो आप? फिर सोनल की तरफ मुड़ते हुए उसने उसे गुस्से में पूछा, और तुमने मॉम को ये सब करने कैसे दिया? सिद्धार्थ ने जब से होश संभाला था उसने आज तक कभी अपनी मॉम को किचन में काम करते हुए देखा ही नहीं था। ये शायद उसका पहला एक्सपीरियंस था, जो कि डेफिनेटली बहुत ही बुरा था। मॉम, मेरे पास बैंडेज खत्म हो गई है, फिलहाल के लिए मैं आपको बैंडेज की जगह अपना रुमाल बांध देती हूँ, जख्म का खुला रहना ठीक नहीं है। कहते हुए सोनल ने अपना रेशमी रुमाल निकाला और उसे सेजल के हाथों पर बांधते हुए उस पर एक क्यूट सा बो बना दिया। सिद्धार्थ को सोनल पर बुरी तरह गुस्सा आ रहा था कि वो उसके सवालों का जवाब देने की बजाय उसे इग्नोर कर रही है। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ सोनल, जवाब दो मुझे, सिद्धार्थ ने लगभग डांटने वाले अंदाज में सोनल से पूछा। सुट्टू उसकी कोई गलती नहीं है, ये बेचारी तो जब घर आई तब तक मैं पहले ही सब खराब कर चुकी थी। ये कहते हुए उसने पूरी मासूमियत से आंखों में आंसू भरते हुए उसे अपना हाथ दिखाया और बोली, देखना सुट्टू, मेरा हाथ भी कट गया, सोना पर नाराज मत होना प्लीज। मॉम, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने किचन के साथ क्या किया, या फिर आप चाहे पूरे घर में ही क्यों ना आग लगा दो मॉम, मगर इन सब की कोशिश में खुद को क्यों
क्यों इंजर्ड कर लेती हैं आप? प्लीज खुद को कोई भी नुकसान पहुंचाने से पहले 100 बार सोचा कीजिए। अरे आपको पता भी है अगर आपके हस्बैंड ने आपकी हालत देख ली तो अपनी वो एंटीक दोनाली बंदूक लेकर मेरी जान के पीछे पड़ जाएंगे। क्यों ये सब करते हो आप मॉम? सिद्धार्थ ने परेशान होकर सेजल के बगल में बैठते हुए कहा। सेजल ने सिर झुकाकर किसी छोटी बच्ची के जैसे स्माइल देते हुए उससे कहा, ओके, मैं दोबारा ऐसी कोई कोशिश नहीं करूंगी, प्रॉमिस। ओके मॉम, ये हो गया है, बस आप ध्यान रखिएगा कि 2 दिनों तक इस जख्म पर पानी ना लगने पाए। सोनल ने फर्स्ट एड किट का सारा सामान समेटते हुए कहा। अब आप आराम कीजिए, मैं किचन साफ करके डिनर तैयार कर देती हूँ। सोनल जब किचन के अंदर चली गई तो सेजल को एक बार फिर से अफसोस होने लगा। उसने सिद्धार्थ की तरफ देखा जो आराम से सोफे पर बैठा हुआ था। उसने सिद्धार्थ के सिर पर एक चपत लगाते हुए कहा, तो क्या एकदम ही निकम्मा है? वहाँ मेरी बहू किचन में अकेली काम कर रही है, जाकर हेल्प कर उसकी। किचन की हालत को याद करके सिद्धार्थ की हालत खराब हो गई। हाँ, क्या बात कर रहे हो मॉम? आपको लगता है मैं ये सब कर पाऊंगा? सिद्धार्थ ने मुंह बनाते हुए कहा। नहीं कर सकता तो अब करना सीख ले। सेजल ने उसे हाथ पकड़कर उठाते हुए कहा, चल अब चुपचाप अंदर जाकर उसकी हेल्प कर। पता है मैंने उसका पूरा किचन बर्बाद करके रख दिया है, मगर उसने मुझे एक शब्द भी नहीं कहा। बड़ी सीधी है मेरी बहू। मॉम, मैं क्या करूंगा अंदर जाकर? सिद्धार्थ ने प्रोटेस्ट करने की कोशिश की मगर सेजल उसे लगभग घसीटते हुए किचन के पास तक ले गई। चल चुपचाप अंदर जा। इससे पहले कि सेजल उसे धक्का मारकर अंदर धकेलती, वो खुद ही चुपचाप अंदर चला गया। अंदर सोनल जमीन पर बैठी हुई टूटे हुए बर्तनों को समेट रही थी। उसकी पीठ किचन के दरवाजे की तरफ थी, इसलिए उसे सिद्धार्थ के आने का पता नहीं चला। तुम्हें कोई हेल्प चाहिए क्या? सिद्धार्थ ने अपना गला साफ करते हुए सोनल से पूछा। अचानक उसकी आवाज सुनकर सोनल बुरी तरह चौंक गई। उसका हाथ टूटे हुए बोल के पीस से जा लगा। आउच! आउच! गॉड! सोनल के हाथों से खून निकलने लगा। सिद्धार्थ हड़बड़ाकर उसके पास आया और उसका हाथ पकड़ लिया। सोनल के हाथों से खून बहकर नीचे फर्श पर गिर रहा था। ये देखकर सिद्धार्थ परेशानी से उसे हल्का सा डांटते हुए बोला, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? इतना भी नहीं पता है कि टूटे हुए कांच के बर्तनों को ऐसे हाथ से पकड़कर नहीं उठाना चाहिए। सोनल को सिद्धार्थ के हाथों की गर्माहट महसूस हो रही थी। उसके अचानक पकड़ने से सोनल एकदम से नर्वस हो रही थी। उसने उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, तुमसे किसने कहा था अचानक से मेरे पीछे आकर मुझे डराने को? सिद्धार्थ ने उसका हाथ छोड़ने की बजाय उस पर अपनी पकड़ और मजबूत कर दी और उसे खींचते हुए किचन सिंक की तरफ लेकर गया। मगर सिंक के अंदर का नजारा देखकर उसने अपना सिर पकड़ लिया। ओह, ये मिसेस कपूर भी ना, ये एकदम कमाल ही कर दिया है आज इन्होंने सच में। सिद्धार्थ ने नल खोल दिया और सोनल का हाथ पकड़कर बहते पानी के नीचे कर दिया। सिद्धार्थ ने सोनल को दाहिने हाथ से अपनी बाहों के घेरे में ले रखा था और उसी हाथ से उसका इंजर्ड हाथ पकड़कर उसे धो रहा था। इस वक्त सोनल उसके इतने करीब थी कि वो उसकी धड़कनें तक क्लियरली सुन सकती थी। उसकी परफ्यूम की महक और सांसें उसे धीरे धीरे अनकंफर्टेबल करने लगी थी। उसका पूरा चेहरा और यहाँ तक कि कान भी एकदम से लाल हो गए थे। उसने किसी तरह लड़खड़ाती आवाज में सिद्धार्थ से कहा, मैं ये सब खुद कर लूंगी, तुम प्लीज जाओ यहाँ से। सिद्धार्थ का पूरा ध्यान उसके हाथ की तरफ था, मगर सोनल की बात सुनकर उसने उसकी तरफ मुड़कर देखते हुए पूछा, आर यू श्योर तुम कर लोगी? मगर सोनल की तरफ देखते ही उसे एहसास हुआ कि वो इस वक्त उसके कितने करीब था। सोनल ने तुरंत अपनी नजरें झुका ली। सिद्धार्थ ने भी तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया और उससे थोड़ा दूर हटकर खड़ा हो गया। उसके हटते ही सोनल की जैसे जान में जान आई। तुम प्लीज बाहर जाओ, मैं ये सब साफ करने के बाद खाना बना लूंगी। सोनल ने दूसरी तरफ देखते हुए कहा, तुम इस हालत में खाना बनाने वाली हो? सिद्धार्थ ने किचन कैबिनेट पर अपने हाथ टिकाने की कोशिश करते हुए कहा, मगर जैसे ही उसे याद आया कि किचन कैबिनेट पूरी तरह काला हो चुका है तो तुरंत उसने अपने बड़े हुए हाथ वापस खींच लिए। अगर मैं खाना नहीं बनाऊंगी तो क्या खाएंगे हम सब? और वैसे भी तुम्हें तो भूखे रहने पर ज्यादा तेज गुस्सा आ जाता है ना? सोनल ने एक हल्की हंसी के साथ सिद्धार्थ का मजाक उड़ाते हुए कहा। डोंट वरी, मेरे होते हुए किसी को भूखे रहने की जरूरत नहीं है। सिद्धार्थ ने भी उसे एक स्माइल देते हुए जवाब दिया। उत्कर्ष डिनर के बाद हॉल में बड़े सोफे पर बैठे टीवी पर फाइनेंशियल न्यूज देख रहे थे। जब उनकी प्यारी वाइफ ने घर में एंट्री की, पीछे पीछे उनके बेटे और बहू दोनों चले आ रहे थे। अचानक इस वक्त इन तीनों को ऐसे आते देखकर वो चौंक गए। संभाल कर सेजल, इतनी बड़ी हो गई हैं आप मगर बच्चों जैसी दौड़ रही हैं, चोट लग जाएगी आपको, उत्कर्ष ने खड़े होते हुए कहा। मगर सेजल ने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और आकर दौड़ते हुए उत्कर्ष के गले से लग गई। उत्कर्ष देखिए ना, मुझे चोट लग गई है, कहते हुए उसने बड़ी ही मासूमियत से अपना हाथ आगे कर दिया। उत्कर्ष ने अपनी प्यारी बीवी के गोरे गोरे हाथों पर एक नजर डाली जहाँ इस वक्त एक चौड़ी सी पट्टी बंधी नजर आ रही थी। ये देखते ही उत्कर्ष का चेहरा अचानक से एकदम सख्त हो गया। कैसे हुआ ये सब? उन्होंने सेजल को ऊपर से नीचे तक देखते हुए पूछा। हालांकि सेजल ने अपना चेहरा अच्छे से धो लिया था मगर उसके बालों में से अब भी हल्की हल्की सी महक आ रही थी जो उत्कर्ष को कुछ जलने जैसा आभास दे रही थी। सेजल के कपड़े भी गंदे लग रहे थे। सेजल कोई जवाब देने के बजाय उत्कर्ष को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगी जैसे कोई छोटा बच्चा गलती करने के बाद अपने पेरेंट्स को देखता है। वैसे भी जो धमाकेदार गलती वो सिद्धार्थ के घर पर करके आई थी उसके बारे में जानकर पता नहीं उत्कर्ष कैसे रिएक्ट करेंगे। जब उत्कर्ष को सेजल से कोई जवाब नहीं मिला तो वो सिद्धार्थ की तरफ घूमे। जवाब क्यों नहीं दे रहे हो तुम लोग? सेजल की यह हालत किसने की? इस बार उत्कर्ष ने जरा गुस्से में सवाल किया। उनका सवाल सुनते ही सिद्धार्थ हड़बड़ा गया। बस इसी बात का उसे डर था। उत्कर्ष अपनी सारी प्रॉपर्टी और सारी कीमती चीजों से भी ज्यादा संभाल कर सेजल को रखते थे। जान बसती थी सेजल ने उनकी। उसके सिर से अगर एक बाल भी गलती से टूट जाए ना तो वो पूरा का पूरा घर सिर पर उठा लेते थे। इतना प्यार करते थे वो सेजल से। ऐसे में सेजल को नुकसान पहुंचाने वाले की वो क्या हालत करती ये बताने की जरूरत ही नहीं थी।
फिर चाहे वो शख्स उनका खुद का बेटा ही क्यों ना हो। आज दोपहर वो अपनी नई नवीली बहू सोनल से मिलने उसके और सिद्धार्थ के घर जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। ये देखकर उत्कर्ष ने उसे वहां जाने की परमिशन दे दी थी, मगर उन्हें क्या पता था सेजल वहां से अपनी ये हालत बनाकर वापस लौटेगी। सिद्धार्थ ने अपने चेहरे पर भारी अफसोस वाले एक्सप्रेशंस लाते हुए अपने कंधे उचका लिए और जाकर सोफे पर बैठ गया। उसने एक नजर सेजल पर डाली और बोला, हाँ, आपकी प्यारी बीवी ने। उसका इतना कहना था कि सेजल ने हड़बड़ाकर उसकी तरफ देखते हुए उसे उत्कर्ष को कुछ भी ना बताने का इशारा किया, मगर सिद्धार्थ कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं था। उत्कर्ष का कोई भरोसा नहीं था। इससे पहले कि वो सिद्धार्थ को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दे, उसने सेजल को इग्नोर करते हुए सब सच उगल दिया। आज इन्होंने खुद से डिनर बनाने की कोशिश की और ऑलमोस्ट मेरे पूरे किचन को जला डाला था। बस वही स्टंट करते हुए इनकी ऐसी हालत हो गई है। सेजल ने खा जाने वाली नजरों से एक बार सिद्धार्थ को देखा और वापस उत्कर्ष की तरफ देखते हुए ऐसी भोली सी सूरत बनाई जैसे अगर उत्कर्ष ने उसे उसके इस कारनामे के लिए कुछ भी कहा ना, तो वो अभी के अभी वहीं रोना शुरू कर देगी। उसने रोनी सूरत बनाकर सिर झुकाते हुए धीरे से कहा, वो मैं वहाँ जल्दी पहुँच गई थी ना, तो सुड्डू और सोना दोनों ही घर पर नहीं थे। इन दोनों को कितना काम करना पड़ता है ना, बस इसलिए मैंने सोचा कि इन दोनों के घर आने से पहले मैं डिनर तैयार करके इनको सरप्राइज दे दूं। मैंने इतना भी ज्यादा कुछ नहीं किया है जितना सुड्डू आपको बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है, कहकर सेजल ने हल्का सा सुबकते हुए अपना सिर उत्कर्ष के सीने में छिपा लिया। अब हाँ, ज्यादा कुछ नहीं किया, बस सारे बोल्स फोड़ डाले, प्लेट्स तोड़ डाली इन्होंने और इन सब के साथ साथ अपना हाथ भी एंजॉय कर लिया इन्होंने। सिद्धार्थ ने एकदम आराम से हाथ बांधकर टीवी की तरफ देखते हुए जवाब दिया। सेजल को इस वक्त सिद्धार्थ पर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका मन हो रहा था वो जाकर उसके कान मरोड़ दे, मगर उसने किसी तरह अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए उत्कर्ष को और कसकर गले से लगा लिया। उत्कर्ष ने एक गहरी सांस लेते हुए सेजल को खुद से अलग किया और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, क्या जरूरत है आपको ये सब करने की? आपको पता है ना ये सब काम आपके लिए नहीं है। उत्कर्ष को भी अच्छी तरह पता था सेजल किचन में सिर्फ तभी जाती है जब उसे भूख लगती है और वहाँ से वो सिर्फ खाना अपनी प्लेट में सर्व करके लाती है। इससे ज्यादा उसे किचन का और कोई काम नहीं आता। खाना बनाने जैसा काम ना उसने कभी किया था और ना उत्कर्ष ने कभी ये रिस्क उसे लेने दिया था। सिचुएशन को थोड़ा ऑकवर्ड होता हुआ देखकर सेजल ने बात बदलते हुए अपना हाथ उसके आगे कर दिया। आपने देखा ये पट्टी कितनी क्यूट लग रही है? सोना ने मेरे हाथों पर ये पट्टी बांधी है। लव यू सो मच मेरा सोना, कहते हुए उसने सोनल की तरफ एक फ्लाइंग किस दे दी। जवाब में सोनल बस मुस्कुरा दी। उत्कर्ष अपनी प्यारी वाइफ का ये बचपना देखकर एकदम स्पीचलेस हो गए थे। उधर सिद्धार्थ अपने पापा की हालत देखकर चुपचाप मुंह दबाए हंस रहा था, मगर सेजल की इन्हीं बातों पर तो उत्कर्ष को प्यार आता था। सो आखिर में वो भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। जब सब कंफ्यूजन दूर हो गई तो सिद्धार्थ ने घर के अंदर की तरफ देखकर आवाज लगाते हुए कहा, शाली आंटी प्लीज हम सबके लिए खाना लगा दीजिए, बहुत भूख लगी है। थोड़ी ही देर में सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। शैली ने खाना टेबल पर सजा दिया था। आज का खाना उस दिन जितना तो नहीं था जब सोनल पहली बार यहाँ सेजल और उत्कर्ष से मिलने आई थी, मगर फिर भी इस वक्त डाइनिंग टेबल पर कम से कम 5 तरह की डिशेस और सूप जरूर रखे हुए थे। खाने की खुशबू से ही पता चल रहा था कि खाना बहुत टेस्टी है। खाना देखते ही सेजल की भूख दोगुनी हो गई थी। एक और अपने मुंह में डालकर टेस्ट को एंजॉय करते हुए वो बोली, मेरी तो समझ में नहीं आता है, अरे तुम लोग इतना टेस्टी खाना कैसे बना लेते हो? मगर फिर उसने सैड सा फेस बनाते हुए सवाल किया, मैं ऐसा खाना क्यों नहीं बना पाती हूँ? उत्कर्ष चूंकि पहले से ही खाना खा चुके थे, वो इस वक्त वहाँ टेबल पर मौजूद नहीं थे। डाइनिंग टेबल पर इस वक्त बस सोनल, सेजल और सिद्धार्थ ही मौजूद थे। सेजल की बात सुनकर सिद्धार्थ ने खाते हुए जवाब दिया, आप ऐसा खाना इसलिए नहीं बना पाती क्योंकि आप कुकिंग के मामले में एकदम जीरो हैं। सेजल को सिद्धार्थ से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। उसे तो लगा था उसका इकलौता बेटा कम से कम उसकी बात पे उसे सपोर्ट करते हुए कुछ अच्छे वर्ड्स तो कहेगा, जिससे कम से कम उसका गिल्ट कुछ हद तक दूर होगा। मगर सिद्धार्थ तो जैसे एकदम से इमोशनलेस होकर जवाब दे रहा था। तो ऐसे कैसे कह सकता है मेरे बारे में? सेजल ने एकदम से उदास होते हुए उसकी तरफ देखा। सोनल को भी सिद्धार्थ की ये बात बहुत बुरी लगी थी। उसने एक नजर सेजल की तरफ डाली। वो अब भी इस वक्त उम्मीद भरी नजरों से उसकी तरफ देख रही थी। सोनल ने एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, ऐसा कुछ नहीं है मॉम, आप तो जानते ही है ना सिद्धार्थ की आदत है कुछ भी बकवास करते रहने की। ये सुनते ही सिद्धार्थ ने एक तीखी सी नजर सोनल की तरफ डाली। इस लड़की की इतनी हिम्मत कि अब मेरे खिलाफ जाकर बोल रही है? मगर इस वक्त उसका मुंह तरह तरह के टेस्टी डिशेस से भरा हुआ था, सो उसने मुंह खोलने की जहमत नहीं उठाई और चुपचाप सोनल को गुस्से में देखते हुए खाता रहा। आज का दिन वैसे भी बहुत बिजी रहा था। उसके बाद सेजल की किचन स्टंट के बाद से लेकर यहाँ कपूर मैंशन आने तक सिद्धार्थ न केवल थक गया था बल्कि उसे भूख भी बहुत लग रही थी। सो उसने फालतू बातों पर ज्यादा ध्यान देने के बजाय खाने पर कंसंट्रेट करना ज्यादा बेहतर समझा। वहीं सोनल की बात सुनकर सेजल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। चलो कोई तो है जो उसकी फीलिंग्स को समझता है। आफ्टर ऑल उसकी इंटेंशन कहीं से भी गलत नहीं थी। शोना सच कह रही हो ना तुम? सेजल ने उदास आंखों के साथ हल्की सी स्माइल देते हुए पूछा। जी मॉम, मैं आपसे कभी झूठ बोल सकती हूँ क्या? सोनल ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर सेजल ने राहत की सांस ली और वापस चुपचाप खाना खाने लगी। बस एक मेरी सोना ही है जो मुझे अच्छे से समझती है, बाकी तो किसी को मेरी कदर नहीं है। सेजल ने ये बात थोड़ी नाराजगी के साथ सिद्धार्थ को देखते हुए कही थी। सेजल की बात सुनकर सिद्धार्थ ने एक तिरछी स्माइल के साथ सेजल को देखते हुए कहा, ओह रियली,
अगर आप इतने ही स्किल्ड होते ना तो आज मेरी किचन में घुसते ही पूरी किचन को तबाह करके बाहर नहीं आती। आपने देखी थी ना किचन की हालत, ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ एक के बाद एक लगातार ब्लास्ट हुए हैं। एंड दैट स्मेल ऑफ बर्निंग फूड, ओह माय गॉड। आपकी तो किचन में एंट्री भी बैन कर देनी चाहिए। उसकी बातें सुनकर सेजल की आंखों में आंसू आ गए थे। सोनल बार बार सिद्धार्थ के पैरों पर अपने पैर से मारते हुए उसे चुप होने का इशारा कर रही थी, मगर उसने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। तुझे सच में ऐसा लगता है? हाँ? सेजल ने आंसू भरी आंखों से उसे देखते हुए पूछा। हाँ, और नहीं तो क्या आपको लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ? ऑफ कोर्स आई एम डैम सीरियस। सिद्धार्थ ने एकदम बेदर्दी से सेजल को जवाब दे दिया। सेजल की आंखों से आंसू निकलकर अब उसके गालों पर लुढ़कने लगे थे। उसने अपनी प्लेट और स्पून वहीं टेबल पर रख दी और रोते हुए सिद्धार्थ की तरफ देखकर बोली, तू मेरा बेटा नहीं है, आई हेट यू। उसके बाद बिना कुछ कहे सुने वो अंदर की तरफ दौड़ गई। उत्कर्ष कहाँ है आप? इस वक्त बस एक उत्कर्ष ही थे जिनसे सेजल प्यार के दो शब्दों की उम्मीद कर सकती थी, सो वो सीधे उनके पास चली गई। सोनल बस बेबसी से सेजल को जाते हुए देखती रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि सिद्धार्थ अपनी मॉम के साथ भी ऐसे बिहेव कर सकता है। उसने एक बार सिद्धार्थ की तरफ देखा। उसके चेहरे पर अफसोस का कोई नामो निशान तक नहीं था, बल्कि वो तो एकदम मजे से खाना खा रहा था। उसे अब उस पर और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। सिद्धार्थ ने जब महसूस किया कि सोनल खाना खाने के बजाय उसी की तरफ देख रही है, तो वो अपने फेस पर एक नकली मुस्कान लिए हुए पलटा। माय डियर वाइफ, क्या मैं सच में इतना हैंडसम हूं कि अब तुम अपना खाना पीना छोड़कर बस मुझे ही देखती रहना चाहती हो? लेकिन मेरी शक्ल देखने से पेट नहीं भरने वाला, उसके लिए खाना खाना पड़ेगा तुम्हें। उसकी बात सुनकर सोनल गुस्से में दूसरी तरफ मुड़ गई। वाकई इस आदमी को समझना उसके बस की बात नहीं थी। अपनी खुद की मॉम को ऐसे रुलाकर भी आखिर कैसे इतने आराम से बैठा हुआ था वो? जल्दी से अपना खाना खत्म करो, सिद्धार्थ ने खाते हुए सोनल से कहा। जब तक दोनों ने अपना खाना खत्म किया तब तक रात के 10 बज चुके थे। उत्कर्ष ने जब देखा कि वो दोनों वहां से जाने की तैयारी में है तो उन्होंने दोनों को टोका। इतनी रात को कहीं और जाने की क्या जरूरत है? ये भी तुम्हारा ही घर है, आज रात यहीं रुक जाओ तुम दोनों। उत्कर्ष की बात सुनकर सोनल का कलेजा धक से रह गया। नहीं, वो यहाँ नहीं रुक सकती। यहाँ रुकने का सीधा सा मतलब था कि उसे और सिद्धार्थ को एक ही कमरे में पूरी रात बितानी पड़ेगी। सिद्धार्थ ने भी सवालिया नजरों से उत्कर्ष को देखते हुए पूछा, अब क्यों यहाँ रुकने की क्या जरूरत है? मैं तो बस आपकी प्यारी वाइफ को सही सलामत आप तक पहुंचाने आया था। अब हम लोग वापस चले जाते हैं। उत्कर्ष ने अपना हाथ बांधते हुए जरा सख्ती से कहा। क्या मतलब है कि तुम लोग वापस चले जाओगे? अब क्या हम इतने गैर हो गए हैं तुम्हारे लिए कि तुम्हें एक रात यहाँ रुकने को भी नहीं बोल सकते? तुम्हारी मॉम और मैंने पहले कभी यहाँ तुम्हें रुकने को नहीं कहा था क्योंकि उस वक्त तुम मैरिड नहीं थे, मगर अब तो तुम दोनों की शादी भी हो चुकी है। सोनल का भी तो मन होगा कि वो अपने परिवार के साथ वक्त बिताए। उत्कर्ष की बात सुनकर सोनल कहना चाहती थी, नहीं पापा, मुझे नहीं रुकना यहाँ। I mean, मुझे आपके बेटे के साथ रात नहीं बितानी। मगर मौके की नजाकत को समझते हुए उसने अपने आप को रोक लिया। तभी कमरे से खुशी से चहकती हुई सेजल भी बाहर निकल आई। उसे देखकर ही पता चल रहा था कि सिद्धार्थ ने उससे जो कुछ भी कहा था वो सब वो कब का भूल चुकी है। हाँ, सुट्टू रुक जाना प्लीज, कितना मजा आएगा ना, हम चारों इकट्ठे यहाँ एक साथ मस्ती करेंगे। अरे वैसे भी ऐसे मौके बार बार कहाँ मिलते हैं जब हमारी पूरी फैमिली एक साथ हो। तुम सब तो हमेशा काम में बिजी रहते हो, सेजल ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। उसने तेजी से आगे बढ़ते हुए सोनल का हाथ पकड़ लिया और खुशी से चहकती हुई बोली, मैं आज मेरी शोना के साथ सोऊंगी, हम दोनों माँ बेटी पूरी रात बातें करेंगी। हाँ? उसका इतना कहना था कि उत्कर्ष और सिद्धार्थ ने एक दूसरे की तरफ देखा और हड़बड़ाते हुए एक साथ चिल्लाए, बिल्कुल नहीं। उन दोनों के सडन रिएक्शन से सोनल और सेजल दोनों ही चौंक कर उनकी तरफ देखने लग गई थी। उत्कर्ष इस बात से परेशान थे कि सेजल के बिना उनको नींद कैसे आएगी। वहीं सिद्धार्थ का दिमाग अलग ही ट्रैक पर था। उसे सोनल पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। सेजल के सामने वो वैसे ही इतनी इमोशनल हो जाया करती है, कहीं अगर उसने गलती से उनके सामने मुंह खोल दिया और सेजल को पता चल गया कि उनकी शादी कोई लव मैरिज नहीं बल्कि बस एक डील है जिसमें वो दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रही हैं, तो क्या होगा? और फिर अगर वो यहाँ आज की रात रुका तो उसे और सोनल को एक साथ एक ही कमरे में रात बितानी पड़ेगी, और ऐसा तो वो हरगिज नहीं होने देगा। सेजल ने एक बार फिर से अपनी बात मनवाने के लिए उत्कर्ष की तरफ बच्चों की तरह मचलते हुए देखा, मगर अपनी प्यारी बीवी की बात मानने के लिए उसे खुद से दूर करना उत्कर्ष को हरगिज मंजूर नहीं था। सिद्धार्थ ने एक और ट्राई किया, मॉम डैड, मुझे सुबह उठकर ऑफिस भी तो जाना होता है और सोनल को भी कॉलेज जाना होगा, सो बेहतर यही होगा कि मैं वापस घर चला जाऊं। हाँ क्यों? ऑफिस तो यहाँ से नहीं जा सकता, कम से कम बहाना तो अच्छा बनाया कर। चल ठीक है, नहीं सोऊंगी मैं शोना के कमरे में, बट एटलीस्ट हम सब साथ में टाइम तो स्पेंड कर सकते हैं ना, बहुत मजा आएगा। सेजल ने अपनी कमर पर हाथ रखकर सिद्धार्थ को घूरते हुए कहा। मॉम हम वो सोनल ने सिद्धार्थ की तरफ एक नजर देखने के बाद कुछ कहने की कोशिश की। वो सेजल का दिल भी नहीं तोड़ना चाहती थी और यहाँ रुकना भी नहीं चाहती थी, सो उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि सेजल को मना कैसे करे। मगर उसके कुछ कहने से पहले ही सेजल ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया और एक्साइटेड होते हुए बोली, शोना बेटा, तुम आज रुकोगी ना यहाँ मेरे लिए प्लीज? मगर सोनल की तरफ से कोई जवाब ना मिलने पर उसने एकदम मासूम सी शक्ल बनाते हुए अपना हाथ उनके आगे करते हुए कहा, मुझे पहले से ही चोट लगी है और मेरी एक छोटी सी बात भी ना मानकर मुझे और हर्ट करोगे तुम दोनों? हाँ बोलो। सिद्धार्थ ने सोनल की तरफ देखा और जैसे उसे उम्मीद थी बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। सोनल इमोशनल होकर सेजल को बस हाँ बोलने ही वाली थी। अब उसे और कोई रास्ता नहीं सूझा तो उसने सोनल को कमर से पकड़ते हुए अपनी तरफ खींच लिया। उसने अपने चेहरे पर एक जबरदस्ती की मुस्कुराहट लाते हुए कहा, मॉम, अरे क्या कर रहे हो आप? अब बात को समझो ना, एक दिन भी नहीं हुआ है हमारी शादी को, आपको तो इस वक्त मुझे और मेरी बीवी को अकेले साथ में टाइम स्पेंड करने देना चाहिए, और आप हैं कि? उसने सेजल के गाल खींचते हुए कहा।
और आप भी किसी नई दुल्हन से कम थोड़ी ना है। तभी मिस्टर कपूर को एक रात के लिए भी आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही है। मुझे भी आप दोनों को डिस्टर्ब करने का कोई शौक नहीं है। ये जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही है। मुझे भी आप दोनों को डिस्टर्ब करने का कोई शौक नहीं है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। सिद्धार्थ ने बड़ी बेशर्मी से सोनल को खुद से चिपकाते हुए ये बात कही थी। सोनल तो हैरानी से उसका मुंह ही देखती जा रही थी। मतलब रत्ती भर भी शर्म नहीं बची है इस आदमी के अंदर। अपने मॉम डैड के सामने ऐसी बातें कौन करता है यार? अपना नहीं तो कम से कम उसका ही ख्याल कर लिया होता सिद्धार्थ ने। सिद्धार्थ की बात सुनकर सोनल का चेहरा शर्म से एकदम लाल हो गया था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था वो कैसे रिएक्ट करे। हाँ नालायक, कुछ तो शर्म कर ले। अपने माँ बाप के सामने कैसे भी बातें किए जा रहा है। कहते हुए सेजल ने उसके सिर पर एक चपत लगा दी। आउच! कहते हुए सिद्धार्थ अपना सिर से हिलाने लगा, मगर उसने सोनल को नहीं छोड़ा। सेजल ने इरिटेट होकर उत्कर्ष की तरफ देखा, जो सिद्धार्थ की बात सुनकर खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाए थे। उत्कर्ष, अगर आप मुझसे जरा सा भी प्यार करते हैं ना, तो इन दोनों से कहिए कि ये यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, सेजल ने एकदम से रूठने वाले अंदाज में पैर पटकते हुए कहा। अब उत्कर्ष ने अपने हाथ खड़ी कर दिया और सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए बोले, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। जो सेजल ने कहा है वही होगा। तुम दोनों आज की रात यहीं रुकने वाले हो। सोनल की हालत इस वक्त बिल्कुल वैसी ही थी जैसे किसी कसाई के हाथ में आ जाने के बाद भेड़ की हो जाती है। सिद्धार्थ के साथ एक ही कमरे में रात बिताने के ख्याल से ही डर के मारे उसकी हालत खराब हो रही थी। उसे अपना एक एक कदम उठाना बेहद मुश्किल लग रहा था। उसके चेहरे पर परेशानी साफ साफ नजर आ रही थी। क्या क्या सच में हमें एक साथ इस कमरे में रहना पड़ेगा? सोनल ने डरते डरते सिद्धार्थ से पूछा। सिद्धार्थ पहले से ही इस बात से चिढ़ा हुआ था। गुस्से से भरकर वो सोनल पर चिल्लाया, तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारे साथ एक ही कमरे में रहने का शौक है? हाँ? ये देखकर सोनल ने हड़बड़ाकर उसके पास आते हुए धीरे से कहा, प्लीज थोड़ा धीरे बोलो, सब सुनेंगे तो क्या सोचेंगे। सोनल बिल्कुल नहीं चाहती थी कि सिद्धार्थ के मॉम डैड को ये सब सुनाई दे। सिद्धार्थ ने इरिटेट होते हुए कहा, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि डैड की कही बात को टाल सके। सो हाँ, हमें आज यहाँ ही रुकना होगा। पता नहीं कैसे कटेगी ये रात। कहते हुए उसने गुस्से में वहां रखे कॉफी टेबल पर एक लात मार दी, मगर उल्टा उसे ही चोट लग गई और उसने अपना पैर पकड़ लिया। सोनल ने हड़बड़ाते हुए झुककर उसके पैरों की तरफ देखा और परेशान होती हुई बोली, अरे ज्यादा जोर से लग गई क्या तुम्हें? तो तुम ठीक हो ना? सिद्धार्थ ने 2-3 बार जोर से सांस खींची और खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करते हुए कहा, Are you serious? मर्द को दर्द नहीं होता, you know that, right? और फिर एक छोटे से टेबल से मुझे क्या होगा? मगर सोनल को इतना कहने के बाद वो तुरंत दूसरी तरफ मुड़ गया। उसने दर्द के मारे अपनी मुट्ठियां कसते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। भगवान जाने किस लकड़ी का बना हुआ ये कमबख्त टेबल, पैर तोड़ डाला मेरा। सिद्धार्थ मन ही मन झल्ला रहा था। वहीं सोनल को उसकी हालत देखकर बड़ी तेज हंसी भी आ रही थी, मगर उसने अपनी हंसी दबा ली। सिद्धार्थ को और कुछ नहीं सूझा तो वो वहीं रखे आर्म चेयर पर बैठकर और दर्द को बर्दाश्त करने की कोशिश करने लगा। तुम्हें शावर लेना है? उसने सोनल की तरफ देखते हुए पूछा। हालांकि गर्मी इतनी थी कि वो खुद पहले शावर लेना चाहता था, मगर इस पैर के दर्द से मजबूर होकर उसने सोनल को पहले जाने को कहा। हाँ, इतनी गर्मी में वैसे भी हालत खराब हो जाती है, बिना शावर के तो नींद ही नहीं आएगी। सोनल ने तुरंत जवाब दिया, ओके, वैसे भी इस रूम में अटैच बाथरूम है, तुम पहले बाथरूम यूज कर लो। सिद्धार्थ ने बैठे बैठे ही कहा, तुम्हारे पास कोई साफ ड्रेस है जो मैं पहन सकूं? सोनल अपने कपड़े तो लाई नहीं थी, सो उसने सिद्धार्थ से पूछा। ऑब्वियसली पूरे दिन की भागदौड़ और फिर पूरी तरह बर्बाद हो चुके किचन की सफाई के बाद वो उन्हीं कपड़ों में तो बिल्कुल नहीं सोना चाहती थी। अब हाँ, यहाँ कपबोर्ड में कुछ कपड़े हैं, उनमें से एक बाथरोब ले लो। एटलीस्ट इस सिचुएशन में मैं एक रात के लिए तो दे ही सकता हूँ। मगर इसके साथ ही उसने रूखे अंदाज में उसने सोनल को ये भी सुना दिया कि अमन और विनय के बाद वो तीसरी सबसे लकी शख्स है जिसे द ग्रेट बिजनेसमैन सिद्धार्थ रॉय कपूर का बाथरोब पहनने का सौभाग्य मिला है। सोनल को उसका बचपना देखकर फिर से हंसी आ रही थी। वो मुस्कुराते हुए कबर्ड की तरफ बढ़ गई। कबर्ड को खोलकर उसने अंदर टंगा एक बाथरूम बाहर निकाल लिया, मगर उसे देखते ही उसे समझ में आ गया था कि ये किसी काम का नहीं है। उसने उसे अपनी बॉडी के साथ कंपेयर करके देखा। उस बाथरूम का साइज इतना ज्यादा बड़ा था कि उसका एक बड़ा पोर्शन जमीन पर पड़ा हुआ था। अब सिद्धार्थ, और कोई दूसरा नहीं है क्या? ये वाला बहुत ज्यादा बड़ा है। सोनल ने सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए पूछा। हाँ, तो तुमसे किसने कहा था इतनी छोटी से रहने के लिए? सिद्धार्थ ने मुंह बनाकर उसके एक हाथ से अपना बाथरूम वापस लेते हुए कहा, एक्सक्यूज मी। सोनल को ऐसा महसूस हुआ जैसे गुस्से के मारे उसका पूरा खून खोलने के बाद भाप बनकर उसकी बॉडी से बाहर जा रहा है। तुमसे किसने कहा था इतने ज्यादा लंबे होने के लिए? हाँ, उसने सिद्धार्थ के करीब आते हुए उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए गुस्से में कहा। सोनल की हाइट मुश्किल से सिद्धार्थ के कंधों तक आती थी। ऊपर से वो जितनी दुबली पतली सी थी, सिद्धार्थ उतना ही ज्यादा लंबा चौड़ा था। तो जाहिर है सिद्धार्थ के सारे कपड़े उसके लिए लार्ज नहीं, एक्स्ट्रा लार्ज थे। सोनल ने अपनी एक्सरे वाली नजर से पूरे कबर्ड को एक बार सर्च किया और फिर तेजी से सिद्धार्थ की एक व्हाइट कलर की शर्ट खींचकर बाहर निकाल ली। मगर जैसे ही वो उस शर्ट को अपने करीब लेकर आई, उसकी धड़कनें तेज होने लगी। उसमें से सेम वैसी ही स्मेल आ रही थी जैसे उसे हमेशा सिद्धार्थ के आसपास होनी पर आती थी। उसे पहनने के ख्याल भर से ही उसे घबराहट हो रही थी, मगर इस वक्त दूसरा और कोई ऑप्शन भी नहीं था। सो उसने वो शर्ट ली और दौड़ती हुई बाथरूम में घुस गई। सिद्धार्थ को दरवाजा बंद होने की तेज आवाज सुनाई दी और उसने राहत की सांस ली। कुछ ही पलों के बाद सिद्धार्थ को अंदर से पानी गिरने की तेज आवाज सुनाई देने लगी। अंदर से बार बार छप छप छपाक छपाक की तेज आवाज सुनते हुए अब सिद्धार्थ और परेशान हो रहा था। उसके पैर का दर्द एकदम ठीक हो चुका था। अब वो भी बस
जल्दी से शावर लेकर सोना चाहता था। उसने बोर होते हुए एक बार बाथरूम की तरफ नजर घुमाई। फ्रॉस्टेड ग्लास में से उसे सोनल की धुंधली सी इमेज नहाते हुए नजर आ रही थी। उसने घबराकर अपनी नजरें फेर ली। कुछ पलों के बाद उसने एक बार फिर उस तरफ नजर डाली। अब बेचैनी से उसकी सांसें तेज होने लगी थी, यहाँ तक कि उसे पसीना भी आने लगा था। ये कमरा अचानक से इतना गर्म क्यों होता जा रहा है? एसी काम क्यों नहीं कर रहा? इरिटेट होकर वो एसी के पास जाकर उसे देखने लगा। उसमें से ठंडी हवा की लहरें निकलकर पूरे रूम को ठंडा कर रही थी। मगर सिद्धार्थ पूरी तरह पसीने से तरबतर हो चुका था। उसने फौरन अपनी सिगरेट उठाई और तेजी से रूम से बाहर निकल गया। अब इस रूम में उसका एक पल भी और रुकना मुश्किल हो गया था। रूम से लगी बालकनी में खड़े होकर उसने चैन की सांस ली। उसने फौरन अपनी सिगरेट जलाई और लंबे लंबे कश लेते हुए खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगा। 10 मिनट के अंदर वो 3 सिगरेट खत्म कर चुका था। सोनल ने बाथरूम से बाहर निकलते हुए पूछा, अब तुम्हें भी शावर लेना है? उसने कमरे में इधर उधर नजरें दौड़ाई, मगर सिद्धार्थ को वहां कहीं ना पाकर उसकी नजरें सीधे बालकनी की तरफ मुड़ गई। मेरा हो गया, तुम चाहो तो बाथरूम यूज कर सकते हो। सोनल की आवाज सुनकर सिद्धार्थ ने पीछे पलटकर उसकी तरफ देखा। वो इस वक्त बालकनी के स्लाइडिंग डोर को अपने एक हाथ से पकड़कर खड़ी थी। उसने इस वक्त केवल सिद्धार्थ की व्हाइट शर्ट पहन रखी थी। हालांकि ये भी काफी था, क्योंकि ये शर्ट भी उसके घुटनों तक ही आ रही थी। सिद्धार्थ की नजरें फिसलते हुए नीचे की तरफ चली गई, जहां उसके एकदम गोरे गोरे से फाइनली शेप्ड पैर नजर आ रहे थे। सिद्धार्थ की नजरें चाहकर भी वहां से हट नहीं रही थी। व्हाइट शर्ट का कपड़ा काफी पतला था, इस वजह से सिद्धार्थ को शर्ट के नीचे पहने उसके ब्लैक इनरवेयर साफ साफ नजर आ रहे थे। सोनल बाथरूम से निकलकर सीधा उसी के पास चली आई थी। उसके बाल अभी भी पूरी तरह गीले थे और उनसे पानी की बूंदें मोतियों की तरह फिसलती हुई सोनल की सुराहीदार गर्दन से गुजरकर उसकी शर्ट की गहराइयों में समा रही थी। सिद्धार्थ का मुंह अब सूखने लगा था। उसने बड़ी मुश्किल से सोनल पर से अपनी नजरें हटाई। अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश में उसने कब अपने हाथों में पकड़े सिगरेट को मसलकर तोड़ डाला, उसे पता भी नहीं चला। सिद्धार्थ मन ही मन कसमसा रहा था। कितनी इनोसेंट सी शक्ल बनाकर ये लड़की मुझसे ये कहने आई है कि इसने शावर ले लिया है। शाओ माय फुट, ये लड़की ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है। जानबूझकर इसने मेरी शर्ट पहनी, जानबूझकर मेरे पास आने से पहले इसने अपने बालों को नहीं सुखाया और अब जानबूझकर उसके सामने इस तरह आकर खड़ी हो गई है। अब सिद्धार्थ को खुद पर गुस्सा आ रहा था। क्यों उसने सोनल को शावर लेने के लिए पूछा? और पूछा तो पूछा, उसे अपनी शर्ट क्यों पहननी थी? उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे, नाक, कान सबसे तेज गर्मी निकल रही हो। उसने अपनी तेज होती हुई सांसों पर काबू पाने की कोशिश करते हुए अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश की। सोनल हैरानी से सिद्धार्थ के पल पल बदलते चेहरे को देख रही थी। वो तो शावर लेने के बाद शर्ट पहनकर सिद्धार्थ के पास ये सोचकर चली आई थी कि कहीं उसकी ज्यादा देर तक बाथरूम यूज करने की वजह से वो परेशान ना हो गया। उसने एक बार भी आईने में खुद को नहीं देखा था, मगर अब सिद्धार्थ के एक्सप्रेशन से उसे लग रहा था कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं पहन लिया है। अब वो भी थोड़ी सी नर्वस होने लगी थी। उसने अपनी नजरें झुकाते हुए अपने दोनों पैरों को एक दूसरे से सटाते हुए शर्ट को थोड़ा और नीचे खींचकर पैरों को कवर करने की कोशिश की। अब सिद्धार्थ आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। डेफिनेटली ये लड़की ये सब कुछ उसके साथ जानबूझकर कर रही है। उसने गुस्से में एक बार सोनल की तरफ देखा और तेजी से रूम के अंदर चला गया, मगर जाते जाते उसने सोनल को जानबूझकर जोर से टक्कर मारते हुए अपना गुस्सा निकाल ही लिया। आउच! सोनल ने दर्द से कसमसाते हुए अपना कंधा एक हाथ से दबाया। इधर देखने की हिम्मत भी मत करना, समझी तुम? कहते हुए सिद्धार्थ सीधे कबूत तक गया, वहां से अपने लिए एक बाथरूम निकाला और गुस्से में बाथरूम के अंदर घुस गया। पीछे से उसने इतनी जोर से खटखट दरवाजा बंद किया कि सोनल भी एक पल को घबरा गई। अपने कंधे दबाते हुए वो मन ही मन सिद्धार्थ को कोस रही थी। न जाने अचानक इस आदमी को हो क्या जाता है। सोनल का भी मूड खराब हो चुका था। बुझे मन से वो भी वापस कमरे के अंदर आ गई। उसने एक नजर बड़े से कमरे में घुमाते हुए उसे पूरा देखा और फिर उसकी नजरें वहां पड़ी किंग साइज बेड पर जाकर रुक गई। उसे देखते हुए एक बार फिर से उसके दिल की धड़कनें तेज होने लगी थी। क्या सच में आज उसे सिद्धार्थ के साथ ये बेड शेयर करना पड़ेगा? सोनल को नींद तो बहुत आ रही थी, मगर सिद्धार्थ अभी बाथरूम में ही था। उसके बाहर आने से पहले खुद ही जाकर उसके बेड पर सो जाना शायद सही नहीं होगा। ये सोचकर सोनल ने कबर्ड में से एक टॉवल निकाला और उससे अपने गीले बालों को सुखाने लगी। सोनल इस वक्त उसी आर्म चेयर पर बैठी हुई थी जिस पर कुछ देर पहले सिद्धार्थ बैठा हुआ था। वहां बैठे बैठे वो खुद को तसल्ली देने लगी। कुछ नहीं होगा सोनल, बस आज रात की ही तो बात है। कुछ ही मिनट बीते होंगे कि उसे बाथरूम से पानी के गिरने की आवाज आनी शुरू हो गई। आवाज से चौंकते हुए उसने सिर उठाकर एक नजर बाथरूम की तरफ डाली और उसे जैसे 440 वोल्ट का करंट लग गया। मारे घबराहट के वो अपनी जगह पर जैसे झमसी गई थी। बाथरूम के फ्रॉस्टेड ग्लास में से उसे सिद्धार्थ की धुंधली सी छवि नहाती हुई नजर आ रही थी। सोनल अब शर्म से पानी पानी हुई जा रही थी कि अंदर जाने से पहले उसका ध्यान इस फ्रॉस्टेड ग्लास पर क्यों नहीं गया। उसने धूप निकलते हुए एक बार फिर उस तरफ अपनी नजरें घुमाई। बाथरूम में लगे फ्रॉस्टेड ग्लास का नीचे का हिस्सा पूरी तरह ऑब्स्क्योर था। वहां से कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, मगर ऊपर का हिस्सा काफी हद तक ट्रांसपेरेंट था। उसे सिद्धार्थ की परफेक्टली शेप्ड बॉडी एकदम साफ साफ नजर आ रही थी। सोनल ने घबराते हुए एक बार अपने सीने की तरफ देखा और घबराकर दोनों हाथों से खुद को कवर कर लिया। जब से वो बाथरूम के अंदर गई थी, सिद्धार्थ बिल्कुल इसी जगह बैठा हुआ था जहां इस वक्त वो बैठी हुई थी। मतलब उसने उसे ये सोचकर ही सोनल शर्म से जमीन में गड़ी जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बॉडी का सारा खून आकर उसके चेहरे में जमा होता जा रहा था। शर्म से उसका पूरा चेहरा लाल हुआ जा रहा था। उसने याद करने की कोशिश की, नहाते वक्त उसने कहीं कोई ऐसी वैसी हरकत तो नहीं करती। शायद तभी सिद्धार्थ उस पर इतना ज्यादा भड़क रहा था। घबराहट
घबराहट में वो अपने नाखून चबाती हुई याद करने की कोशिश कर रही थी, मगर अब उसका दिमाग जरा भी काम नहीं कर रहा था। नहीं नहीं सोनल, घबरा मत। तूने ये खुद देखा ना, जब तू बाहर आई थी तब वो बालकनी में खड़ा था। उसने तुझे नहीं देखा। तू बेकार में ही इतना ज्यादा सोच रही है। सोनल खुद को शांत करने की कोशिश करने लगी, मगर फिर उसे सिद्धार्थ के वो आखिरी शब्द याद आए जो उसने बाथरूम में घुसने से पहले कहे थे। इधर देखने की हिम्मत भी मत करना, समझी तुम? सिद्धार्थ की बात याद आते ही उसके पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई। इसका मतलब उसने उसे देखा था। अब क्या करे वो? उसका मन हो रहा था यहाँ से कहीं भाग जाए और दोबारा कभी सिद्धार्थ के सामने लौट कर ना आए। घबराहट में एक बार फिर उसकी नजर बाथरूम की तरफ गई, मगर इस बार सिद्धार्थ को देखते ही जैसे वो सब कुछ भूल गई और उसकी नजरें वहीं पर जाकर ठहर गई। सिद्धार्थ शावर के नीचे खड़ा होकर खुद को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा था। उसकी फाइनली शेप्ड एथलेटिक बॉडी यंग लड़कों के लिए हर तरह से आइडियल थी। शावर से निकलने वाला पानी बिल्कुल फ्री अंदाज में उसके चेहरे से होते हुए उसकी मस्कुलर बॉडी पर से ऐसे गुजर रहा था जैसे ऊंचे नीचे रास्तों से होकर कोई नदी बह रही हो। एक ही समय में वो जितना वाइल्ड और रेस्टलेस लग रहा था, उससे कहीं ज्यादा सेक्सी भी नजर आ रहा था। हालांकि सोनल को केवल उसकी अपर बॉडी ही दिख रही थी, मगर फिर भी ये नजारा देखकर उसकी सांसें अटकने लगी थी। न चाहते हुए भी उसकी नजरें नीचे की तरफ चली गई, मगर थैंक्स टू द ऑब्सक्योर ग्लास उसकी वजह से कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उसने खुद ही अपने हाथों से गालों को थपथपाते हुए जैसे अपने को होश में लाने की कोशिश की। सोनल, क्या हो गया है तुझे? कंट्रोल कंट्रोल, ऐसे ख्याल अपने मन में भी लाना पाप है। मगर खुद को रोकते रोकते भी दोबारा उसकी नजर उसकी तरफ चली गई। सोनल को ऐसा महसूस होने लगा था जैसे अचानक पूरे कमरे का टेम्परेचर बढ़ गया है। उसका गला सूखने लगा था। उसने धूप निकलने की कोशिश की, मगर गला जैसे जाम हो गया था। उधर शावर के नीचे खड़ा सिद्धार्थ लगातार ठंडे पानी के नीचे खड़े रहकर खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। वो काफी देर तक ऐसे ही खड़ा रहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसका बाहर जाने का कोई इरादा ही नहीं था। फाइनली करीब आधे घंटे के बाद उसने शावर बंद किया और अपना बाथरूम पहनते हुए बाथरूम से बाहर आ गया। बाहर आने के बाद उसकी नजर सबसे पहले सामने आर्म चेयर पर बैठी सोनल पर गई, जो अब तक अपनी आंखें फाड़े और मुंह खोले बाथरूम की तरफ ही देखी जा रही थी। उसे वहां देखकर सिद्धार्थ का वापस दिमाग खराब हो गया। गुस्से से तेजी में चलता हुआ वो उसके सामने आकर खड़ा हो गया, मगर सोनल को तो जैसे अब तक कोई होश ही नहीं था। सिद्धार्थ ने अपने चेहरे पर एक नकली मुस्कान लाते हुए पूछा, पूरी फिल्म देख ली आपने? मजा आया? सोनल ने वैसे ही खोए हुए अंदाज में बाथरूम की तरफ देखते हुए जवाब दिया, हाँ बहुत मजा आया। सोनल मेहता, बोला था ना मैंने इधर मत देखना। सिद्धार्थ गुस्से से दांत पीसता हुआ बोला। उसकी तेज आवाज सुनकर सोनल तुरंत होश में आ गई। उसने घबराते हुए एक नजर सिद्धार्थ पर डाली और फिर बाथरूम की तरफ देखा। ये बाहर कब आया? हे भगवान, मुझे पता भी नहीं चला। ना जाने अब ये क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। सोनल मन ही मन खुद को गालियां दे रही थी। नर्वसनेस से अब सोनल का पूरा चेहरा लाल हो गया था। सिद्धार्थ तो एकदम से स्पीचलेस हो गया था, ये देखकर कि सोनल वहां से जाने के बजाय आराम से बैठकर उसे इस तरह नहाते हुए देख रही थी। जिस वक्त वो बाथरूम से बाहर आया था, सोनल को अपनी आंखें फाड़े ब्लैंक एक्सप्रेशंस के साथ बाथरूम की तरफ देखते देखकर ही उसकी पूरी बॉडी में जैसे करंट की एक लहर दौड़ गई थी। सोनल की नजरें उसे एकदम से अनकंफर्टेबल कर रही थी। उसने अपनी मुट्ठियां कसते हुए गहरी सांस ली और सोनल की तरफ झुकते हुए उसने अपने एक हाथ से उसका चेहरा पकड़ लिया। घबराहट से सोनल की आंखें एकदम से बड़ी बड़ी हो गई थी। सिद्धार्थ ने सीधे उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, सब कुछ देख लिया तुमने? सोनल ने बिना सोचे समझे हाँ में सिर हिला दिया, मगर जैसे ही उसे होश आया, घबरा कर ना में अपना सिर हिलाते हुए वो बोली, नहीं 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 नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ को और ज्यादा गुस्सा आने लगा था। I'm sure जितना तुमने देखा है वो तुम्हारे लिए काफी नहीं होगा। तुम कहो तो मैं इस मूवी को तुम्हारे लिए कंटिन्यू कर दूं? क्या क्या करने वाले हो तुम? हाँ। सोनल ने थूक निकलते हुए पूछा। सिद्धार्थ ने अपने बाथरूम का बेल्ट खोलते हुए कहा, यहाँ बाहर से क्लियरली तो तुम्हें कुछ भी दिखा नहीं होगा ना, सो मैं तुम्हारी सहूलियत के लिए पूरी मूवी यही बेडरूम में चला देता हूँ, क्यों? सोनल ने घबराकर अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया और उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, नहीं प्लीज मत करो ये सब। मगर सिद्धार्थ और भी ज्यादा झुकते हुए उसके बेहद करीब आ गया। उसने धीरे से उसके कान में फुसफुसाते हुए पूछा, क्या नहीं करूं मैं? सिद्धार्थ इस वक्त सोनल के इतने करीब था कि उसे उसकी गर्म सांसें तक अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी। सोनल का दिल सुपर फास्ट स्पीड से धड़कने लगा था। उसने अपने एक हाथ से उसे पीछे धकेलने की कोशिश करते हुए अपने दूसरे हाथ से अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे कुछ नहीं देखा, प्लीज प्लीज मत करो प्लीज। सोनल ने लगभग रुआंसा होते हुए कहा, क्यों? अब क्यों डर लग रहा है? अभी कुछ देर पहले तो तुम यहाँ बैठकर एंजॉय कर रही थी। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि तुम भी ऐसे छुप छुप कर लड़कों को देखती होगी। सिद्धार्थ कहते हुए एकदम पीछे हट गया। उसके हटते ही सोनल की जान में जान आई। उसने अपनी आंखों पर से अपना हाथ हटाते हुए धीरे से कहा, नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही थी। यह सुनकर सिद्धार्थ का गुस्सा और भड़क गया। उसे इस बात पर सबसे ज्यादा गुस्सा आता था जब लोग गलती करने के बाद उसे एक्सेप्ट करने से डरते थे, जबकि सिद्धार्थ ने खुद अपनी आंखों से देखा था कि सोनल न केवल एकटक बाथरूम की तरफ देखे जा रही थी, बल्कि वो उसे देखने में इतनी खो गई थी कि उसे उसके बाहर आने तक का पता नहीं चला था। अच्छा, नहीं देख रही थी तुम? सिद्धार्थ वापस उसके करीब आते हुए बोला, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी इस हैंडसम सी बॉडी पर अपनी बुरी नजर डालने की? हाँ,
नहीं, ये सच नहीं था। सोनल ने न केवल नजरें कहाँ डाली थी सिद्धार्थ की बॉडी पर, उसने तो उसकी बॉडी के एक एक फीचर को न केवल देखा बल्कि आंखों ही आंखों में फील भी कर लिया था। ये सब देखते हुए उसकी क्या हालत हुई थी ये बस वही जानती थी। लेकिन ये बात अगर वो सिद्धार्थ के सामने एक्सेप्ट कर लेती ना, तो शायद शर्म के मारे वही मर जाती। सिद्धार्थ की नजरों में तो वो बाद में गिरेगी, उससे पहले वो खुद ही अपनी नजरों में गिर जाएगी। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही थी। तुम्हें जरूर कोई वहम हुआ है, सोनल ने अपनी नजरें फेरते हुए कहा। इसके साथ ही उसने सिद्धार्थ को ऊपर से लेकर नीचे तक उसी अंदाज में घूरते हुए कहा, और वैसे भी तुम्हारी इस बोरिंग बॉडी की तरफ मैं तो क्या कोई लड़की नहीं देखना चाहेगी। उसका इतना कहना था कि सिद्धार्थ की आंखों में जैसे खून उतर आया। एक्सक्यूज मी, सिद्धार्थ ने दांत पीसते हुए उसकी तरफ देखा। क्या ये लड़की उसकी एक्सट्रीमली हॉट फिजिक का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रही है? वो बॉडी जिस पर लड़कियां मरती हैं, वो बॉडी जिस पर उसे हद से ज्यादा प्राउड फील होता है, उसे ऐसे देखने भर से सोनल एकदम से सहम गई। मैं बस सच्चाई बता रही हूँ तुम्हें। मेरे कॉलेज की तरफ से जो मेल मॉडल्स फैशन डिजाइनिंग के लिए हायर किए जाते हैं ना, उनके सामने तो तुम कुछ भी नहीं हो, सोनल ने अब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा। सोनल डिजाइनिंग का कोर्स कर रही थी, जिसके लिए ड्राइंग का आना पहली शर्त थी। टाइम टू टाइम उसे उन मेल मॉडल्स के न्यूड स्केचेस भी बनाने पड़ते थे। उसकी क्लास में मौजूद दूसरी फीमेल स्टूडेंट्स अक्सर उन मॉडल्स के लुक्स और फिगर पर क्लास के बाद कमेंट्स करती रहती थी, मगर सोनल ने कभी इस गॉसिप में पार्टिसिपेट नहीं किया था। जब भी वो कोई स्केच तैयार करती थी तो उसमें अपनी कला को पूरी तरह खोलकर सामने लाने के अलावा शायद ही कोई और ख्याल उसके दिमाग में आता था। तो फिर आज सिद्धार्थ को देखकर क्यों वो खुद को संभाल नहीं पाई थी? सिद्धार्थ ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए पूछा, दैट मींस तुम पहले भी ऐसे ही लड़कों को बिना कपड़ों के देख चुकी हो? उसकी आवाज में मौजूद गुस्से को महसूस करके सोनल की घबराहट और बढ़ गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। उसे चुप देखकर सिद्धार्थ ने नाराजगी से भरकर कहा, तुम्हारी पहली गलती, तुमने अपनी गलती मानने से इनकार किया। फिर दूसरी गलती, मेल मॉडल्स, वो भी मुझसे ज्यादा फिट, तुमने न्यूड देखा उन्हें? आर यू सीरियस? सोनल को चुप देखकर सिद्धार्थ ने अपने दांत पीसते हुए कहा, लगता है आज तुम्हें एक लाइफ लॉन्ग लेसन देना ही पड़ेगा ताकि तुम दोबारा ऐसी गलती ना करो। What lesson? सोनल की आवाज में डर और कंफ्यूजन दोनों झलक रहा था, जिसे महसूस करते हुए सिद्धार्थ के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई थी। उसने तेजी से झुकते हुए सोनल को उसकी कमर से पकड़कर अपनी बाहों में खींच लिया और फिर उसे घुमाते हुए सॉफ्ट से बड़े से बेड पर लगभग पटक दिया। सोनल को अचानक से पूरी दुनिया घूमती हुई नजर आने लगी थी। सिद्धार्थ इस वक्त उसके ऊपर था। उसने सोनल को इतनी जोर से बेड के साथ लगाकर प्रेस कर रखा था कि वो हिल भी नहीं पा रही थी। सोनल उसके इस सडन मूव से एकदम शॉक रह गई थी। कुछ पल बाद जब उसके होश ठिकाने आए तो उसने छूटने के लिए स्ट्रगल करना शुरू कर दिया। क्या कर रहे हो तुम? सोनल हाथ पैर मारने की कोशिश करते हुए बोली, मगर सिद्धार्थ तो जैसे उसकी कोई भी बात सुनने के मूड में ही नहीं था। उसने अपने एक हाथ से उसकी कमर को कसकर पकड़ते हुए उसके एकदम से लाल हो चुके गालों को अपने दूसरे हाथ से थपथपाया। फिर अपने चेहरे पर अफसोस लाते हुए उसने कहा, इतने मजे से तुम यहाँ बैठकर मुझे नहाते हुए देख रही थी, तो अब इस बात की जिम्मेदारी लेने से क्यों भाग रही हो? कौन सी जिम्मेदारी? सोनल ने कांपती हुई आवाज में पूछा। हमारी अभी अभी शादी हुई है सोनल, हमने अभी तक सुहाग रात भी नहीं मनाई है। ऐसी रूखी सूखी और बोरिंग शादी भी कोई शादी हुई बना? चलो हम दोनों आज इस काम को भी पूरा कर लेते हैं। हाँ, क्या कहती हो, बोलो? सिद्धार्थ ने प्यार से उसे देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर हैरानी के मारे सोनल की आंखें फैल गई। वो उससे खुद को छुड़ाने के लिए और ज्यादा ताकत लगाने लगी, मगर सिद्धार्थ के मजबूत हाथों से छूटना इतना आसान कहाँ था। सिद्धार्थ तुम पागल हो गए हो, छोड़ो मुझे, छोड़ो वो, छोड़ो। सिद्धार्थ ने उसके होंठों पर उंगली रखकर धीरे से उसके कानों में बोला, बहुत जल्दी तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कितना पागल हूँ। ये कहते हुए उसने धीरे से अपनी बाथरूम की बेल्ट खोलना शुरू कर दिया। सोनल की ये देखकर सांसें ही अटक गई थी। उसने तुरंत घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली। सोनल ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, मगर सिद्धार्थ ने धीरे से बाथरूम को अपने कंधे से नीचे करना शुरू कर दिया। सिद्धार्थ प्लीज डोंट डू दिस, आई एम स्कैर्ड सिद्धार्थ, प्लीज डोंट डू दिस, प्लीज। सोनल ने बेबसी से कहा। सिद्धार्थ ने उसके हाथों और पैरों को बुरी तरह जकड़ रखा था। वो बार बार छटपटाते हुए उससे छूटने की कोशिश कर रही थी। सिद्धार्थ को उसे इस तरह तंग करने में मजा आ रहा था, मगर जब वो उससे छूटने के लिए स्ट्रगल करने लगी तो उन दोनों की बॉडी बार बार एक दूसरे से टकराने लगी। कहाँ वो सोनल को परेशान करने के लिए ये सब कर रहा था, अब वो खुद ही अनकंफर्टेबल होने लगा था। हिलना बंद करोगी तुम? उसने गुस्से में सोनल को डांटते हुए कहा। उसकी आवाज सुनकर सोनल ने अपनी बंद आंखें खोल दी। उसकी आंखों में इस वक्त आंसुओं के साथ साथ डर मौजूद था। सिद्धार्थ के मजाक से वो एकदम से पैनिक हो गई थी। गुस्से से भरकर वो भी सिद्धार्थ पर चिल्ला उठी, क्यों हिलना बंद करो ताकि तुम मेरे साथ जो चाहो वो आराम से कर सको। सिद्धार्थ ने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हें लगता है मुझे तुम्हारे साथ कुछ करने का शौक है? कहते हुए उसने सोनल को गुस्से में दूसरी तरफ धकेलकर खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लिया। उसके हटते ही सोनल ने राहत की सांस ली, मगर उसे अब तक सिद्धार्थ पर गुस्सा आ रहा था। खुद को रोकते रोकते भी उसके मुंह से निकल गया, तुम्हारी जैसे घटिया आदमी मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने गुस्से में एक बार पलटकर उसे देखा। मैं घटिया आदमी हूँ? उसने सोनल को तीखी नजरों से देखते हुए पूछा, मगर फिर अचानक उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। फाइन,
फिर से उसके साथ वही सब करने वाला है? ये सोच सोच कर ही अब वो अपने कहे हुए वर्ड्स पर पछता रही थी। सिद्धार्थ पलटकर एक बार फिर से उसके करीब आ गया था। सोनल मन ही मन अपने कहे वर्ड्स पर पछता रही थी। सिद्धार्थ ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, इसी वक्त बेड से नीचे उतरो। व्हाट? सोनल उसकी बात सुनकर बुरी तरह चौंक गई थी। आई सेड नीचे उतरो, आज रात तुम जमीन पर सोगी। सिद्धार्थ ने एक तिरछी मुस्कान के साथ सोनल से कहा। मन मारकर वो चुपचाप बेड से उतरकर जमीन पर आकर सोने की कोशिश करने लगी। रात भर वो इधर उधर करवटें लेती रही। सुबह जब वो उठी तो उसके पूरे पीठ में दर्द हो रहा था। वहीं सिद्धार्थ आराम से पूरे बेड पर अकेले पसर कर सोया हुआ था। पूरे दिन सोनल को जितनी बार भी उसकी रात की हरकत याद आई ना, उसका खून गुस्से से खौलता रहा। एक तो उसने सोनल के साथ ऐसा घटिया मजाक किया, ऊपर से उसे ही नीचे जमीन पर सोने को मजबूर भी किया। लड़कियों के साथ कैसे पेश आते हैं ये तो जैसे इस आदमी को मालूम ही नहीं है। इतना भी पत्थर दिल कैसे हो सकता है कोई? जस्ट बिकॉज़ सोनल ने गलती से उसे नहाते हुए देख लिया, वो ऐसे बिहेव करेगा उसके साथ, जबकि खुद सिद्धार्थ ने भी उसे नहाते हुए देखा होगा, मगर अब खुद बड़ा शरीफ होने का दिखावा कर रहा है। कल रात के इस बाथरूम सीन के बाद सोनल अभी भी बहुत एम्बैरेस्ड फील कर रही थी। लास्ट टाइम होटल में उनके बीच जो कुछ भी हुआ था, एटलीस्ट उस टाइम वो दोनों नशे में थे। दोनों को ही इस बारे में कुछ भी याद नहीं था। मगर कल रात वो दोनों ही पूरे होश और आवाज में थे। उसके बाद सिद्धार्थ ने बजाय उसे सपोर्ट करने या कंफर्टेबल फील कराने के, उसके साथ वो बेहुदा मजाक किया। उससे भी उसका मन नहीं भरा तो उसे जमीन पर सोने को मजबूर किया। अपने गुस्से और एम्बैरेसमेंट के चलते सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम ना तो उसने सिद्धार्थ से नजरें मिलाई और ना ही उससे कोई बात की। वहीं सिद्धार्थ को तो जैसे इन सबसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो वापस अपने उसी फुल एटीट्यूड में नजर आ रहा था। उसने चुपचाप अपना खाना खत्म किया और सीधा स्टडी रूम में चला गया। सोनल भी किचन के बाकी काम निपटाने के बाद अपने रूम में जाकर अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट करने लगी। जिंदगी वापस पहले की तरह चलने लगी थी। अब वो रोज घर से कॉलेज आना जाना करने के साथ ही खाना बनाने और साफ सफाई के सारे काम भी करती थी। इतना सब करने के बाद उसके पास बस रात को डिनर के बाद ही कुछ देर का वक्त बचता था, जिसमें उसे अपने कॉलेज के सारे काम निपटाने होते थे। फाइनल एग्जाम्स शुरू होने में बस 15 दिन और बचे थे। सोनल इसके लिए जी जान से मेहनत कर रही थी। स्कूल से लेकर कॉलेज तक उसका परफॉर्मेंस अब तक बेहतरीन रहा था। वो किसी भी हाल में अपना परफॉर्मेंस खराब नहीं होने देना चाहती थी, स्पेशली सिर्फ इसलिए क्योंकि अब वो शादीशुदा थी और सिद्धार्थ के कारण अब उसे घर के सारे काम भी करने पड़ रहे थे। हर बार अपने अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड के कारण सोनल को स्कॉलरशिप भी मिलती थी, मगर अब उसे कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन अब जो हालात थे उनमें अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए उसे स्कॉलरशिप की बहुत जरूरत थी। इससे नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए कम से कम ट्यूशन फीस की चिंता तो दूर हो जाएगी। वो जल्दी से जल्दी अपने असाइनमेंट्स क्लियर कर रही थी। वैसे भी असाइनमेंट्स कुछ खास मुश्किल नहीं थे। उस पर भी सोनल जैसी ब्रिलियंट स्टूडेंट के लिए तो ये बाएं हाथ का खेल था। मगर जब उसकी नजर कंप्यूटर ड्राइंग क्लास पर गई तो वो अपना सिर पकड़कर बैठ गई। जाहिर है इसे पूरा करने के लिए उसे एक कंप्यूटर की जरूरत थी, मगर उसके पास सिवाय फोन के और कुछ नहीं था। उससे भी बड़ी बात ये टास्क स्पेशली कॉलेज डीन की तरफ से सारे स्टूडेंट्स को दिया गया था, जो स्टूडेंट्स के बीच में डीन कम और डेविल के रूप में ज्यादा जाना जाता था। सोनल का तो ये सोच सोच कर ही दिमाग खराब हो रहा था कि अगर उसने ये टास्क कंप्लीट नहीं किया तो क्या होगा। कोई हैरानी नहीं होगी अगर इस टास्क को स्किप करने पर उसके स्कोर्स बेहद कम हो जाए। घबराहट में वो नाखून चबाते हुए पूरे रूम में इधर से उधर दौड़ रही थी। आखिर में जब उसे कोई दूसरा उपाय नहीं सूझा तो वो सिद्धार्थ के स्टडी रूम की तरफ बढ़ गई। सोनल को पता था कि सिद्धार्थ का लैपटॉप हमेशा वहीं पर पड़ा रहता है। उसने ड्राफ्ट्स मेकिंग के लिए कुछ A4 पेपर पीस लिए और धीरे से जाकर सिद्धार्थ के स्टडी रूम का दरवाजा खटखटाया। हालांकि सोनल उसके पास जाते हुए थोड़ी नर्वस भी हो रही थी। उस बददिमाग आदमी का क्या भरोसा, हो सकता है वो उसे अपना लैपटॉप यूज ही ना करने दे। डोर नॉक करने के बाद सोनल ने कुछ पलों तक इंतजार किया, मगर जब अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो उसने दोबारा जरा जोर से दरवाजा खटखटाया, मगर अभी भी अंदर से कोई आवाज नहीं आई। कहीं सिद्धार्थ सो तो नहीं गया। आखिरकार सोनल ने सोचा उसे एक बार सिद्धार्थ के बेडरूम में जाकर देख लेना चाहिए। उसकी परमिशन के बिना उसकी कोई भी चीज को यूज करना सही नहीं होगा। जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ी, सिद्धार्थ ने स्टडी रूम का दरवाजा खोल दिया। सोनल तुरंत पलट गई और सिद्धार्थ को अपने सामने खड़ा देखकर राहत की सांस लेते हुए बोली, ओह थैंक गॉड तुम अंदर ही थे। मगर अगले ही पल उसे ये भी महसूस हुआ कि सिद्धार्थ ने उसे जानबूझकर इतना वेट करवाया। गुस्सा तो उसे बहुत आया, मगर उसने खुद को कंट्रोल कर लिया। फिलहाल यहाँ गुस्से से नहीं बल्कि प्यार से काम निकलवाने की जरूरत थी। सिद्धार्थ ने इस वक्त अपना एक हाथ अपने पॉकेट में डाल रखा था और दूसरे हाथ से दरवाजे का हैंडल पकड़ रखा था। उसने सोनल पर एक नजर डालते हुए रोकी आवाज में पूछा, यहाँ क्या करने आई हो तुम?
सोनल ने अपनी आवाज में मिठास घोलते हुए पूछा, क्या मैं कुछ देर के लिए तुम्हारा कंप्यूटर यूज कर सकती हूँ? मुझे अपने असाइनमेंट्स के लिए कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी। ज्यादा वक्त नहीं लूंगी तुम्हारा, प्लीज। सिद्धार्थ ने पीछे मुड़कर एक नजर अपने कंप्यूटर पर डाली और फिर तुरंत सोनल की तरफ मुड़ते हुए पूछा, ये अभी करना जरूरी है? तुम अगर अभी यूज कर रहे हो तो इट्स ओके, मैं बाद में कर लूंगी। सोनल सिद्धार्थ को काम में डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, सो उसने सैड फेस बनाते हुए कहा, अब ओके ओके, अंदर आ जाओ और दरवाजा बंद कर दो। सिद्धार्थ ने उसे अंदर आने के लिए रास्ता देते हुए कहा। सोनल ने अंदर आते हुए धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। सिद्धार्थ वापस अपनी डेस्क पर चला गया। चेयर पर बैठते हुए उसने अपने कानों में हेडसेट लगा लिया और लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ देखते हुए बोला, ओके कंटिन्यू। सोनल इस कमरे में पहले भी आ चुकी थी। ऑफ कोर्स उसे बाकी जगहों की तरह यहाँ भी सफाई करनी होती थी। सोनल सिद्धार्थ के डेस्क के पास ही रखे सोफे पर बैठ गई। लैपटॉप की स्क्रीन से निकलने वाली रोशनी सिद्धार्थ के चेहरे पर पड़ रही थी। सिद्धार्थ इस वक्त कॉल पर था मगर ज्यादा कुछ बोल नहीं रहा था। उसे डिस्टर्ब ना हो इसलिए सोनल भी चुपचाप बैठी हुई बस उसे एकटक देखी जा रही थी। सिद्धार्थ ने कई बार कुछ भारी भरकम कॉर्पोरेट वर्ड्स का इस्तेमाल किया जो सोनल के सिर के ऊपर से निकल गए थे। सोनल आज पहली बार उसे काम करते हुए दिख रही थी। वो इस वक्त एकदम सीरियस था और उसका पूरा ध्यान लैपटॉप की स्क्रीन पर था। इस वक्त वो इतना अलग दिख रहा था कि सोनल को लग रहा था जैसे वो इस शख्स को पहचानती ही नहीं है, वरना उसने तो सिद्धार्थ को हमेशा उसे परेशान करते हुए या बचकानी हरकतें करते हुए ही देखा था। आज यहाँ जो बैठा था ना, वो पहले वाले सिद्धार्थ से बिल्कुल अलग था। सोनल तो बस उसे एक टक देखती ही रह गई। उसकी आंखों में एक अलग ही कॉन्फिडेंस और चमक इस वक्त नजर आ रही थी, एक प्राउड फीलिंग जो उसे सक्सेसफुल होने और बाकियों से सुपीरियर होने का एहसास दे रही थी। उसकी नाक एकदम सीधी खड़ी थी और पतले से होंठ इस वक्त जैसे किसी सीरियस डिस्कशन को अंजाम देने की कोशिश में एक दूसरे से लिपटते जा रहे थे। रात हो चुकी थी मगर फिर भी सिद्धार्थ के बाल एकदम परफेक्ट तरीके से स्टाइल थे जो उसके ओवरऑल लुक को कंप्लीट बना रहे थे। गॉड, ही इज सो हैंडसम यार। उसे देखते हुए सोनल के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी। करीब 10 मिनट के बाद उसने अपनी नजरें सोनल की तरफ घुमाई जो अब तक सोफे पर बैठकर उसकी तरफ देखते हुए उसका काम खत्म होने का इंतजार कर रही थी। सिद्धार्थ ने कॉल पर कहा, वेट अ मिनट, आई एम जस्ट कमिंग। इसके बाद उसने हेडफोन उतारकर वहीं डेस्क पर रखा और सोनल के पास आते हुए पूछा, तुम्हारा काम टैबलेट पर हो जाएगा क्या? आई मीन क्यों? सोनल ने थोड़ा चौंकते हुए पूछा, अब तुम्हें ड्राइंग ही करनी है ना? मुझे अभी थोड़ा टाइम और लगेगा, सो अगर तुम्हें टैबलेट पर काम करने में कोई दिक्कत ना हो तो मैं तुम्हें वही लाकर देता हूँ। ओके। सोनल ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। कहते हुए सिद्धार्थ स्टडी रूम से बाहर आ गया। सोनल ने बोरियत से चारों तरफ एक नजर दौड़ाई। यहाँ वहाँ देखते हुए उसकी नजर एक बार फिर से सिद्धार्थ की डेस्क की तरफ चली गई। डेस्क काफी चौड़ा था और उस पर काफी जगह भी खाली थी। सोनल के मन में ख्याल आया कि सिद्धार्थ तो वैसे भी अपने वॉइस कॉल में बिजी रहेगा, तो क्यों ना वो भी उसके डेस्क पर ही बैठकर ड्राइंग कर ले। यहाँ अच्छी खासी रोशनी भी थी और यहाँ पर बैठकर काम करना भी सोफे के मुकाबले ज्यादा कंफर्टेबल था। वो किसी छोटी सी बच्ची की तरह चलते हुए उसके डेस्क के पास पहुंच गई। वहां पहुंचकर वो सिद्धार्थ की चेयर पर एकदम उसी के अंदाज में आकर बैठ गई और चेयर के आर्मरेस्ट पर अपने हाथ टिकाते हुए उसने पहले तो सिद्धार्थ की तरह एकदम रूड सा फेस बनाया और फिर अपनी इस हरकत पर खुद ही हंसने लगी। हंसते हुए उसने एक नजर लैपटॉप की स्क्रीन पर डाली और उसकी सारी हंसी एक पल में गायब हो गई। स्क्रीन पर एक नहीं बल्कि 4 लोग इस वक्त हैरानी से आंखें फाड़े उसे देखे जा रहे थे। वो तो इतनी देर से यही समझ रही थी कि सिद्धार्थ लैपटॉप पर काम करते हुए फोन कॉल पर बात कर रहा है। वो घबराते हुए तुरंत चेयर से उठकर खड़ी हो गई। आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रही है। सोनल ने घबराते हुए कहा। अब उसे समझ में आया सिद्धार्थ दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा था। वो यहाँ वीडियो कॉल पर बिजी था। वहाँ क्या कर रही हो तुम? सिद्धार्थ की आवाज सुनकर सोनल ने हड़बड़ाते हुए पलट कर देखा। वो हाथों में टैबलेट लिए स्टडी रूम के दरवाजे पर खड़ा उसे ही देख रहा था। उसकी आवाज से ही नाराजगी झलक रही थी। हाँ, वो मैं सफाई कर रही थी। घबराहट में सोनल ने तुरंत अपने दुपट्टे से ही डेस्क को साफ करने का दिखावा करते हुए कहा। ओह माय गॉड, कितनी धूल है यहाँ और ये डॉक्यूमेंट्स कितने बिखरे हुए से हैं। सिद्धार्थ ने करीब आकर अपनी आंखें सिकोड़ते हुए उसे बिल्कुल साफ डेस्क पर कपड़ा मारते हुए और पहले से ही अच्छी तरह से अरेंज डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करते हुए देखा तो उसे कुछ शक हुआ, मगर उसने उसे इग्नोर किया और चुपचाप उसके हाथ में टैबलेट थमाते हुए बोला, ये पकड़ो। सोनल का दिल अभी तक जोरों से धड़क रहा था। नर्वसनेस से भरकर उसने एक नकली सी हंसी के साथ कहा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सिद्धार्थ ने कोई रिएक्ट ना करते हुए उंगली से सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहा, जाओ वहां जाकर अपना काम करो। सोफे के सामने बस एक छोटा सा कॉफी टेबल पड़ा हुआ था जो मुश्किल से 1 मीटर की चौड़ाई लिए हुए था। उसने एक बार उस कॉफी टेबल की तरफ देखा और फिर डेस्क की तरफ देखते हुए बोली, सिद्धार्थ मुझे ड्राइंग करनी है ना, तो क्या? सिद्धार्थ ने अपनी भवें चढ़ाते हुए पूछा। अब तो क्या मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारा डेस्क यूज कर लूं? सोनल ने किसी छोटी सी बच्ची की तरह मचलते हुए पूछा। सिद्धार्थ की डेस्क की हाइट एकदम परफेक्ट थी, साथ ही वहां पर रखी चेयर भी एकदम सॉफ्ट और कंफर्टेबल थी। वहां बैठकर काम करने में जितना मजा आएगा ये सोचकर ही सोनल के अंदर खुशी की एक लहर सी दौड़ गई थी। सिद्धार्थ ने अपने हाथ बांधते हुए एक नजर उस पर डाली और अपनी एक प्यारी सी स्माइल से सोनल को घायल करते हुए पूछा, मैं तुम्हें यहाँ बैठने दूंगा? Do you really think so? सोनल ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी ना, एकदम जल्दी से काम खत्म कर दूंगी, प्रॉमिस। मगर सिद्धार्थ ने सख्त आवाज में कहा, कोई जरूरत नहीं है,
चुपचाप उधर सोफे पर बैठकर काम करो। सोनल का सारा जोश ठंडा पड़ गया। उसने नाराजगी से सिद्धार्थ को देखते हुए धीरे से कहा, मगर उसके धीरे से बोलने के बावजूद सिद्धार्थ को उसकी बात सुनाई दे गई थी। लगता है तुम्हें इस टैबलेट की भी जरूरत नहीं है, लाओ इधर दो, ये मुझे वापस दो। कहते हुए उसने सोनल से टैबलेट छीनने की कोशिश की। सोनल ने तुरंत घबराते हुए टैबलेट को कसकर पकड़कर अपने सीने से लगा लिया और लगभग उछलते हुए बोली, नहीं, मुझे चाहिए, चाह रही हूँ ना मैं, धमकी क्यों दे रहे हो? इससे पहले कि सच में सिद्धार्थ उसके हाथ से टैबलेट छीन ले, सोनल तुरंत वहां से हटकर सोफे के पास आ गई। सिद्धार्थ भी वापस आकर अपनी चेयर पर बैठ गया। उसने अपना हेडफोन लगाते हुए स्क्रीन पर एक नजर मारी। कॉल पर मौजूद सारे लोग अब तक उसी तरह हैरानी से सामने देखे जा रहे थे। हेडफोन लगाते ही उसके कानों में रोहित की आवाज जैसे किसी धमाके की तरह गूंजी। सर, वो लड़की कौन थी? उसकी बात सुनते ही सिद्धार्थ ने दांत पीसते हुए एक नजर सोनल पर डाली, जो एकदम आराम से बैठकर ड्राइंग कर रही थी। तो आखिर कांड कर ही दिया इस लड़की ने। कॉल पर मौजूद बाकी लोगों की तो सिद्धार्थ के सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं थी, मगर रोहित तो रोहित था, वो कहाँ चुप रहने वाला था। सो बाकी सब की तरफ से भी उसने सिद्धार्थ से सवाल दाग दिया। सर फाइनली आप भी अपने लिए गर्लफ्रेंड ले आए? उसने दांत दिखाते हुए पूछा। एक्सक्यूज मी? सिद्धार्थ ने झल्ला कर अपनी आंखें सिकुड़ते हुए उसे देखा। क्या सर आप भी अब इतने भी अननोन मत बनिए, हम सबने उस लड़की को देखा है। शी इज रियली वेरी क्यूट एंड ब्यूटीफुल। मुझे तो लगा था आप हमेशा ऐसे ही सिंगल बनकर रहने वाले हो, पर आप तो एकदम से जंगल के शेर की तरह रात को शिकार पर निकल गए। हाँ? सिद्धार्थ ने अपनी एक आंख दबाते हुए कहा। सिद्धार्थ ने दांत पीसते हुए पूछा, तुम्हें बड़ा पता है शिकार के बारे में? थोड़ा एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर नहीं करोगे? What the hell is he talking about? इस क्यूट और ब्यूटीफुल लड़की को अपने पास रखने के लिए उसने बकायदा कोर्ट जाकर मैरिज सर्टिफिकेट बनवाया था, मगर अनफॉर्चुनेटली वो उसे दिखा नहीं सकता था। और शिकारी? अमेजिंग, बस यही सुनना बाकी था। लेकिन अगर वो शिकार भी करना चाहे ना, तो इंडियन लॉ ने इसके लिए भी उसे पूरे अधिकार दे रखे थे। ये तो अच्छा था कि सिद्धार्थ ने हेडफोन लगा रखा था और सोनल रोहित की बातें नहीं सुन सकती थी, वरना यहाँ तो एक अलग ही लेवल का सीन क्रिएट हो जाता आज। रोहित ने सिद्धार्थ के साथ एकदम से फ्रेंडली होते हुए कहा, सॉरी सर, इसमें तो मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, मुझे इन सब चीजों का जरा भी एक्सपीरियंस नहीं है ना, बट आई एम श्योर यू कैन डू इट। उसने एक थम्स अप दिखाते हुए कहा। उसकी बात सुनते ही सिद्धार्थ के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। रोहित, तुम एक काम क्यों नहीं करती? कल सुबह ऑफिस जाकर ना सबसे पहले एचआर से मिलो और उसे एक एप्लीकेशन दो कि तुम इस महीने की अपनी सैलरी में से 50% कपूर्स फाउंडेशन के नाम डोनेट कर रहे हो। सिद्धार्थ ने स्माइल करते हुए रोहित की तरफ देखा। तुरंत रोहित का मुंह बंद हो गया और वो चुपचाप काम पर कॉन्सेंट्रेट करने का दिखावा करने लगा। ओके गाइस, सिद्धार्थ ने हल्का सा खांसते हुए कहा, लेट्स कंटिन्यू। इसके साथ ही सिद्धार्थ अपनी मीटिंग में बिजी हो गया। सोनल तो पहले से ही अपनी ड्राइंग्स में बिजी थी। सोनल का पूरा फोकस अपने काम पर था। बीच बीच में उसे सिद्धार्थ की आवाज सुनाई दी जाती थी, जिसमें वो ज्यादातर सामने वालों के प्रपोजल्स को रिजेक्ट कर रहा होता था। उसकी जगह वो अपने प्रपोजल सुने दे रहा था। उसकी आवाज बहुत ही धीमी और गहरी थी। उसकी आवाज सुनकर सोनल को एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। थोड़ी देर बाद सोनल की ड्राइंग का काम खत्म हो गया, मगर सिद्धार्थ अब भी अपनी मीटिंग में बिजी था। उसे लगा अगर वो यहाँ से जाएगी तो आवाज होने की वजह से सिद्धार्थ डिस्टर्ब हो सकता है। सो वो एकदम चुपचाप वहीं बैठकर उसकी मीटिंग खत्म होने का इंतजार करने लगी, मगर मीटिंग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। न जाने क्या डिस्कस किए जा रहे हैं ये लोग। सोच सोच कर अब सोनल उकता रही थी। सोनल ने एक नजर सिद्धार्थ पर मारी और फिर उसका ध्यान इस बात पर गया कि अभी भी उसके पास कुछ A4 शीट्स बाकी बची हुई हैं। उसके मन में अचानक से एक ख्याल आया और मुस्कुराते हुए उसने एक पेपर और पेंसिल उठा लिया। अगले ही पल उसकी पेंसिल पेपर पर घूमने लगी और पेपर पर उकेरी हुई आड़ी तिरछी लकीरें एक खूबसूरत से स्केच का रूप लेने लग गई। सोनल स्केच बनाने की कला में इतनी माहिर थी कि केवल एक पेंसिल की मदद से ही उसने सिद्धार्थ को इतनी खूबसूरती से कागज पर उतार दिया, मानो वो कोई जीवंत आकृति हो। उसने एक बार उस तस्वीर को अपने हाथों में उठाकर देखा और खुद ही अपनी बनाई तस्वीर को देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह पाई। उसने एक नजर सिद्धार्थ पर डाली और फिर अपनी बनाई तस्वीर को देखते हुए मन ही मन सोचने लगी, कौन ज्यादा हैंडसम लग रहा है, ये स्केच या वहां चेयर पर बैठा हुआ जीता जागता सिद्धार्थ? किस बात पर इतनी हंसी आ रही है तुम्हें? सिद्धार्थ ने उसे अकेले बैठे मुस्कुराते हुए देखकर पूछा। उसकी आवाज सुनकर सोनल जैसे तुरंत होश में आ गई। झट से उसने वो स्केच उठाकर टैबलेट के पीछे छिपा दिया और हड़बड़ाती हुई बोली, अब नहीं तो मैं कहाँ हंस रही हूँ, मेरी शक्ल ही ऐसी है, इसलिए तुम्हें वहम हुआ होगा। सिद्धार्थ ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए उसे शक की नजर से देखते हुए पूछा, आर यू श्योर? तुम्हारी मीटिंग खत्म हो गई? सोनल ने बात बदलते हुए पूछा, मगर सिद्धार्थ ने उसके सवाल को इग्नोर करते हुए अपना हेडफोन उतारकर डेस्क पर रखते हुए पूछा, तुम इतनी देर से मुझे क्यों देखे जा रही थी? उसका सवाल सुनकर सोनल तो एकदम से स्पीचलेस हो गई थी। वो इतना फोकस्ड होकर काम कर रहा था कि सोनल को जरा भी उम्मीद नहीं थी कि उसने सोनल पर भी ध्यान दिया होगा, मगर नहीं, इस आदमी की तो लगता है जैसे कहीं और भी छुपी हुई आंखें हैं। चलो ठीक है, देख भी लिया तो कौन सा गुनाह कर दिया, ड्राइंग ही तो कर रही थी वो। कौन सा हवस भरी नजरों से उसने उसे देखा था जो वो ऐसे रिएक्ट कर रहा था। अब अगर वाकई सिद्धार्थ के सामने यह कबूल कर लिया कि वो उसे ही देख रही थी, तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा। स्पेशली उस बाथरूम कांड के बाद तो उसे सिद्धार्थ पर जरा सा भी भरोसा नहीं था। मैंने कब तुम्हें देखा? मैं देख रही हूँ आजकल तुम्हें वहम बहुत ज्यादा हो रहे हैं, सोनल ने मुंह बनाकर दूसरी तरफ देखते हुए कहा। सिद्धार्थ चेयर से पीठ टिकाकर एकदम आराम से बैठ गया। उसने एकदम शांति से मुस्कुराते हुए पूछा, सच बताओ क्या कर रही थी तुम? इतने हैंडसम लड़के को अपने सामने बैठा देखकर कहीं नीयत तो खराब नहीं हो गई तुम्हारी? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सच कह रही हूँ, मैं कुछ भी गलत नहीं कर रही थी, सोनल ने रुआंसा होते हुए कहा।
उसे थोड़ा अपसेट होता हुआ देखकर सिद्धार्थ थोड़ा नरम पड़ गया। ओके, मुझे बहुत प्यास लग रही है, एक काम करो, मेरे लिए कॉफी ले आओ। सोनल ने हैरानी से कहा, अब प्यास लगने पर कॉफी कौन पीता है? और फिर इतनी रात को एक कप कॉफी पीने से तुम्हारी नींद पर भी असर पड़ेगा। मैं पानी ला दूं तुम्हारे लिए? ये भी सही है, एक काम करो, पानी ही ले आओ। सिद्धार्थ ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। सोनल को थोड़ा ताज्जुब भी हुआ। ऐसा कम ही होता था जब सिद्धार्थ इतनी इजीली किसी बात के लिए मान जाता था, मगर उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उठते हुए बोली, ओके, मैं अभी पानी ले आती हूँ। कहते हुए वो दरवाजा खोलकर स्टडी रूम से बाहर चली गई। उसकी सीढ़ियां उतरने की आवाज सुनकर सिद्धार्थ के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। स्टूपिड गर्ल, उसने जानबूझकर सोनल को वहां से बाहर भेजा था। उसके जाते ही वो उठकर सोफे के पास आ गया। उसने जैसे ही टैबलेट को टेबल पर से उठाया, उसकी नजर उसके नीचे दबे पड़े स्केच पर पड़ी। उसने उसे उठाकर ध्यान से देखा। सोनल ने उसका ये स्केच मीटिंग के टाइम पर बनाया था, मगर उसने इसमें कुछ चेंजेस कर दिए थे। जैसे कि इस तस्वीर में सिद्धार्थ ने हेडफोन नहीं लगा रखा था। तस्वीर में वो अपने हाथ में पकड़े डॉक्यूमेंट्स को देख रहा था और उसका दूसरा हाथ उसके फोरहेड पर था। इस तस्वीर में वो बहुत ही शांत और रिलैक्स नजर आ रहा था, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। सिद्धार्थ के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। नॉट बैड, मिसेस सोनल सिद्धार्थ रॉय कपूर। स्केच वाकई इतना खूबसूरत था कि सिद्धार्थ की नजर खुद ब खुद उससे नहीं हट रही थी। और फिर वो तो था ही इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड। Why am I so attractive, यार? उसने एक हल्की सी हंसी के साथ अपने हाथ में पकड़े स्केच को देखते हुए कहा, मगर अगले ही पल उसे जैसे कुछ याद आया और उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। क्या कह रही थी तुम मेरी तरफ नहीं देख रही थी? वेल, अब मेरे पास इस बात का प्रूफ भी मौजूद है। बीवी, अब तो तुम कई काम से। उधर सोनल सिद्धार्थ के इरादों से बेखबर किचन में पहुंची। उसने जल्दी से फ्रिज में से पानी की एक बोतल निकाली और तेजी से वापस स्टडी रूम की तरफ चली गई। सिद्धार्थ के साथ रहते हुए उसे अब तक इतना तो समझ में आ गया था कि यह आदमी जब गुस्से में होता है ना, तो तब वो किसी शैतान से कम नहीं होता। कोई हैरानी नहीं होगी अगर केवल पानी लाने में जरा सी देर करने पर वो उसे कोई और नई पनिशमेंट दे दे। सो वो लगभग भागती हुई सीढ़ियां चढ़ रही थी। जैसे ही उसने टर्न लिया, वो सिद्धार्थ से टकराती टकराती बची। उसका पूरा ध्यान सीढ़ियों पर था। उसे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि सिद्धार्थ यहाँ बीच रास्ते में खड़ा उसका इंतजार कर रहा होगा। वो इस वक्त उससे एक पायदान ऊपर खड़ा था और उसने आगे जाने का पूरा रास्ता अकेले ही ब्लॉक कर रखा था। अरे, तुम बाहर क्यों आए? मैं पानी ला रही थी ना। सोनल ने हैरानी से अपना सिर ऊपर उठाकर उसे देखते हुए पूछा। सिद्धार्थ ने झुककर मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में झांका और धीरे से सवाल किया, आर यू श्योर तुम स्टडी रूम में बैठकर मुझे नहीं देख रही थी? सोनल की धड़कनें बढ़ गई थी, मगर फिर भी उसने खुद को संभालते हुए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया, नहीं, मैं क्यों तुम्हें देखने लगी? Really? Okay then what's this? उसने वो स्केच सोनल के चेहरे के सामने लहराते हुए पूछा। स्केच को देखते ही सोनल का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे लग रहा था खुद को किसी कमरे में बंद कर ले और दोबारा कभी सिद्धार्थ के सामने ना आए, मगर उसने हिम्मत जुटाकर कहा, तो तुम मेरी चीजों के साथ ऐसे छेड़छाड़ क्यों कर रहे हो, वो भी मुझसे पूछे बिना? बैड मैनर्स। ओह रियली? मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी। सिद्धार्थ ने सरप्राइज्ड होने की एक्टिंग करते हुए कहा। सिद्धार्थ ने अचानक ही एकदम सख्ती से उससे कहा, तुम्हें पता भी है तुमने कितना बड़ा क्राइम किया है? क्या? हाँ? सोनल ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए हैरानी से सिद्धार्थ को देखा। सिद्धार्थ ने देखा कि सोनल पर उसकी बातों का असर हो रहा है, तो उसने और कॉन्फिडेंस के साथ उसे अपनी बातों में उलझाना शुरू कर दिया। तुम मेरा स्केच बना रही थी, है ना? ये सुनकर सोनल का चेहरा लाल हो गया। उसने अपनी नजरें नीची करते हुए धीरे से हाँ में गर्दन हिला दी। वैसे भी जब सबूत सिद्धार्थ के हाथ में था, तो झूठ बोलकर फायदा भी क्या था? ओके, सिद्धार्थ ने आगे कहा, क्या तुमने मेरी तस्वीर बनाने से पहले मुझसे परमिशन ली थी? ये सुनते ही सोनल का चेहरा मुरझा गया। उसने सिर झुकाए हुए धीरे से ना में अपनी गर्दन हिला दी। सिद्धार्थ ने एकदम से सीरियस होते हुए अपने फोरहेड को अपनी उंगलियों से मसलते हुए कहा, बिना पूछे किसी की तस्वीर बनाना या क्लिक कर लेना भी एक क्राइम होता है, ये पता है ना तुम्हें? ये सुनते ही सोनल एकदम से रोने को हुई थी। उसके एक्सप्रेशंस देखकर सिद्धार्थ को हंसी तो बहुत आ रही थी, मगर उसने इसे अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया। सोनल मेहता, सिद्धार्थ ने थोड़ी तेज और सख्त आवाज में कहा, तुम्हें पता भी है इस बात के लिए मैं तुम पर केस भी कर सकता हूँ। उसकी बात सुनकर सोनल तो जैसे ब्लैंक हो गई थी। वो तो बस अकेली बैठी बोर हो रही थी, इसीलिए उसने टाइम काटने के लिए सिद्धार्थ का स्केच बनाना शुरू कर दिया था। उसे क्या पता था इतनी छोटी सी चीज से इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। गुस्से और बेबसी से भरकर वो चिल्ला उठी, हाँ मैंने बनाई है तुम्हारी तस्वीर, बोलो क्या कर लोगे तुम? इतनी छोटी सी बात के लिए केस करोगे मुझ पर? कितने गिरे हुए आदमी हो तुम। अंदर ही अंदर सोनल की डर के मारे हालत खराब हो रही थी। शायद वही डर गुस्से के रूप में निकलकर बाहर आ रहा था, इस उम्मीद में कि शायद सिद्धार्थ उसकी बात से अपना माइंड चेंज कर ले और उसके खिलाफ कोई लीगल एक्शन न ले। गुस्से में भरकर जोर जोर से चिल्लाई, लीगल एक्शन करना चाहती हो ना मेरे ऊपर? ठीक है, कर दो केस मुझ पर। बट यू नो व्हाट, मुझसे ज्यादा तो तुम्हारे लिए एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगी। एंड लेट मी करेक्ट यू, सोनल मेहता नहीं, अब मैं सोनल सिद्धार्थ रॉय कपूर हूँ, द ग्रेट बिजनेसमैन सिद्धार्थ रॉय कपूर की पत्नी। कैसा लगेगा जब कल के हेडलाइंस में तुम्हें सुनने को मिलेगा, द ग्रेट बिजनेसमैन सिद्धार्थ रॉय कपूर की पत्नी को जेल हो गई है। फिर किसको जवाब देते फिरोगे? हाँ बोलो बोलो, किसको जवाब देते फिरोगे? सिद्धार्थ को सोनल के इस तरह जवाब मिलने की जरा भी उम्मीद नहीं थी। सोनल इस वक्त ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे उसका दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो गया हो। वो उसके करीब खड़ी होकर भी इतनी जोर से चिल्ला रही थी कि सिद्धार्थ को लग रहा था उसके कान के पर्दे फट जाएंगे। वो तो बस उसके साथ एक छोटा सा मजाक कर रहा था।
मगर सोनल उस पर इतनी बुरी तरह रिएक्ट करेगी ये उसने बिल्कुल नहीं सोचा था। सोनल जस्ट शट अप! सिद्धार्थ ने अपने कानों पर हाथ रखकर परेशान होते हुए कहा। यू शट अप, यू इडियट! सिद्धार्थ, जो कपूर इंडस्ट्रीज का सीईओ था, जिसके एक इशारे पर बिजनेस वर्ल्ड में तूफान आ जाता था, जिसके अंडर हजारों लोग काम करते थे, उससे आज तक किसी ने भी इतनी ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत नहीं की थी। उसकी इंसल्ट करना तो बहुत दूर की बात थी। आज सोनल को अपने सामने इस तरह चिल्लाते देखकर वो एकदम से ब्लैंक हो गया था। कुछ सेकंड्स बाद जब वो सदमे से बाहर आया तो गुस्से में सोनल की तरफ देखते हुए बोला, How dare you? How dare you talk to me like that? अब तक तो सोनल गुस्से में भरकर सिद्धार्थ पर चिल्लाई जा रही थी, मगर जब उसने सिद्धार्थ के गुस्से से लाल होते हुए चेहरे को देखा तो उसका उबलता हुआ खून जैसे अचानक बर्फ की तरह ठंडा हो गया। ये मैं क्या बोल गई? क्यों बोल गई? सोनल अब डर से कांपते हुए खुद से ही बड़बड़ा रही थी। अब क्या हुआ? मुंह क्यों बंद हो गया तुम्हारा? अभी तो बहुत तेज आवाज में चिल्ला रही थी। हाँ? सिद्धार्थ ने उसे एकदम से धमकाने वाले अंदाज में देखते हुए कहा, सब तुम्हारी गलती है। मुझे गुस्सा आया क्योंकि तुम। बोलते बोलते अचानक सोनल रुक गई। अब सिद्धार्थ के बोलने के अंदाज से उसकी समझ में आ रहा था कि वो सीरियस नहीं था, वो बस उसके साथ मजाक कर रहा था। मगर इस वक्त वो डेफिनेटली मजाक के मूड में नहीं लग रहा था। ये क्या कर दिया सोनल तूने? उसने घबराते हुए बोतल खोली और एक ही सांस में आधी बोतल खाली कर दी। तुम सच में मेरे ऊपर लीगल एक्शन लोगे? उसने पानी पीने के बाद सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए पूछा। जैसा बिहेवियर तुमने आज मेरे साथ किया है उसके बाद मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन लिए बगैर मुझे नींद आएगी भी। अब जो गलती तुमने की है इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। सिद्धार्थ ने उसे ऊपर से लेकर नीचे तक गुस्से में घूरते हुए कहा। उसकी बात सुनकर सोनल का चेहरा एकदम से मुरझा गया था। उसने धीरे से नीचे झुकते हुए बोतल को जमीन पर रख दिया। वापस खड़े होते हुए उसने सिद्धार्थ की आंखों में झांकते हुए पूछा, मुझे आज तक कभी ये कानून, कोर्ट कचहरी वगैरह के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, मगर इतने बड़े बिजनेसमैन होने के नाते तुम्हें इन सब मामलों की बहुत नॉलेज होगी, राइट? सिद्धार्थ ने एकदम से तन कर उसे प्राउडली जवाब दिया। सही समझी तुम। कानूनी दांवपेच मेरे लिए तो रोज का खेल है। अब तुम खुद ही समझ लो मैं क्या हालत करूंगा तुम्हारी। जबकि असलियत तो ये थी कि सिद्धार्थ को खुद भी कानून का ABCD नहीं मालूम था। आखिरकार कपूर इंडस्ट्रीज के पास इंडिया के बेस्ट लॉयर्स की पूरी टीम मौजूद थी, जो उसके हर तरह के लीगल इश्यूज को निपटाने के लिए 24 घंटे तैयार रहती थी। सोनल ने अब अपने हाथ बांधते हुए उसे एक स्माइल दी और बोली, मिस्टर सिद्धार्थ रॉय कपूर, कोर्ट में अपनी बात को साबित करने के लिए आपके पास सबूत का होना बहुत जरूरी है। इतना कानून तो मैं भी जानती हूँ, बिना सबूत के आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सिद्धार्थ ने भी उसे वैसे ही एक स्माइल देते हुए स्केच उसकी आंखों के सामने लहराते हुए कहा, किसी सबूत की बात कर रही हो ना तुम, जो इस वक्त मेरे हाथ में है? हाँ, मगर अब ये सबूत नहीं रहेगा। सोनल ने तुरंत उछलते हुए उसके हाथ से वो स्केच छीनने की कोशिश की, मगर थैंक्स टू अमन एंड विनय, बचपन से उन दोनों के साथ लड़ते लड़ते सिद्धार्थ इन सब चीजों में इतना एक्सपर्ट हो चुका था कि उसे सोनल के इरादे समझने में एक पल का भी समय नहीं लगा। इससे पहले कि वो उस स्केच तक पहुंच पाती, उसने अपना हाथ मैक्सिमम ऊंचाई तक ऊपर उठा दिया। वो मेरा स्केच है, वापस दो मुझे! सोनल झल्लाते हुए और जोर से उछलकर उसके हाथ से वो स्केच छीनने की कोशिश करते हुए चिल्लाई। उसके इस रिएक्शन से सिद्धार्थ को और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। सोनल, मैं तो क्या चाहती हो तुम? मुझसे उलझने की हिम्मत भी कैसे हो गई तुम्हारी? सिद्धार्थ ने उसे खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए कहा, मगर सोनल ने उसकी बात को पूरी तरह इग्नोर करते हुए अपना पूरा ध्यान उस पेपर पर फोकस रखा। जैसे ही सिद्धार्थ ने अपना एक हाथ ऊपर उठाया, उसने एक हाथ से उसे नीचे झुकाने की कोशिश करते हुए दूसरे हाथ से उछलकर उससे वो पेपर छीनने की कोशिश की। इससे पहले कि मैं कुछ और कर बैठूं, अभी भी कह रहा हूं, अपनी स्टूपिड हरकतें मेरे सामने करना बंद कर दो सोनल। सिद्धार्थ ने इरिटेट होते हुए कहा, तो फिर सीधी तरह से मुझे मेरा स्केच वापस करके बात को यहीं पर खत्म क्यों नहीं कर देते तुम? मुझे जब तक अपना स्केच नहीं मिलेगा मैं कोशिश करती रहूंगी। सोनल ने उछलते हुए जवाब दिया, कसम से मैंने आज तक तुम्हारी जितनी स्टूपिड और अननोइंग लड़की नहीं देखी है। क्या कर रही हो तुम? सिद्धार्थ ने झल्लाते हुए एक हाथ से उसका कंधा पकड़ते हुए उसे उछलने से रोकने की कोशिश करते हुए कहा। इस छीना झपटी में सोनल को हल्का सा धक्का लगा और उसका पैर सीढ़ियों से फिसल गया। सोनल के मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई, उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो ऑलमोस्ट सीढ़ियों से फिसलकर गिरने वाली थी। खुद को बचाने के लिए उसने तेजी से किसी चीज को पकड़ने की कोशिश में हाथ उठाया, मगर सिद्धार्थ ने उससे भी ज्यादा तेजी से रिएक्ट करते हुए तुरंत आगे बढ़कर मजबूती से उसका हाथ थाम लिया। मगर इस कोशिश में खुद उसका भी बैलेंस बिगड़ गया और दोनों ही सीढ़ियों से नीचे गिर गए। सिद्धार्थ को आगे बढ़कर अपना हाथ थामते देखकर सोनल की जान में जान आ गई, मगर इससे पहले कि वो राहत की सांस भी ले पाती, खुद सिद्धार्थ का भी बैलेंस बिगड़ गया। सीढ़ियों पर बहुत ही रुखड़ी सी टाइल्स लगी हुई थी। अपने हाथ पैर टूट जाने के ख्याल भर से सोनल ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली, मगर उसे गिरते हुए ज्यादा तकलीफ नहीं हो रही थी, क्योंकि उसके गिरने से पहले ही सिद्धार्थ ने उसे पकड़कर घुमाते हुए अपने पीछे कर दिया था। उसने कसकर सोनल को अपनी बाहों में लपेटते हुए अच्छी तरह उसके सिर को भी अपने हाथों से कवर कर लिया था। काफी हद तक उसे भी अंदाजा था कि इन सीढ़ियों से गिरकर उसे तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला, मगर सोनल को बहुत ज्यादा चोट आ सकती है और वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। सीढ़ियों में केवल 16 स्टेप्स रहे होंगे, मगर सोनल को गिरते वक्त ऐसा लग रहा था जैसे वो ना जाने कितनी ऊंचाई से गिरी है कि सीढ़ियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। जब फाइनली सीढ़ियां खत्म हो गईं और दोनों नीचे लुढ़कते हुए फर्श पर आ गिरे, तब जाकर सोनल ने राहत की सांस ली। वो अब तक सिद्धार्थ की बाहों में ही थी। इस वक्त वो सिद्धार्थ के ऊपर पड़ी खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। एक तो घबराहट की वजह से और दूसरे लगातार गोल गोल घूमते हुए नीचे गिरने की वजह से उसे अभी तक चक्कर आ रहे थे। जब उसके होश ठिकाने आए तो उसे जैसे एक झटका सा लगा। उसे अपने होंठों के पास कुछ सॉफ्ट फील हो रहा था। चौंकते हुए उसने अपनी नजरें उठाई और मारी घबराहट के जैसे उसका दिल उछलकर उसके हाथों में आ गया। उसके होंठ सिद्धार्थ के होठों के साथ बुरी तरह कसे हुए थे।
ये सब एम्बैरेसिंग सिचुएशंस उसने अभी तक तो सिर्फ नॉवेल्स, टीवी सीरियल्स और फिल्मों में ही देखी थी, मगर आज खुद के साथ ऐसा होते देखकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल आज ब्लास्ट हो जाएगा। खुद को ऐसी सिचुएशन में देखकर घबराहट के मारे वो एकदम से पसीना पसीना होने लगी थी। गिरते वक्त शायद सिद्धार्थ के लिप्स का कोना सोनल के दांतों के नीचे दब गया था, जिसकी वजह से उस हिस्से से हल्का सा खून भी निकल रहा था। सोनल तुरंत घबराहट में सिद्धार्थ से अलग हो गई। सिद्धार्थ अभी तक आंखें बंद किए फर्श पर एकदम निढाल पड़ा हुआ था, शायद गिरने की वजह से बेहोश हो गया था। हाँ, सिद्धार्थ तुम ठीक हो? सोनल ने कांपती आवाज में उससे पूछा, मगर सिद्धार्थ ने कोई हरकत नहीं की। सिद्धार्थ! इस बार सोनल ने जरा जोर से आवाज लगाई, मगर उसने फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। सोनल ने एक बार सीढ़ियों की तरफ नजर मारी। वो बहुत ज्यादा ऊंचाई से नहीं गिरे थे, मगर इसे कम भी नहीं कहा जा सकता था। और फिर सिद्धार्थ ने सोनल को बचाने की कोशिश में उसकी सारी चोट अपने ऊपर झेल ली थी। बहुत पॉसिबिलिटी थी कि इस कोशिश में वो खुद बहुत बुरी तरह इंजर्ड हो गया हो। अब ये सब सोचकर सोनल पैनिक होने लगी थी। उसने अपने कांपते हाथों को सिद्धार्थ के नाक के पास ले जाकर चेक किया। ये देखकर उसने राहत की सांस ली कि उसकी सांसें एकदम ठीक चल रही थी, यानी वो बस बेहोश हो गया था। वो तुरंत उसकी बगल में आकर बैठ गई। सोनल ने फर्स्ट एड और सेफ्टी के कोर्सेज स्कूल टाइम में किए थे, मगर अभी वो इतनी घबराई हुई थी कि उसका दिमाग जरा सा भी काम नहीं कर रहा था। सिद्धार्थ प्लीज उठ जाओ ना। सिद्धार्थ उठो ना। उसने अपने कांपते हाथों से उसके गालों को थपथपाते हुए कहा, मगर सिद्धार्थ को शायद ज्यादा चोट लग गई थी। उसका चेहरा भी लाल होना शुरू हो गया था। सोनल को अब रोना आ रहा था। सिद्धार्थ, अब फिर से मेरे साथ कोई मजाक मत करना, मुझे सचमुच बहुत डर लग रहा है। प्लीज सिद्धार्थ उठो, प्लीज उठ जाओ। कहते कहते सोनल की आंखों से आंसू बहने लगे। अगर उसे पहले से पता होता कि यहाँ पर ये सब हो जाएगा तो वो उसके हाथ से स्केच छीनने की कोशिश ही नहीं करती। उसे अब खुद पर गुस्सा आ रहा था। अपनी बड़ी बड़ी आंखों में आंसुओं को भरते हुए उसने एक बार फिर से सिद्धार्थ के ऊपर नजर डाली, तो एक पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे सिद्धार्थ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान फैली है। उसने हल्का सा चौंकते हुए एक बार फिर से उसकी तरफ देखा, मगर ये शायद उसका वहम था। सिद्धार्थ अब भी बेहोश था। सोनल ने इस बार थोड़ा और जोर से उसके गालों को थपथपाया, मगर सिद्धार्थ ने कोई हरकत नहीं की। ओह माय गॉड, क्या करूं? अब मैं क्या करूं? सोनल ने एकदम से निढाल होकर जमीन पर अपने हाथ टेकते हुए सोचा, मगर उसने जल्दी से खुद को संभाला और अपने आंसू पोंछते हुए याद करने की कोशिश करने लगी कि ऐसी सिचुएशन में पेशेंट को किस तरह से फर्स्ट एड देना चाहिए। सोनल तुरंत उठकर सामने रखे सोफे के पास पहुंची और वहां से सबसे बड़ा वाला पिलो उठाकर ले आई। पिलो को उसने सिद्धार्थ के पैरों के नीचे लगा दिया ताकि उसके पैर उसके सिर से ऊंचे रहे। इसके बाद उसने सिद्धार्थ की शर्ट के बटन्स खोलने शुरू किए ताकि वो आसानी से सांस ले पाए। हालांकि इस दौरान उसके हाथ घबराहट के मारे बुरी तरह कांप रहे थे, जिस वजह से उसे सिद्धार्थ के गले के पास के सिर्फ 2 बटन खोलने में ही काफी वक्त लग गया था। इस दौरान उसने देखा सिद्धार्थ का चेहरा एकदम लाल होता जा रहा था। सोनल ने जब उसके चेहरे की तरफ देखा तो वो बुरी तरह चौंक गई। उसे लगा जैसे शायद सिद्धार्थ के ब्लड सर्कुलेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए ऐसा हो रहा है। सो उसने सिद्धार्थ की ऊपरी लिप्स के पास जोर से चिमटी काटी, मगर फिर भी सिद्धार्थ को कोई हरकत ना करता देखकर वो एकदम हताश हो गई थी। उससे जो कुछ भी हो सकता था उसने वो सब करके दिखा दिया। उसने हताशा और गुस्से में एक बार और सिद्धार्थ को पहले से भी ज्यादा जोर से चिमटी काटी। सिद्धार्थ के आईब्रोज में एकदम मामूली सी हलचल हुई, मगर उसने अपनी आंखें नहीं खोली। क्यों नहीं उठ रहे तुम सिद्धार्थ? प्लीज उठ जाओ ना। मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। सिद्धार्थ उठो, प्लीज उठो सिद्धार्थ। सोनल को समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब वो उसे होश में लाने के लिए क्या करे। एक बार फिर से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। सिद्धार्थ को हल्का सा झकझोरते हुए वो चिल्लाई, उठ जाओ सिद्धार्थ, नहीं चाहिए मुझे मेरा स्केच वापस, कर देना मुझ पर केस, भेज देना मुझे जेल, मैं कुछ नहीं कहूंगी, प्लीज आंखें खोलो। रोते रोते उसे एक आखिरी तरीका याद आया, अब यही एक रास्ता बचा। वो अपने आंसुओं को पोंछते हुए खुद से ही बोली, मगर क्या ये करना सही होगा? सोनल थोड़ा सा हिचकिचाई, मगर फिर हिम्मत जुटाकर वो सिद्धार्थ के करीब आ गई। उसने एक बार सिद्धार्थ के होंठों पर एक नजर दौड़ाई, जिससे अभी भी हल्का सा खून रिस रहा था। ये मेरी आखिरी कोशिश है सिद्धार्थ, प्लीज मुझे माफ कर देना, उसने धीरे से कहा और एक गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगी। घुटनों के बल सिद्धार्थ के पास बैठते हुए उसने उसका सर धीरे से उठाकर अपनी गोद में रखा। फिर दोनों हाथों से उसका चेहरा पकड़ते हुए उसने धीरे धीरे सारे फासले खत्म कर दिए। सिद्धार्थ अब तक तो बस बेहोश होने की एक्टिंग कर रहा था, मगर सोनल की कांपती हुई सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर वो बुरी तरह चौंक गया। उसकी आंखों में हल्की सी मूवमेंट हुई, मगर अब तक सोनल अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने होठों को उसके होठों के साथ लगा चुकी थी। सोनल को अपने इतने करीब महसूस कर सिद्धार्थ को जैसे 440 वोल्ट का झटका लग गया था। उसने चौंकते हुए झट से अपनी आंखें खोल दी। ये क्या करने की कोशिश कर रही है? क्या ये जबरदस्ती मुझे किस करने की कोशिश कर रही है? सिद्धार्थ जब तक ये बात समझ पाता तब तक सोनल की गर्म सांसें उसके मुंह के अंदर भर गई। सिद्धार्थ एकदम से शॉक्ड रह गया था। अचानक इस जबरदस्ती की ब्रेथ को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाया और खांसते हुए उठकर बैठ गया। सिद्धार्थ की आवाज सुनकर सोनल ने झट से अपनी आंखें खोली और सामने सिद्धार्थ को नाराजगी से आंखें खोले अपनी तरफ देखते हुए पाया। उसे होश में आया देखकर सोनल को ऐसे लगा जैसे सारे जहां की खुशियां एक साथ मिल गई हैं। खुशी से भरकर वो जोर से चिल्लाई, तुम्हें होश आ गया? मगर सिद्धार्थ अब तक उसे गुस्से में घूर रहा था। इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई उसे किस करने की? सोनल मेहता, क्या कर रही थी तुम मेरे साथ? उसने खांसते हुए गुस्से से भरकर पूछा, मगर सोनल को तो जैसे ना कुछ दिखाई दे रहा था ना सुनाई दे रहा था। उसने तेजी से आगे बढ़ते हुए सिद्धार्थ को एकदम से कसकर गले से लगा लिया। सिद्धार्थ उसकी इस हरकत से एकदम से चौंक गया था। आखिर कर क्या रही है ये लड़की?
तुम्हें पता भी नहीं तुमने कितना डरा दिया, तो मुझे जान ही निकल गई थी मेरी। तो दोबारा कभी मेरे साथ ऐसा मत करना। आई प्रॉमिस, मैं फिर कभी तुम्हारे साथ झगड़ा नहीं करूंगी। सोनल ने धीरे से सुबकते हुए कहा। उसने अब तक सिद्धार्थ को ऐसे कसकर पकड़ रखा था जैसे अब कभी उसे छोड़ेगी ही नहीं। होंठ तो हंस रहे थे सोनल के, मगर साथ ही उसकी आंखों से भी आंसू बहकर सिद्धार्थ की शर्ट को भी भिगो रहे थे। सिद्धार्थ की समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो रो रही है या हंस रही है। अब सिद्धार्थ को होश में आया देखकर सोनल ने राहत की सांस ली, मगर उसकी आंखों से अब तक आंसू बह रहे थे। सोनल को अपने लिए इतनी फिक्र करते देखकर, अपने लिए इतने सारे आंसू बहाते देखकर सिद्धार्थ का भी दिल पिघलने लगा था। क्या सचमुच वो सोनल के लिए इतना मायने रखता था? इतना स्पेशल है वो उसके लिए? इस ख्याल भर से उसके मन में गुदगुदी सी हो रही थी। ऊपर से उसने उसे माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देने की कोशिश की थी, मगर जो बात उसे सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल कर रही थी वो ये थी कि सोनल ने इमोशनल होकर अब तक उसके सिर को अपने सीने से लगा रखा था। एम्बैरेसमेंट से उसका पूरा चेहरा लाल हुआ जा रहा था। सो उसने उसका ध्यान इस तरफ खींचने की कोशिश की। सोनल, सोनल छोड़ो मुझे, आई एम ओके नाउ, छोड़ो, कहते हुए उसने उठने की कोशिश की, मगर सोनल ने उसे और कसकर अपने सीने से लगाते हुए कहा, नहीं, मैं कहीं नहीं जाने दूंगी तुम्हें। अगर मैंने तुम्हें जाने दिया और तुम फिर से बेहोश हो गए तो मैं तो इस बार सच में मर जाऊंगी। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। सोनल ने एकदम से ऐसे कहा जैसे वो कोई छोटी सी बच्ची हो और सिद्धार्थ उसका खिलौना। अब तक सिद्धार्थ का दिमाग इस कदर खराब हो चुका था कि उसका मन हो रहा था इस बार खुद ही अपना सिर फोड़कर वो सच में बेहोश हो जाए। इस लड़की की समझ में क्यों नहीं आ रहा कि जिस कदर उसने सिद्धार्थ को अपने सीने से लगा रखा था, उससे अब सिद्धार्थ की हालत खराब हो रही थी। जब उससे खुद पर और कंट्रोल करना मुश्किल हो गया तो उसने गुस्से में सोनल को देखते हुए कहा, सोनल मेहता, डोंट टेल मी इतने हैंडसम और इतने इनोसेंट लड़के को अकेले देखकर तुम्हारी नीयत खराब हो गई है। मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की सोचना भी मत, समझी तुम? What? हाँ? सोनल उसकी बात सुनकर एकदम से शॉक्ड होकर रोना तक भूल गई। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुंह फाड़े हैरानी से वो सिद्धार्थ का चेहरा देखे जा रही थी। वो तो सच में इमोशनल होकर रो रही थी। उसे क्या पता था सिद्धार्थ के दिमाग में ये सब चल रहा होगा। जब कुछ देर तक उसने कोई हरकत नहीं की तो सिद्धार्थ ने झल्लाते हुए उसे हल्का सा धक्का दिया और उठकर खड़ा हो गया। सोनल अब भी वहीं जमीन पर पड़ी उसे ही देखी जा रही थी। अब सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देखते हुए गुस्से में कहा, यकीन नहीं होता कि मुझे बेहोश देखकर तुमने मेरा फायदा उठाने की कोशिश की। पहले तो मेरी शर्ट उतारने की कोशिश की और मुझे जबरदस्ती किस भी किया। What's wrong with you? इतना सब बोलने की कोशिश में उसे अपने होठों में हो रहे दर्द का आभास हुआ और अपनी मुट्ठियां कसते हुए आंखों को बंद कर उसने उस दर्द को पीने की कोशिश की। उसकी बात सुनकर सोनल को जैसे काट मार गया था। वो खुद ये सब करते हुए बहुत अनकंफर्टेबल थी, मगर उस वक्त सिद्धार्थ को होश में लाने का कोई दूसरा तरीका उसे समझ में नहीं आया। तो उसने मैं वो बस तुम्हें सांस लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैंने तुम्हारी शर्ट खोली थी और वो किस हाँ। सोनल ने एकदम से खोई हुई आवाज में कहा, मगर उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि सिद्धार्थ को कैसे अपनी बात समझाए। What? Can you please try to explain what you were trying to do with me, huh? सिद्धार्थ ने सोनल की तरफ देखते हुए पूछा, जो अब तक सिर झुकाए फर्श पर बैठी थी। उसकी पलकों पर अब तक आंसुओं की बूंदें किसी मोती की तरह चमक रही थी। सिद्धार्थ की बात सुनकर उसका पूरा चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। अपने दुपट्टे को हाथों में कसते हुए उसने मरी हुई आवाज में बोलने की कोशिश की, मैंने तुम्हें किस किया क्योंकि ओह गॉड, मुझे हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि ये लड़की ये सब कुछ मेरे साथ जानबूझकर करती है। क्या हमेशा ये लड़की इतनी इनोसेंट सी शक्ल बनाकर मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं करती है? सिद्धार्थ मन ही मन सोच रहा था। अब उसके अंदर भी कुछ पिघलने सा लगा था। उसने हल्का सा खांसते हुए फिर से पूछा, क्योंकि क्या? क्योंकि मैं तुम्हें सीपीआर देने की कोशिश कर रही थी। सोनल ने धीरे से अपनी बात पूरी की। What? I mean, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी मत करो। आई एम श्योर तुमने जानबूझकर ये सब प्लान बनाया क्योंकि इतने हैंडसम बंदे को इतनी रात गए अकेले देखकर तुम्हारी नीयत खराब हो गई थी, हाँ? सिद्धार्थ ने नाराजगी दिखाते हुए कहा। सोनल उसकी बात सुनकर एकदम से स्पीचलेस हो गई थी। मतलब कसम से क्या कमाल की इमेजिनेशन है इस बंदे की। यहाँ उसे बेहोश देखकर सोनल की हालत खराब हो रही थी, मगर उसे अभी भी अपने लुक्स को खुद ही एडमायर करने से फुर्सत नहीं थी। तुम डॉक्टर हो? अगर सच में तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी और तुम मेरी हेल्प करना चाहती थी तो तुम एम्बुलेंस को कॉल कर सकती थी, डॉक्टर को घर पर बुला सकती थी, डैड मॉम किसी को भी खबर कर सकती थी, मगर नहीं, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि तुम्हें मेरे साथ ये सब जो करना था, मुझे नहीं पता था तुम इतनी डेस्परेट हो रही हो मेरे करीब आने के लिए। ये कहते हुए उसने अपने होठों को हाथ लगाते हुए एक बार फिर दर्द से अपनी आंखें बंद कर ली। मैं बहुत डर गई थी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। कहते हुए सोनल उठकर सिद्धार्थ के सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, और वैसे भी मेरी ट्रीटमेंट की वजह से तुम्हें होश आया है और मुझे थैंक्स बोलने की बजाय मुझ पर गुस्सा हुए जा रहे हो तुम। हाँ, तुम्हें लगता है मुझे तुम्हारी वजह से होश आया, हाँ? सिद्धार्थ ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में सोनल को देखते हुए कहा, क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों नहीं लगता? यहाँ सिर्फ मैं ही तो थी जिसने तुम्हें सीपीआर दिया और उसकी वजह से तुम्हें होश आ गया, राइट? सोनल ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए उसे देखकर पूछा। फिर अचानक से उसे झटका सा लगा। उसने कई टीवी शोज और ट्यूटोरियल्स में भी देखा था सीपीआर को काम करने में थोड़ा सा वक्त लगता था, मगर सिद्धार्थ, वो तो बस एक बार सांस देने से ही होश में आ गया था। तो क्या ये पॉसिबल नहीं था कि उसे पहले से ही होश आ गया हो, या फिर शायद वो कभी बेहोश था ही नहीं? ये ख्याल आते ही सोनल की आंखें एकदम से फैल गईं। तुमने बेहोश होने का नाटक किया, तुम पूरे वक्त होश में ही थे, राइट? उसकी बात सुनते ही सिद्धार्थ के चेहरे का रंग उड़ गया, मगर वो सोनल के सामने किसी भी तरह से ये जाहिर नहीं होने देना चाहता था कि सिर्फ सोनल को परेशान करने के लिए उसने ये सब नाटक उसके साथ किया था। सो उसने तुरंत खुद को संभालते हुए जरा सख्त आवाज में कहा, तुम्हारी इमेजिनेशन कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग लग रही है मुझे। तुम्हें फैशन डिजाइनर किसने बना दिया? तुम्हें तो राइटर होना चाहिए था, राइटर।
कितनी खूबसूरती से कहानियां बना लेती हो तुम। फिर उसने धीरे से सोनल की तरफ झुकते हुए उसके गालों को थपथपाया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, एक मुफ्त की सलाह दूं तुम्हें, मेरे बारे में इतना मत सोचा करो, क्योंकि मैं लड़कियों के दिल और दिमाग दोनों में बहुत आसानी से आकर उसे हैक कर लेता हूँ। फिर बाद में तुम्हें ही प्रॉब्लम होगी। सोनल अब तक किसी स्टैच्यू की तरह खड़ी थी। सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए पलटा और वापस सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद यकीनन उसे बहुत चोटें आई थी, यहाँ तक कि उसे सीढ़ियां चढ़ने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। सो वो लड़खड़ाते हुए धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रहा था। जब वो सीढ़ियां चढ़ते हुए उस जगह तक पहुंचा जहां पर सोनल के साथ उसकी हाथापाई हुई थी, तो वो एक पल के लिए रुक गया। फर्श पर अभी भी सिद्धार्थ का वो स्केच पड़ा हुआ था जिसे सोनल ने बनाया था। उसने धीरे से झुकते हुए वो स्केच उठा लिया। आउच, मेरी कमर! सिद्धार्थ के मुंह से कराह निकल गई। कोई हैरानी नहीं, इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से उसकी कमर में भी काफी चोट आई थी। सिद्धार्थ इस समय बाथरूम में शीशे के सामने खड़े होकर खुद को देख रहा था। उसकी नजर अपने होठों पर गई और उसने आश्चर्य से अपने कटे हुए होठों पर हाथ फेरा। ये कब हुआ? मगर सबसे बड़ी बात, उसके फेस पर चोट आई थी। बताने की जरूरत ही नहीं है कि सिद्धार्थ अपने चेहरे और अपनी खूबसूरती को लेकर कितना सेंसिटिव था। और अब ये कटे हुए होंठ उसे चांद के ऊपर दाग जैसे लग रहे थे। ऊपर से जब लोग इसे देखेंगे तो उसकी मोस्ट हैंडसम बिजनेसमैन वाली इमेज को कितना धक्का लगेगा। परेशान होकर उसने याद करने की कोशिश की कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। दर्द को बर्दाश्त करने की कोशिश करते हुए उसने एक बार फिर अपने होठों पर हाथ फेरा। जैसे जैसे उसे सब याद आने लगा, उसके होठों पर एक सार्कास्टिक सी स्माइल आने लगी थी। क्या कह रही थी सोनल? उसने तो सिर्फ मेरी हेल्प करने की कोशिश की हूँ, जबकि गिरते वक्त वो मुझे किस कर रही थी, वो भी इतना पैशनेटली कि मेरे लिप से चबा गई। उससे भी जब उसका मन नहीं भरा तो मुझे सीपीआर देने के नाम पर उसने मुझे दोबारा किस कर लिया। वाओ! सोचते हुए सिद्धार्थ हंसा। Ouch! Oh, by the way, it really hurts. दर्द को किसी तरह काबू करते हुए सिद्धार्थ तुरंत बाथरूम से बाहर आया। बाहर आते ही उसकी नजर सबसे पहले सामने बेड पर रखे हुए उस स्केच पर पड़ी। स्केच को अपने हाथों में उठाए वो कुछ पलों तक उसे गौर से देखता रहा। फिर कुछ सोचकर उसने उसे संभाल कर अपने ड्रॉर में रख दिया। अगले दिन ऑफिस में अपनी मीटिंग खत्म करने के बाद सिद्धार्थ तेजी से अपने पर्सनल ऑफिस की तरफ बढ़ गया। उसके चेहरे से ही जाहिर हो रहा था कि उसका मूड बेहद खराब है। होता भी क्यों नहीं, पूरी मीटिंग में सब लोगों का ध्यान उसकी बातों पर कम और उसके कटे हुए होठों पर ज्यादा था। जब उससे उन सबकी नजरों को और बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया तो उसने मीटिंग जल्दी खत्म कर दी। सर 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 वेट फॉर मी सर! पीछे से रोहित ने तेजी से उसके पास आते हुए आवाज लगाई। क्या है? एकदम से उखड़े हुए अंदाज में जवाब देते हुए सिद्धार्थ ने पीछे मुड़कर उसे देखा। सिद्धार्थ के पास आने के बाद ना चाहते हुए भी रोहित की नजर उसके होठों पर चली गई। वो सर, वो आज... रोहित कुछ कहने की कोशिश तो कर रहा था, मगर सिद्धार्थ को देखकर उसे इतनी हंसी आ रही थी कि बार बार उसका ध्यान अपनी ही बात से भटक रहा था। बड़ी ही मुश्किल से उसने अपनी हंसी को रोक कर रखा हुआ था। ये बात सिद्धार्थ ने भी नोटिस की और इमीडिएटली उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। वो तो पहले से ही चिढ़ा हुआ बैठा था, उसे तो बस अपना गुस्सा निकालने का एक मौका चाहिए था। अभी क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? आवाज नहीं निकल रही तुम्हारे मुंह से? ब्रेकफास्ट करके नहीं आए हो आज? या मेरी शक्ल देखकर तुम्हें इतनी हंसी आ रही है कि तुम जो बात मुझसे कहने आए थे वो भी भूल गए हो? सिद्धार्थ ने लगभग गुर्राते हुए पूछा। उसकी मुट्ठियां पहले से ही कस गई थी। अगर इस वक्त रोहित के चेहरे पर जरा सी भी स्माइल उसे दिख जाती तो वो उसे तब तक पकड़कर पीटता जब तक कि उसकी पूरी की पूरी शक्ल ही ना बिगड़ जाए। ऑफ कोर्स नॉट सर, रोहित ने तुरंत खुद को संभालते हुए जवाब दिया। इतने सालों से सिद्धार्थ के साथ काम करते हुए रोहित उसे बहुत अच्छी तरह समझने लगा था। कब कहाँ क्या बोलना है और कहाँ कैसे एक्सप्रेशंस देने हैं, इन सब में वो अब एक्सपर्ट हो चुका था। इतना तो शायद सेजल भी अपने बेटे को नहीं समझ पाई होगी। एक ही पल में उसने अपने चेहरे पर एकदम से सीरियस एक्सप्रेशंस लाते हुए कहा, मैं आपको बस ये बताने आया था कि आज दोपहर 2 बजे प्रीएमिनेंट प्रॉपर्टीज के मालिक मिस्टर विमल रॉय के साथ आपकी अपॉइंटमेंट है सिटी गोल्फ क्लब में। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है? तुम्हें लगता है ऐसी शक्ल लेकर मैं गोल्फ खेलने सिटी गोल्फ क्लब जाऊंगा? हाँ? सिद्धार्थ ने चिढ़कर उसे देखते हुए कहा। अगर वो अपनी चांद जैसी सूरज जिसमें फिलहाल एक दाग लगा हुआ था उसे भूल भी जाए तो कल रात के इंसिडेंट को कैसे इग्नोर कर सकता है? इतनी सारी सीढ़ियों से गिरने के बाद उसकी कमर की जो हालत हुई थी ना, उसे देखते हुए वो ऐसे किसी भी स्टंट के मूड में बिल्कुल नहीं था। मगर उसकी बात सुनकर रोहित ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा, सर मिस्टर रॉय अभी अमेरिका से यहाँ इंडिया आए हैं और फिर आपको तो पता ही है ना उनसे मिलना कितना मुश्किल है। उनके साथ आपकी मीटिंग फिक्स करने के लिए मुझे मिस्टर रॉय की उस खड़ूस सेक्रेटरी के साथ डेट पर भी जाना पड़ा था। आपको पता भी है कितना खाती है वो, और ऊपर से मैंने सुना है कि मिस्टर रॉय को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। सर अगर आज आपने ये मीटिंग कैंसिल की तो पता नहीं वो दोबारा आपसे मिलने के लिए टाइम देंगे भी या नहीं। सो प्लीज 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 सर ये मीटिंग कैंसिल मत कीजिए प्लीज। सिद्धार्थ ने ऊपर से लेकर नीचे तक एक नजर रोहित पर मारी। उसके एक्सप्रेशंस देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अगर सिद्धार्थ ने जाने से इनकार किया तो वो वहीं बैठकर रोना शुरू कर देगा। कपूर इंडस्ट्रीज की शुरुआत एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी के रूप में उत्कर्ष रॉय कपूर ने सालों पहले की थी। मगर पिछले कुछ सालों में जब से सिद्धार्थ ने कंपनी को संभालना शुरू किया था तब से कंपनी ने बहुत ही तेजी से तरक्की की थी। कपूर इंडस्ट्रीज की कई ब्रांचेस अलग अलग जगहों पर बनने लगी थी और उन सब ने अलग अलग इंडस्ट्रीज के रूप में अपनी जड़ें गहराई, बिजनेस वर्ल्ड में अपना नाम कमाया। मगर सिद्धार्थ का फोकस लार्ज स्केल शॉपिंग सेंटर्स पर था। मगर कपूर इंडस्ट्रीज के अंडर में जितने भी बड़े मॉल्स थे वो अब एक एक कर बंद होते जा रहे थे। बात अगर प्रीएमिनेंट प्रॉपर्टीज की करें तो आज की डेट में रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज में सबसे बड़ी शायद ही कोई दूसरी कंपनी मौजूद थी। उसका मेन ऑफिस इस वक्त अमेरिका में था मगर उसकी रेपुटेशन पूरी दुनिया में थी। बड़ी बड़ी जमीनों पर उनका मालिकाना हक था। रिसेंटली प्रीएमिनेंट प्रॉपर्टीज के मालिक मिस्टर विमल रॉय ने अनाउंस किया था कि वो इस सिटी के सेंटर में मौजूद जमीन का एक बड़ा सा टुकड़ा बेचना चाहते हैं। कपूर इंडस्ट्रीज उस जमीन को खरीदकर वहां पर शहर का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल बनाना चाहती थी। ये जगह ऐसी थी कि यहाँ पर किया गया थोड़ा सा भी इन्वेस्टमेंट बाद में सोने की तरह खेती करने जैसा साबित होने वाला था। मगर इसी वजह से इस जमीन पर और भी कई कंपनीज अपनी नजरें गड़ाए बैठी थी।
ऐसे में आज की ये मीटिंग कैंसिल करना सिद्धार्थ के लिए बहुत ही घाटे का सौदा साबित हो सकता था। इरिटेट होकर उसने अपने ऑफिस में कदम रखते हुए रोहित से कहा, ऐसी शक्ल लेकर मिस्टर रॉय से मिलने जाऊं मैं? हाँ, इससे तो बेहतर होगा कि तुम मेरी जान ले लो। रोहित भी उसके पीछे पीछे ऑफिस के अंदर आ गया। दरवाजा बंद करते हुए वो सिद्धार्थ के सामने एकदम सीरियस एक्सप्रेशन लिए आ खड़ा हुआ। रोहित ने मीटिंग कैंसिल होने की टेंशन में बिना कुछ सोचे समझे बोलना शुरू कर दिया। सर, ये सब बचकानी बातें छोड़कर क्या बस थोड़ी देर के लिए आप सीरियसली मेरी बात सुन सकते हैं? सर, हम किसी हरी गरी कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ प्रीएमिनेंट प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। सर, दुनिया भर के बिजनेसमैन इस कंपनी के साथ काम करने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। हाँ, मुझे पता है कि आप मिस्टर विमल रॉय से कहीं से भी कम नहीं है, लेकिन इस वक्त बस एक वही है जो सिटी सेंटर में हमें प्रॉपर्टी दिला सकते हैं। सर, आपको पता भी है हमें अगर वो प्रॉपर्टी मिल गई तो इससे हमारे बिजनेस को कितना फायदा होगा। और फिर सर, आप एक छोटी सी चीज के लिए इतना बड़ा मौका गंवाने को तैयार हैं? हाँ, आपको पता भी है सर, मेरी नजर में आप इस दुनिया के सबसे हॉट और हैंडसम इंसान हैं। काश के लुक्स के मामले में मैं आपका 1% भी होता ना, तो मुझे भी 2-4 लड़कियों की थोड़ी सी अटेंशन तो मिल ही जाती। आपको लगता है कि जरा सी चोट आपके इस खूबसूरत चेहरे को बिगाड़ सकती है? Well, that's impossible, sir। कहते हुए सांस लेने के लिए रोहित जरा सा रुका और दोबारा उसने अपना लेक्चर कंटिन्यू किया। और सबसे बड़ी बात, इतनी छोटी सी चोट किसी को नजर भी नहीं आने वाली है। कहते हुए वो तुरंत सिद्धार्थ के एकदम से करीब आ गया और उसके पूरे चेहरे को गौर से देखते हुए बोला, सर, मुझे तो कोई चोट नजर भी नहीं आ रही है आपके चेहरे पर। आपको अगर नजर आ रही है तो प्लीज मुझे भी दिखाइए। रोहित जिस अंदाज में ऊपर से लेकर नीचे तक उसकी पूरी बॉडी का मुआयना कर रहा था, उससे सिद्धार्थ थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा था। उसने उसे हल्के से धक्का देते हुए खुद से दूर किया और थोड़ी सख्ती से बोला, दूर दूर रहकर बात करो, कोई देखेगा तो कुछ और ही समझ लेगा। रोहित को उसकी बात सुनकर हल्की सी हंसी आ गई, मगर उसने जल्दी ही उस पर काबू भी पा लिया। आखिर माहौल की सीरियसनेस को बरकरार रखना भी तो उतना ही जरूरी था। क्या पता सिद्धार्थ जो अभी अभी उसके लेक्चर को सुनकर मोटिवेट हुआ था, वो वापस अपना इरादा बदल दे। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी अच्छी मोटिवेशनल स्पीच भी दे लेते हो। सिद्धार्थ ने अपनी चेयर पर बैठते हुए कहा, सब कुछ तो मैंने आपसे ही सीखा है सर। रोहित ने और भी ज्यादा मस्का मारते हुए कहा। अपनी इतनी ज्यादा तारीफ सुनकर अब सिद्धार्थ गुब्बारे की तरह फूलने लगा था। उसने एक बार अपने चेहरे पर हाथ फेरा और रोहित से दोबारा पूछा, अब क्या सच में मैं इतना हैंडसम हूँ? ऑफ कोर्स सर, आप हमेशा से सबसे ज्यादा हैंडसम थे, हैंडसम हैं और हमेशा ऐसे ही हैंडसम बने रहेंगे। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ना आपसे ज्यादा गुड लुकिंग बंदा देखा ही नहीं है। You are just super hot sir। अपनी बातों का असर होते हुए देखकर रोहित ने और भी जोश में आते हुए कहा, शट अप प्लीज, अब कुछ ज्यादा ही तारीफ हो गई है। सिद्धार्थ ने मुंह बनाकर अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल मेज पर रखते हुए कहा, वैसे तुम्हारी इस मोटिवेशनल स्पीच और इतनी सारी तारीफों को बेकार नहीं जाने दूंगा मैं। जिंदगी में शायद पहली और आखिरी बार ऐसा होगा कि सिद्धार्थ रॉय कपूर ऐसी बिगड़ी हुई शक्ल लेकर किसी मीटिंग के लिए जाएगा। थैंक यू सो मच सर। रोहित तो उसकी बात सुनकर जैसे खुशी से उछल ही गया था। मैं अभी आपके जाने का पूरा अरेंजमेंट करवाता हूँ। कहते हुए वो जाने के लिए पलटा, मगर तभी उसकी नजर एक बार फिर सिद्धार्थ के होठों पर पड़ी और उसके खुराफाती दिमाग में एक बार फिर से सोनल का चेहरा तैर गया, जिसे उसने पिछली रात को सिद्धार्थ के स्टडी रूम में वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान देखा था। जाते जाते वो एकदम से रुक गया। सर, उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए सिद्धार्थ को देखा, जो इस वक्त अपने ऑफिस डेस्क पर पैर चढ़ाए आराम से अपनी चेयर पर फैल कर बैठा हुआ था। अब क्या है? कहते हुए सिद्धार्थ ने एक सिगरेट सुलगा ली। सर, वो कल रात आपके स्टडी रूम में मैंने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को देखा था। वो लड़की कौन थी सर? रोहित ने हिम्मत करके आखिर पूछ लिया। रोहित ने आज तक सिद्धार्थ के आसपास अनन्या के अलावा और किसी लड़की को कभी देखा ही नहीं था। ऐसे में सोनल को देखकर उसके पेट में दर्द होने लगा था और जाहिर है ये दर्द तब तक कंटिन्यू होने वाला था जब तक कि वो सोनल के बारे में सब कुछ जान नहीं लेता। सिद्धार्थ कभी किसी लड़की को अपने आसपास भटकने भी नहीं देता था। ऐसे में अगर कोई लड़की उसके घर या यूं कहे कि सीधे उसके स्टडी रूम तक पहुंच जाए तो ये तो ब्रेकिंग न्यूज बनाने वाली बात थी। ऊपर से उस लड़की की इतनी हिम्मत थी कि वो आकर सिद्धार्थ की चेयर पर बैठ भी गई थी। और फिर उस लड़की और सिद्धार्थ के बीच जो भी बात हुई थी वो रोहित के अलावा उस वीडियो कॉन्फ्रेंस पर मौजूद बाकी लोगों ने भी क्लियरली सुनी थी। यानी वो सिद्धार्थ की कोई हाय हेलो वाली फ्रेंड तो बिल्कुल भी नहीं थी। सिद्धार्थ जो आराम से सिगरेट के कश लगा रहा था, रोहित का सवाल सुनते ही एकदम से चौंक गया। सारा धुआं जाकर उसके गले में अटक गया और वो बुरी तरह से खांसने लगा। कुछ सेकंड्स के बाद संभलते हुए उसने चिढ़ते हुए रोहित को देखा और बोला, मैंने उसे हाउस क्लीनिंग के लिए हायर किया है। तुम्हें दिखाई नहीं दिया कल रात भी वो मेरा डेस्क क्लीन कर रही थी? रियली? रोहित ने आंखें सिकोड़ते हुए उसे शक्की नजरों से देखा। वैसे भी सिद्धार्थ की इस बात पर यकीन करना बेहद मुश्किल था। उस वक्त रात के करीब 10 बज चुके थे। इतनी रात को हाउस क्लीनिंग का काम कौन करता है? उस पर भी इतनी खूबसूरत लड़की ये काम करने के लिए सिद्धार्थ के घर जाएगी, ये तो कहीं से भी हजम होने वाली बात थी ही नहीं। जून का महीना, जब अंदर बाहर चारों तरफ बस गर्मी ही गर्मी है। एक छोटी सी चिंगारी को भड़क कर आग बनने में कितना वक्त लगता है। ऐसे मौसम में एक हद से ज्यादा हसीन लड़की और एक हद से ज्यादा सक्सेसफुल हैंडसम बिजनेसमैन जो कि बैचलर भी है, दोनों एक साथ एक ही छत के नीचे पूरी रात गुजारते हैं। ऊपर से सिद्धार्थ के ये कटे होंठ कल रात की पूरी कहानी खुद ही कह रही है। रोहित ने अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ाते हुए कल रात की पूरी स्क्रिप्ट बस चंद सेकंड्स में ही लिख डाली थी। अपनी सोच में डूबे हुए ही कब वो सिद्धार्थ को देखकर मुस्कुराने लगा, उसे खुद ही पता नहीं चला। इतनी हंसी किस बात पर आ रही है तुम्हें? सिद्धार्थ ने गुस्से में रोहित से पूछा। इतना अंदाजा तो उसे भी हो गया था कि उसके दिमाग में सोनल को लेकर कोई खिचड़ी पकनी शुरू हो गई है। कुछ भी तो नहीं सर, कुछ नहीं हुआ। रोहित ने तुरंत अपना गला साफ करते हुए एकदम से सीरियस होकर कहा, मगर तभी अचानक से उसे कुछ याद आया।
सर, मुझे बार बार ऐसा लग रहा है जैसे मैंने उस लड़की को पहले भी कहीं देखा है। फिर अचानक एकदम से उछलते हुए उसने कहा, सर, ये वही लड़की है ना जिसके बारे में आपने मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन निकालने को कहा था, और कुछ दिन पहले आपने इसका नंबर भी मुझसे मांगा था, राइट? क्या नाम था इसका? सोनाली। रोहित ने याद करने की कोशिश करते हुए कहा। सिद्धार्थ ने अब झल्लाते हुए अपने हाथ की आधी बची हुई सिगरेट को एशट्रे में फेंक दिया और रोहित से बोला, गोल्फ कोर्स में खबर कर दो कि मुझे कैडी की कोई जरूरत नहीं है। What? But why? The great businessman सिद्धार्थ रॉय कपूर क्या अपने लिए खुद बॉल्स उठाएंगे? मैं अपनी कैडी अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। You may go now. सिद्धार्थ ने उसे एक नकली मुस्कान के साथ देखते हुए कहा, ओके सर, कहते हुए अनमनी मन से पलटकर रोहित कैबिन से बाहर निकल गया। अंदर अपने ऑफिस चेयर पर बैठा सिद्धार्थ गुस्से में कसमसा रहा था। बीवी को अपने साथ रखना वैसे ही परेशानी का सबब होता है, उस पर से अगर बीवी सीक्रेट हो तो प्रॉब्लम्स 10 गुना ज्यादा बड़े रूप में मुंह फाड़े सामने आती हैं। और फिलहाल बस वही सिद्धार्थ के साथ हो रहा था। सोनल मेहता, तुम्हें क्या लगता है मेरा सुकून छीनकर तुम वहां आराम से मजे करोगी? नेवर, इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी अब। कहते हुए सिद्धार्थ के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान फैल गई थी। सोनल इस वक्त क्लास में बैठी हुई थी। उसका पूरा ध्यान सामने की तरफ था। आज स्पेशल क्लासेस अनाउंस की गई थी जो खुद डीन ले रहे थे, सो पूरी क्लास एकदम हाउसफुल थी। पूरी क्लास में इस वक्त डीन की आवाज के अलावा दूसरी और कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। मगर तभी एक गाने की तेज आवाज से जैसे सारे स्टूडेंट्स एक साथ चौंक गए। अरे लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। सोनल ने अपने चारों तरफ देखा। क्लास में मौजूद हर शख्स इस वक्त उसकी ही तरफ देख रहा था। ओह गॉड, हमेशा क्लास में आने से पहले मैं फोन साइलेंट कर लेती हूँ, लेकिन कॉल को भी तभी आना था जब मैं आज ऐसा करना भूल गई। सबकी नजरें इस वक्त उसे इस कदर चुभ रही थी कि सोनल का मन हो रहा था अभी के अभी अपने हाथों से जमीन खोदकर उसके अंदर दफन हो जाए। आलिया उसकी बगल में बैठी हुई थी। उसने तुरंत उसे अपनी कोहनी मारते हुए फोन साइलेंट करने का इशारा किया। सोनल ने हड़बड़ाते हुए बैग में से फोन निकालकर देखा। स्क्रीन पर सन की सुड्डू नाम चमक रहा था। मैंने आप सबको स्टार्टिंग में ही वार्न किया था, मेरी क्लास में सबके फोन ऑफ होने चाहिए। शायद आपने मेरी बातों को बहुत लाइटली ले लिया है। इसी वक्त अपना फोन ऑफ कीजिए वरना। डीन की बात कंप्लीट होने से पहले ही सोनल का फोन दोबारा बजने लगा था। सोनल एकदम से पैनिक हो गई। फोन उसके हाथ से छूटते छूटते बजा। उसने जल्दी से कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया, मगर उसका फोन तो जैसे आज बगावत पर उतर आया था। हर बार फोन डिस्कनेक्ट करने के बावजूद फोन दोबारा बजने लग जाता। पूरी क्लासरूम में भी अब फुसर फुसर शुरू हो गई थी। सोनल को अब रोना आ रहा था। साइलेंस! क्लासरूम में डीन की तेज आवाज गूंजी और एक पल में ही फिर से पूरे क्लासरूम में शांति छा गई। अब डीन ने सोनल की तरफ पलटते हुए कहा, अगर आपका फोन एक बार भी और बजा तो मैं खुद आपको क्लास के बाहर तक छोड़कर आऊंगा। उसकी गुस्से से भरी आंखें देखकर सोनल की हालत वैसे ही खराब हो गई थी। उधर अपनी कार में बैठे बैठे सिद्धार्थ ने अपने फोन को गुस्से से घूर कर देखा। इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन काटने की? गुस्से में दांत पीसते हुए उसने एक मैसेज टाइप किया और सेंड कर दिया। डीन से डांट खाने के बाद सोनल ने अपना फोन साइलेंट मोड पर डाल दिया था, मगर इससे पहले कि वो उसे वापस बैग में रख पाती, फोन एक बार फिर वाइब्रेट हुआ और सामने सिद्धार्थ का मैसेज शो हुआ। सोनल मेहता, तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट्स हैं। अगर तुम इसी वक्त मेरे पास नहीं आई तो आई स्वेयर आई विल किल यू। सोनल ने एक नजर डीन पर मारी, जो अब वापस ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़कर वहां कुछ डिजाइन्स क्रिएट कर रहे थे। उसने तुरंत एक मैसेज टाइप किया, मैं इस वक्त क्लास में हूँ, प्लीज मुझे परेशान मत करो, और उसे सेंड कर दिया। मगर मैसेज भेजने के सिर्फ 2 सेकंड के अंदर उसे एक और मैसेज मिला, तुम चाहती हो मैं तुम्हारे क्लास में आकर सबके सामने तुम्हें उठाकर अपने साथ ले जाऊं? मैसेज पढ़ते ही सोनल के हाथों से फोन छूटते छूटते बजा। ये आदमी सच में पागल हो गया है क्या? वैसे सोनल को पता था सिद्धार्थ का कोई भरोसा नहीं है, वो ऐसा कर भी सकता था। सो किसी तरह घबराहट में धड़कते दिल और कांपते हाथों के साथ उसने उसे एक और मैसेज किया, नहीं यहाँ मत आना प्लीज, मैं आ रही हूँ। सोनल उठकर बाथरूम जाने के बहाने से क्लास से बाहर आ गई। मन ही मन उसने अब तक सिद्धार्थ के ऊपर अनकाउंटेबल गालियों की बौछार कर दी थी। गालियां भी ऐसी वैसी नहीं, एकदम लेटेस्ट और ट्रेंडी वाली। सोनल क्लास से तो बाहर आ गई, मगर उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि सिद्धार्थ इस वक्त कहाँ है। सो उसने अपना फोन निकाला और सिद्धार्थ को कॉल लगाकर झल्लाहट भरी आवाज में पूछा, कहाँ हो तुम? उधर से सिद्धार्थ का जवाब सुनकर उसका मन हो रहा था उसे फोन में घुसकर ही मारना शुरू कर दी, मगर किसी तरह खुद पर कंट्रोल करते हुए वो यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस की तरफ बढ़ गई। गेट से करीब 50 मीटर की दूरी पर सिद्धार्थ की BMW एक पेड़ के नीचे पार्क थी। तेजी से चलते हुए वो कार के करीब पहुंची, मगर उसके वहां पहुंचने से पहले ही गाड़ी की ड्राइवर सीट वाला डोर खुला और उससे एक अच्छा खासा हैंडसम सा लड़का निकलकर उसके सामने खड़ा हो गया। उसकी उम्र तकरीबन 25-26 साल की होगी और उसने एकदम क्लासी फॉर्मल ड्रेस पहन रखी थी। सोनल को देखकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो फाइनली आज आपसे मुलाकात हो ही गई मिस हाउस क्लीनर। सोनल उसकी बात सुनकर एकदम से शॉक्ड रह गई। दिखने में तो ये बंदा एकदम अच्छे खासे घर का और वेल मैनर्ड भी लग रहा था। ऐसे में उसके मुंह से अपने लिए मिस हाउस क्लीनर सुनकर वो बुरी तरह चौंक गई थी। उसे एकदम से हैरान परेशान देखकर उस लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो आई एम रोहित, मैं मिस्टर सिद्धार्थ रॉय कपूर का पर्सनल असिस्टेंट हूँ। कहते हुए रोहित ने आगे बढ़कर पीछे वाली सीट की तरफ का डोर ओपन कर दिया और अदब से झुकते हुए बोला, प्लीज गेट इन। फाइनली सिद्धार्थ को गाड़ी के अंदर बैठे देखकर सोनल की जान में जान आई। सिद्धार्थ आज रोज की तरह अपने ऑफिस वाले कपड़ों में नहीं था। आज उसने सिंपल सी कैजुअल ड्रेस पहन रखी थी। उसने इस वक्त एक हाफ स्लीव्स वाली टी-शर्ट और साथ में लाइट ब्लू कलर की स्लैक्स पहन रखी थी।
और अपने इस ड्रेसअप की वजह से आज वो किसी खड़ूस बिजनेसमैन की बजाय एकदम सिंपल कॉलेज गोइंग स्टूडेंट जैसा नजर आ रहा था। वो इस वक्त गाड़ी की सीट से अपनी पीठ टिकाए बैठा था। उसका पूरा ध्यान अपने लैपटॉप पर था, जिसमें वो ना जाने क्या क्या काम कर रहा था। सोनल के गाड़ी में आ जाने के बावजूद उसने एक नजर उठाकर उसकी तरफ देखने की कोई जरूरत नहीं समझी। उल्टा लैपटॉप में ही अपनी नजरें गड़ाए उसे तंज कसता हुआ बोला, बहुत मजा आ रहा था ना तुम्हें मेरी कॉल्स को डिस्कनेक्ट करते हुए। सोनल ने तुरंत सफाई देते हुए कहा, ऐसा नहीं है, मैं जानबूझकर इग्नोर नहीं कर रही थी। आज की क्लास खुद डीन ले रहे थे, जो डीन का अमाउंट डबल ज्यादा है। तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारी उन फोन कॉल्स की वजह से आज मैं कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई थी। श्रेली, अब सिद्धार्थ ने जरा सा इंटरेस्ट लेते हुए उसकी तरफ मुड़कर देखा, फिर एक नकली मुस्कान के साथ बोला, मुझे सचमुच ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि मेरी वजह से तुम्हें मुसीबत उठानी पड़ी। सिद्धार्थ की बात सुनकर सोनल को गुस्सा तो बहुत तेज आया, मगर इससे पहले कि वो उसे कुछ कह पाती, उसकी नजर सिद्धार्थ के कटे हुए होंठों के ऊपर चली गई और कल रात की सारी बातें याद आते ही एक बार फिर से शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया। वो एकदम चुप होकर बैठ गई। रोहित ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। गाड़ी को घर के बजाय दूसरे रास्ते की तरफ मुड़ता हुआ देखकर सोनल ने हैरानी के साथ पूछा, हम लोग घर नहीं जा रहे? कहाँ लेकर जा रहे हो तुम मुझे? मैंने कुछ दिनों पहले ही एक कोयले की खदान खरीदी थी, वहाँ मजदूरों की कमी हो गई है, सोच रहा हूँ तुम्हें उधर ही काम पर लगा दूं। सिद्धार्थ ने लैपटॉप पर काम करते हुए एकदम सीरियसली उसे जवाब दिया। सोनल मन महसूस कर रह गई, इस आदमी से कुछ भी पूछना बेकार है। सो चुपचाप वो खिड़की से बाहर देखने लग गई। रोहित भले ही ड्राइविंग सीट पर था, मगर उसका पूरा ध्यान पीछे हो रही बातचीत पर लगा हुआ था। बीच बीच में वो उन दोनों को देख भी लेता था। वो इतने सालों से सिद्धार्थ को देख रहा था, कभी कभी वो बिल्कुल बच्चों जैसे बिहेव करने लगता था, मगर फिर भी रोहित ने कभी उसे किसी के साथ इतनी क्यूटली कॉन्वर्सेशन करते हुए नहीं देखा था। इतना तो उसे भी समझ में आ गया था कि सोनल केवल उसकी हाउस क्लीनर नहीं हो सकती, उन दोनों के बीच जरूर कुछ बहुत ही डिलिशियस सा पक रहा है। सो इस टेस्टी डिश का स्वाद लेने के लिए उसने अपना पूरा ध्यान उन दोनों की बातों पर लगा रखा था। मगर उसे ये देखकर डिसअपॉइंटमेंट हुई कि उसके बाद पूरे रास्ते वो दोनों एकदम खामोशी से बैठे रहे। सिद्धार्थ लगातार लैपटॉप पर ही बिजी था और सोनल चुपचाप बस खिड़की के बाहर देखे जा रही थी। ठीक 1 घंटे के बाद सिद्धार्थ की BMW सिटी गोल्फ गाड़ी रुकती ही सिद्धार्थ तुरंत बाहर आ गया। सोनल ने भी गाड़ी से निकलते हुए एक बार हैरानी से अपनी चारों तरफ देखा। सिद्धार्थ ने एक बड़ा सा बैग निकालकर सोनल की तरफ उछाल दिया। सोनल ने एकदम से हड़बड़ाते हुए अपने दोनों हाथों से बैग कैच कर लिया। सिर्फ 5 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, इसी वक्त लॉकर रूम में जाओ और अपने कपड़े चेंज करके आओ, सिद्धार्थ ने अपनी घड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा। सोनल ने एक बार बैग खोलकर देखा। उसे इस बात पर हैरानी हो रही थी कि सिद्धार्थ उसके लिए कपड़े लेकर आया था। क्या क्या हम लोग यहाँ इस वक्त गोल्फ खेलने आए हैं? सोनल ने हिचकिचाते हुए पूछा। सिद्धार्थ ने आराम से गाड़ी से टिककर खड़े होते हुए जवाब दिया, ऑफ कोर्स। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? सोनल का दिमाग अब गर्म होने लगा था। उसे तो लगा था कि शायद कोई जरूरी काम होगा, इसलिए सिद्धार्थ ने इतनी इमरजेंसी में यूनिवर्सिटी से बुलवाया होगा, मगर वो इस वक्त इतनी भरी गर्मी की दोपहर में उसे यहाँ गोल्फ खेलने के लिए लेकर आएगा, ये उसने बिल्कुल नहीं सोचा था। उसकी इतनी इंपॉर्टेंट क्लास आज सिद्धार्थ की वजह से मिस हो गई थी। फिर भी अपने गुस्से का घूंट पीते हुए उसने जवाब दिया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हें होगी क्योंकि मुझे गोल्फ खेलना नहीं आता। जवाब में सिद्धार्थ ने उसे लापरवाही से एक बार ऊपर से नीचे तक घूरा और फिर बोला, तुम सच में मेहता ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की वारिस हो ना? इतनी रईस फैमिली से बिलोंग करने के बावजूद तुम्हें गोल्फ खेलना नहीं आता? स्ट्रेंज। सोनल ने गुस्से में भरकर उसे देखते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, वो इसलिए क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में नहीं पढ़ाई में ध्यान देती हूँ। हर बार अपनी क्लास के टॉपर लिस्ट में मेरा नाम शामिल होता है और हर सेमेस्टर में मुझे अच्छे ग्रेड्स लाने के लिए स्कॉलरशिप भी मिलती है। ओह रियली? और ये अच्छे ग्रेड्स लाकर तुम कौन से खेत की मूली उखाड़ने वाली हो? रही बात स्कॉलरशिप की, तो जितने पैसे तुम्हें स्कॉलरशिप में मिलते हैं वो मुझसे ले लेना। उसके बाद उसने इरिटेट होते हुए दोबारा अपनी घड़ी पर एक नजर मारी और बोला, बस बहुत हो गई बहसबाजी, इसी वक्त जाओ और चेंज करके आओ, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। सोनल को जरा सा भी आइडिया नहीं था कि सिद्धार्थ के दिमाग में क्या चल रहा है, मगर उसकी बात मानने के अलावा उसके पास फिलहाल दूसरा और कोई रास्ता भी नहीं था। सो वो चुपचाप लॉकर रूम की तरफ बढ़ गई और वहां से चेंज करके जब वो बाहर आई तो रोहित की नजरें तो जैसे उस पर से हट ही नहीं रही थी। उसने सोनल की तारीफों में पुल ही नहीं, पूरा का पूरा हाईवे बना डाला था। I'm speechless. Your house cleaner, she is so beautiful, sir. कहते कहते उसकी नजरें सिद्धार्थ की तरफ घूम गई। सिद्धार्थ ने उसे आंख दिखाई और वो एकदम से सिटपिटाकर चुप हो गया, मगर ज्यादा देर उसका मुंह बंद रखना इम्पॉसिबल सी बात थी। सो इस बार अपने वर्ड्स को करेक्ट करते हुए उसने कहा, I mean मिस सोनल मेहता, आप सचमुच बहुत खूबसूरत हैं। आपको देखकर आपकी उम्र का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। कोई कह नहीं सकता कि आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं। इस आउटफिट में आप किसी हाई स्कूल गर्ल की जितनी प्यारी और मासूम दिख रही हैं। अपनी इतनी तारीफ सुनकर सोनल तो एकदम से शर्मा गई थी। उसने धीरे से एक बार सिद्धार्थ की तरफ देखा, जो अब तक एकदम चुपचाप खड़ा था। उसने इस वक्त जैसी शक्ल बना रखी थी, उससे साफ जाहिर था कि वो खुश नहीं है। क्या हुआ? मैं अच्छी नहीं लग रही इस ड्रेस में? सोनल ने घबराते हुए उससे पूछा। सोनल ने अपनी जिंदगी में पहली बार गोल्फिंग आउटफिट पहना था। अरे नहीं मैम, रोहित ने झट से उसे कंफर्टेबल फील कराते हुए जवाब दिया, ये ड्रेस आप पर एकदम परफेक्टली सूट कर रही है। और फिर इस ड्रेस की स्कर्ट देखिए ना, एकदम सर की ड्रेस के साथ मैचिंग है। इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों ने किसी क्यूट कपल्स की तरह मैचिंग ड्रेस पहन रखी है। रोहित ने दांत दिखाते हुए आखिरकार अपने मन की बात कह ही दी। सोनल और सिद्धार्थ दोनों ने उसे घूर कर देखा तो वो चुप हो गया। सोनल ने इस वक्त एक व्हाइट कलर की वन पीस ड्रेस पहन रखी थी। कॉलर्स के साथ इसका ऊपरी हिस्सा हाफ स्लीव्स वाले पोलो शर्ट के जैसा था और नीचे प्लीटेड स्कर्ट्स अटैच थी। हालांकि रोहित की ये बात कि ये ड्रेस सिद्धार्थ की ड्रेस से मैच करती है, ये बात उसे कहीं से भी हजम नहीं हो रही थी। ड्रेस की स्कर्ट मुश्किल से उसके घुटनों तक पहुंच रही थी। उसकी फेयर स्किन के साथ ये व्हाइट कलर काफी अच्छा लग रहा था।
अपने लंबे काले बालों की सोनल ने इस वक्त एक हाई पोनीटेल बनाई हुई थी। उसने जरा सा भी मेकअप नहीं किया था। उसकी नेचुरली ग्लोइंग स्किन की वजह से वो बेहद खूबसूरत नजर आ रही थी। सिद्धार्थ ने एक नजर सोनल पर मारी और चिढ़ते हुए रोहित को देखकर बोला, कब से देखे जा रहा हूँ मैं तुम्हें, कुछ भी बकवास किए जा रहे हो। कहते हुए वो तुरंत वहां से चला गया। रोहित ने सोनल की तरफ देखकर एक स्माइल दी और अपनी पलकें झपकाते हुए कहा, डोंट वरी, मैं बहुत सालों से सर के साथ काम कर रहा हूँ और इतने सालों के एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि सर जब भी शर्माते हैं ना तो ऐसे ही नकली गुस्सा दिखाकर चले जाते हैं। कहते हुए वो हंसने लगा। सोनल के चेहरे पर भी एक स्माइल आ गई। ओके लेट्स गो, यहाँ सर एक बहुत जरूरी काम से आए हैं। रोहित ने गोल्फ कार्ट की तरफ बढ़ते हुए कहा। गोल्फ कार्ट में आकर सोनल ने एक बार फिर सिद्धार्थ से पूछा, रोहित कह रहा है कि तुम यहाँ किसी जरूरी काम से आए हो, क्या यहाँ तुम्हारी कोई बिजनेस मीटिंग है? सिद्धार्थ ने बिना उसकी तरफ देखे ही सिर हिलाकर जवाब दिया, पर सिद्धार्थ मुझे सचमुच गोल्फ खेलना नहीं आता, मैं यहाँ क्या करूंगी? सोनल ने परेशान होते हुए पूछा। अब सिद्धार्थ के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई थी। उसकी जरूरत भी नहीं है, तुम्हें मैंने यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि तुम मुझे बॉल्स उठाकर दे सको। सोनल तो उसकी बात सुनकर एकदम स्पीचलेस रह गई। इस काम के लिए उसने उसकी इतनी इंपॉर्टेंट क्लास मिस करवा दी। वो दोनों गोल्फ क्लब के उस हिस्से में पहुंच चुके थे जहाँ इस वक्त शायद मैच हो रहा था। एक आदमी इस वक्त गोल्फ स्टिक पकड़े खड़ा था। धीरे से सधे हुए हाथों से निशाना लगाते हुए उसने उस बॉल को करीब 10 मीटर दूर होल में सरका दिया। वहां मौजूद सारे लोग उसकी तारीफ में क्लैपिंग करने लगे। सिद्धार्थ ने भी तेजी से आगे बढ़कर क्लैप करते हुए कहा, It's amazing to see you play golf. I'm totally impressed with your skills, Mr. Roy. उसकी आवाज सुनकर विमल रॉय ने मुस्कुराते हुए पलटकर उसकी तरफ देखा। तो आखिरकार आप आ ही गए। मिस्टर रॉय की नजरें एक पल के लिए सिद्धार्थ पर से फिसलते हुए उसके पीछे खड़ी सोनल और रोहित पर जा रुकी, मगर फिर उन्होंने उसी स्माइल के साथ सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी आप यहाँ अपने साथ अपनी पार्टनर को भी लेकर आएंगे। अब मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ इस गोल्फ कोर्ट पर एकदम से अकेला पड़ जाऊंगा। मिस्टर रॉय की बात सुनकर सोनल ने तुरंत आगे बढ़ते हुए जवाब दिया, नाइस टू मीट यू मिस्टर रॉय, मगर मैं मिस्टर कपूर की पार्टनर नहीं हूँ, मैं बस आज के गेम में उनकी कैडी हूँ। ओह रियली? उन्होंने सरप्राइज्ड होते हुए एक बार सोनल और फिर सिद्धार्थ की तरफ देखा। मिस्टर विमल रॉय की उम्र करीब 40-45 के आसपास होगी। इस उम्र तक आते आते इंसान के पास और कुछ होना हो, जिंदगी के तजुर्बे जरूर बहुत सारे होते हैं। और फिर मिस्टर विमल रॉय एक बेहद सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। रोज अलग अलग किस्म के लोगों के साथ डील करते करते उनको इंसानों की अच्छी खासी परख हो चुकी थी। सिद्धार्थ ने सोनल को ऐसे घूरा जैसे उसे सोनल का बीच में बोलना खल गया हो। उसने तुरंत आगे बढ़ते हुए कहा, मिस्टर रॉय, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मैं भी आपके साथ कुछ शॉट्स खेलना चाहूंगा। ऑफ कोर्स मिस्टर कपूर, बट वी हैव टू वेट फर्स्ट। एक्चुअली आज यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए 2 और लोग आ रहे हैं। मिस्टर रॉय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये लीजिए, वो दोनों आ भी गए। सिद्धार्थ का चेहरा तुरंत उतर गया। ये दूसरा कौन आ गया उसकी ड्रीम प्रॉपर्टी पर डाका डालने? उनकी बात सुनकर तीनों ने ही एक साथ पलटकर मिस्टर रॉय के उन 2 नए गेस्ट्स की तरफ देखा जो इस वक्त गोल्फ कार्ट से निकलकर उन्हीं की डायरेक्शन में चले आ रहे थे। उन दोनों को देखते ही सिद्धार्थ और सोनल दोनों के ही चेहरों का रंग उड़ गया था। गोल्फ कार्ट उन लोगों से कुछ दूरी पर आकर रुक गया और उसमें से नमन सिंघानिया और पायल मेहता निकलकर उन लोगों की तरफ बढ़े। नमन ने भी आज नेवी ब्लू कलर के कैजुअल कपड़े पहने थे, मगर पायल ने सेम वैसी ही ड्रेस पहनी हुई थी जैसे इस वक्त सोनल ने पहन रखी थी। 2 लड़कियों के लिए इससे ज्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन शायद ही कुछ और हो। उन दोनों के बीच अगर कुछ फर्क था तो बस इतना कि पायल ने इस वक्त भी हैवी मेकअप कर रखा था, जबकि सोनल विदाउट मेकअप ही सोने जैसी रंगत लिए चमक रही थी। उन दोनों ने ही आकर सबसे पहले मिस्टर रॉय के साथ हाथ मिलाया। उसके बाद नमन ने ऐसे शो किया जैसे उसने अभी अभी सिद्धार्थ को देखा हो। मिस्टर कपूर, आप भी यहाँ? आपसे मिलकर खुशी हुई। कहते हुए उसने अपना हाथ सिद्धार्थ की तरफ बढ़ाया। सिद्धार्थ को उससे हैंडशेक करने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था, मगर मिस्टर रॉय के सामने इतना सा डिसिप्लिन मेंटेन करना भी उसकी मजबूरी थी। सो उसने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए हैंडशेक किया और चंद सेकंड्स में ही अपना हाथ वापस भी खींच लिया। अगर उसका बस चलता तो नमन से हाथ मिलाने के बाद वो अपने हाथ सैनिटाइज करने से भी नहीं चूकता। क्या बात है मिस्टर सिंघानिया, मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ आपसे मुलाकात हो ही जाती है। सिद्धार्थ ने लगभग तंज कसने वाले अंदाज में कहा। नमन ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वेल मिस्टर कपूर, जब मुझे पता चला कि ग्रेट बिजनेसमैन मिस्टर विमल रॉय कपूर हमारे शहर में आए हैं तो मैं उनको खुद से मिलने से रोक नहीं पाया। जितना बड़ा इनका बिजनेस में नाम है उससे कहीं ज्यादा बड़ा इनका दिल है। मुझे तो इनसे मिलने आना ही था। साफ दिख रहा था नमन विमल रॉय की बटरिंग करने की कोशिश कर रहा था। विमल रॉय ने हंसते हुए नमन के कंधे पर हाथ रखकर कहा, ये तो आप सबका प्यार है कि मुझे इस लायक समझते हैं। नो सर, ही इज एब्सोल्युटली राइट। सिद्धार्थ ने भी मौके की नजाकत को देखते हुए एक बड़ी सी स्माइल देते हुए कहा। बाहर से तो वो एकदम शांत नजर आ रहा था, मगर अंदर ही अंदर गुस्से से उसका खून खौल रहा था। नमन सिंघानिया, अपनी औकात से कहीं ज्यादा आगे बढ़कर काम करने लगे हो तुम। अब मेरी सिद्धार्थ रॉय कपूर की बिजनेस डील खराब करने की कोशिश करोगे तुम? हाउ डेयर यू। सिद्धार्थ मन ही मन कसमसा रहा था। दूसरी तरफ सोनल को भी वहां मौजूद देखकर पायल का मूड पहले ही खराब हो चुका था, जिस पर उसकी ड्रेस ने और कोड में खाज का काम किया। इतना भी वो शायद बर्दाश्त कर लेती, मगर सोनल को सिद्धार्थ रॉय कपूर के साथ देखकर उसे जितनी हैरानी हुई थी उससे भी कहीं ज्यादा वो गुस्से से भर गई थी। उसे तो लग रहा था सोनल से उसका सब कुछ छीन लेने के बाद वो सड़क पर आ गई होगी, मगर यहाँ तो वो इंडिया के सबसे हॉटेस्ट बैचलर और टॉप क्लास के बिजनेसमैन सिद्धार्थ रॉय कपूर के साथ घूम रही थी। किसी भी लड़की को ऐसी सिचुएशन में जलन तो होगी ही।
और फिर पायल तो वैसे भी सोनल की शक्ल से भी चिढ़ती थी, भले ही पैसे के दम पर ही सही, मगर आज पायल का नाम इंडिया की सबसे डिमांडिंग और हॉटेस्ट सेलिब्रिटीज में शामिल था। इतना ही नहीं, वो मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज की इकलौती वारिस भी थी। मगर फिर भी सोनल को देखकर उसके मन में इनसिक्योरिटीज के बीज पनपने लगे थे। उसे कहीं ना कहीं आज भी ये डर सताता था कि अगर सोनल बार बार नमन के सामने आती रही तो कहीं वो उसे छोड़कर वापस सोनल के पास न चला जाए। आखिर इतनी मुश्किल से तो उसने नमन को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाया था। उसी के दम पर आज वो इन ऊंचाइयों को छू रही थी। नहीं, वो ऐसा रिस्क नहीं ले सकती। उसे किसी भी तरह सोनल को नमन से दूर रखना ही होगा। पायल के मन में इस वक्त जैसे तूफान आया हुआ था, मगर उसने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट का नकाब ओढ़ कर रखा था, जो ये बताने के लिए काफी था कि वो कितनी अच्छी एक्ट्रेस है। उसने मुस्कुराकर सोनल की तरफ देखते हुए पूछा, कैसी हो सोनल? बहुत दिनों से कहीं नजर ही नहीं आई। इज एवरीथिंग ओके? उसने झूठी फिक्र दिखाते हुए पूछा। सोनल ने एक नजर उसकी तरफ देखा। कितनी अच्छी एक्टिंग कर लेती है पायल। हाँ, इतने सालों से उसकी बहन होने की एक्टिंग ही तो करती आई थी वो। जिस दिन पायल ने धोखे से उसके सिग्नेचर प्रॉपर्टी पेपर्स पर लिए थे, उस दिन तो वो कुछ कर नहीं पाई थी, मगर आज उसे अपने सामने देखकर सोनल की आंखों के सामने उस दिन की हर बात जैसे किसी फिल्म की तरह चलने लगी थी। वो रोना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी, पायल को मारना भी चाहती थी, उससे पूछना चाहती थी कि आखिर किस बात की सजा दी है उसने उसे। मगर तभी मिस्टर रॉय की आवाज सुनकर वो जैसे अपने ख्यालों से बाहर आई। मुझे लगा था कि वो मिस्टर सिंघानिया और मिस्टर कपूर ही एक दूसरे को जानते होंगे, पर आई एम सरप्राइज्ड टू सी कि आप दोनों भी एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानती हैं। मिस्टर रॉय ने उन दोनों को देखते हुए कहा, वो मैं एक्चुअली सोनल कहना चाहती थी कि वो पायल को बिल्कुल नहीं जानती, मगर उससे पहले ही पायल ने उसकी बात काटते हुए जवाब दिया, मेरी इससे बस 2-4 बार ही मुलाकात हुई है। मैं खुद हैरान हूँ इसे यहाँ देखकर। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ एकदम से हैरान रह गया। सोनल के साथ अपने रिलेशन को जाहिर करना तो बहुत दूर की बात है, पायल ने तो उसे पहचानने से भी इनकार कर दिया था। कोई इतना भी पत्थर दिल कैसे हो सकता है? सोनल ने भी एक फीकी सी हंसी हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारी इस तरह से फिर से मुलाकात हो जाएगी। अगर पायल सबसे मेरी पहचान छुपाना चाहती है तो यही सही। वैसे भी सोनल को अब उसे अपनी बहन कहने में कोई दिलचस्पी नहीं रह गई थी। आप दोनों का ही सोनेम सेम है, आप दोनों ही जैसे कपड़े भी पहन रखे हैं, और फिर कोइंसिडेंस देखिए कि आप दोनों आज एक साथ ही मुझसे मिलने आई हैं। इतने सारे कोइंसिडेंस एक साथ तो नहीं हो सकते, जरूर इसमें ऊपर वाले की कोई मर्जी शामिल है। अगर आप दोनों के बीच एक मैच हो जाए तो कैसा रहे? मिस्टर रॉय ने मुस्कुराते हुए सोनल और पायल की तरफ देखते हुए पूछा। सोनल तो उनकी बात सुनते ही एकदम स्पीचलेस हो गई थी। अभी तक तो किसी ने मिस्टर रॉय को उसका नाम तक नहीं बताया था, तो उन्हें उसका सरनेम कैसे पता चला? मगर उससे भी बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि वो उसे गोल्फ खेलने को कह रही थी। सोनल को तो गोल्फ क्लब पकड़ना तक नहीं आता था, मैच खेलना तो बहुत दूर की बात थी। वहीं नमम और सिद्धार्थ दोनों को ही तुरंत समझ में आ गया था कि मिस्टर रॉय ने यह सजेशन किस मकसद से रखा है। दो बड़ी कंपनीज के सीईओ इस वक्त मिस्टर रॉय के सामने एक ही बिजनेस डील के लिए खड़ी थी। ऐसे में किसे प्रायोरिटी दी जाए, इस कंफ्यूजन से बचने के लिए शायद उन्होंने ये आसान तरीका खोज निकाला था। सिद्धार्थ को जरा भी उम्मीद नहीं थी कि उसका ड्रीम प्रोजेक्ट इस तरह एक खेल बनकर रह जाएगा। रोहित को भी सिचुएशन समझते देर नहीं लगी और परेशानी उसके चेहरे पर साफ साफ झलकने लगी थी। यहाँ आने से पहले ही सोनल ने क्लियर कर दिया था कि उसे गोल्फ खेलना बिल्कुल नहीं आता है। ऐसे में मिस्टर रॉय के सजेशन को एक्सेप्ट करने का सीधा और साफ मतलब यही था कि ये बिजनेस डील उनके हाथ से जा चुकी थी। सिद्धार्थ भी कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं था, सो उसने मिस्टर रॉय को रोकते हुए कहा, आप मिस्टर रॉय, इसके बदले आप मेरे और मिस्टर सिंघानिया के बीच मैच क्यों नहीं ट्राई करते? आई वुड लव टू प्ले विद हिम। नमम ने भी इस सिचुएशन में चुप रहना ही बेहतर समझा। इतने सालों तक वो और सोनल साथ थे, इतना तो वो भी जानता था कि सोनल को गोल्फ का जी भी नहीं पता है। अगर सोनल और पायल के बीच मैच होता है तो पायल उसे जलील करने का कोई मौका नहीं छोड़ेगी। नमन को सिद्धार्थ की कोई फिक्र नहीं थी। पिछले कई सालों से वो गोल्फ खेलता रहा था, सो उसे इस गेम में अच्छी खासी महारत हासिल हो चुकी थी। सो उसे खुद पर पूरा भरोसा था कि वो सिद्धार्थ को इस मैच में हरा सकता है। मगर मेरी दिली इच्छा थी कि मैं इन दोनों को ही खेलते हुए देखूं। उम्मीद है आप मुझे निराश नहीं करेंगे मिस्टर कपूर। इस बार मिस्टर रॉय ने थोड़ा सीरियस होते हुए कहा। अब सिद्धार्थ कुछ बोलने के लायक नहीं रह गया था। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि किस बुरी घड़ी में वो सोनल के जैसी मुसीबत को अपने साथ यहाँ इस बिजनेस डील के लिए लेकर आया था। अब तक तो पायल और सोनल को भी समझ में आ चुका था कि आज की ये बिजनेस डील अब उन दोनों के मैच पर ही टिकी हुई है। सोनल ये समझते ही और भी ज्यादा नर्वस होने लगी थी, कहीं उसकी वजह से सिद्धार्थ का कोई काम खराब ना हो जाए। ये सोच सोचकर उसकी जान निकली जा रही थी। बार उन दोनों की तरफ देखा और सजेस्ट करते हुए बोले, आप दोनों ही लड़कियां हैं तो आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगा मैं। हम लोग केवल 5 मीटर से ही शॉट्स खेलेंगे, केवल 3 शॉट्स। जो सबसे ज्यादा बार बॉल को होल तक पहुंचा पाएगा वो विन। कहिए क्या ख्याल है आप सबका? मिस्टर रॉय ने एक नजर सबके चेहरे की तरफ डालते हुए पूछा। सोनल तो जैसे घबराहट के मारे जवाब देना ही भूल गई थी। पायल ने एक बार डर से सफेद पड़ चुके सोनल के चेहरे की तरफ देखा। उसके चेहरे पर पहले ही विक्ट्री स्माइल आ गई थी। उसने तुरंत मिस्टर रॉय की तरफ मुस्कुराते हुए देखकर जवाब दिया, मुझे आपका सजेशन बहुत पसंद आया मिस्टर रॉय। मुझे इस गेम से कोई एतराज नहीं है। होल से ठीक 5 मीटर की दूरी पर एक लाइन बनी हुई थी, जहां इस वक्त पायल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खड़ी होकर होल की तरफ देख रही थी। उसने एक बार सोनल की तरफ देखा और एक तिरछी मुस्कान उसके होंठों पर फैल गई। पायल को शुरू से ही पैसे वाले और हाई प्रोफाइल लोगों के साथ उठने बैठने का काफी शौक था। सोन के इन छोटे छोटे शौक को उसने भी पिछले कुछ सालों में काफी हद तक अपना लिया था, ताकि अपना सोशल सर्कल बढ़ाने में उसे ज्यादा परेशानी न आए। मन ही मन उसे सोनल की हालत पर हंसी आ रही थी।
बेचारी सोनल, आज तक सिवाय पढ़ाई के तूने और किया ही क्या है। आज मैं एक बार फिर से तुझे सबके सामने तेरी औकात दिखाऊंगी।